राइज ऑफ एम्परर के एपिसोड 08 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड में मास्टर हु क्योटिक हार्ड फॉरेस्ट के बारे में बताते हैं कि इसके 14 लेवल्स हैं और तुम्हें यहाँ पर आगे बढ़ने के साथ साथ इल्यूजन्स काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती जाएंगे और अगर तुम वहाँ पर आगे ना बढ़ पाए तो तुम्हें क्विट करना होगा, वरना तुम पागल हो जाओगे। मास्टर हु से कहता है क्लींजिंग इंसेंस सेक्टर जो है ये भी काफी हजारों साल पुराना सेक्टर है। इसकी वजह से इनकी हिस्ट्री भी काफी ज्यादा पुरानी है और इनकी फेम भी काफी ज्यादा है। इसलिए हम लोग नहीं चाहते कि तुम्हारा प्राइम डिसाइपल जो वहाँ पर अपनी पैंट में सूसू कर दे। इसी वजह से हम लोग चाहते हैं कि अगर तुम वहाँ पर हार मान लेती हो तो जल्दी से वापस आ जाना। मान लीजिए उसकी बात सुनने के बाद कहता है कि अपनी बकवास बंद करो, तुम यहाँ पर कब तक इसी तरह बकवास करते रहोगे, जल्दी से जल्दी यहाँ पर स्टेज को स्टार्ट करो, चलो जल्दी से अपनी प्रिंसेस को बुलाओ ताकि वो मेरे साथ यहाँ पर आकर कम्पीट कर सके। ये बात सुनने के बाद वो लोग काफी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं। मास्टर जू से कहते हैं कि क्या तुम्हें लगता है कि हम लोग यहाँ पर अपनी प्रिंसेस को तुम्हारे साथ कम्पीट करने देंगे? तुम इस लायक नहीं हो कि तुम हमारी प्रिंसेस के साथ यहाँ पर कम्पीट कर सको। अगर तुम्हें यहाँ पर किसी के साथ कम्पीट करना है तो वो मैं हूँ, मैं यहाँ पर तुम्हारे साथ कम्पीट करने वाला हूँ। क्योंकि यहाँ पर ट्रायल में एक तरफ से इनके सेक्टर का बंदा होगा और दूसरी तरफ से क्लींजिंग इंस्टिंक्ट सेक्टर का बंदा होने वाला है। तो मान लीजिए उसकी बात सुनने के बाद कहता है कि मुझे लगता है कि तुम्हारा सेक्टर भी काफी ज्यादा फेमस है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मुझे यहाँ पर तुम्हारे जैसे एक बंदे के साथ यहाँ पर कम्पीट करना चाहिए, क्योंकि मैं तो अपने सेक्टर का प्राइम डिसाइपल हूँ जबकि तुम सिर्फ और सिर्फ एक लो लेवल के प्रोटेक्टर हो। तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारे जैसे गार्डियन के यहाँ पर हारने पर किसी को कोई फर्क पड़ेगा? मुझे तो नहीं लगता कि इससे किसी को कोई फर्क पड़ने वाला है, इसी वजह से मैं तुम्हारे साथ कम्पीट नहीं करूंगा। जबकि मास्टर जू से कहते हैं कि लीजिए मुझे लगता है कि तुम्हें यहाँ पर अपनी एरोगेंस की कीमत चुकानी पड़ेगी। अब यहाँ पर देखो मैं यहाँ पर तुम्हारे सामने कैसे इस टेस्ट को पार करता हूँ। सबसे पहले यहाँ पर मैं जाऊंगा और तुम्हें दिखाऊंगा कि मैं कहाँ तक जा पाता हूँ। मैं यहाँ पर 14 लेवल्स में से कम 7 को तो पूरा करूंगा और इसी के साथ ही वो जाकर पहले के ऊपर पाँव रखता है। जबकि वहाँ पर डीमन सेक्टर के स्टूडेंट्स खड़े होते हैं। एक डीमन सेक्टर का स्टूडेंट दूसरे से कहता है कि देखो तो जरा हमारा सीनियर ब्रदर, हालांकि ये मुझसे काफी साल छोटा है लेकिन इसके बावजूद ये मेरा सीनियर ब्रदर है, क्योंकि ये सीनियर ब्रदर है इसी वजह से मैं इसे सीनियर कहता हूँ। देखो ये 5वें लेवल तक पहुंच भी गया है। दूसरा लड़का उसे कहता है कि तुमने यहाँ पर मास्टर जू को सीनियर ब्रदर कहा, क्या वाकई में ये तुम्हारा सीनियर ब्रदर है? लेकिन वो तुमसे काफी ज्यादा बड़े दिखते हैं। तो उसका दोस्त उसे कहता है किसी को इस बारे में बताना मत, उसकी एज अभी सिर्फ और सिर्फ 30 साल हुई है, यानी कि वो काफी ज्यादा यंग है और प्रोटेक्टर बन चुका है। उसका लेवल अब काफी ज्यादा हाई हो चुका है, इसी वजह से वो मेरा सीनियर ब्रदर ही है। दूसरा लड़का उसे कहता है तुम्हारे कहने का मतलब यह है कि वो क्या 14 लेवल्स को पूरा कर सकता है? तो वो कहता है कि 14 लेवल्स को पूरा करना तो काफी मुश्किल होगा, लेकिन मुझे लगता है कि वो 8वें लेवल तक पहुंच जाएगा। अभी वो 6 लेवल तक पहुंच चुका है और आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है। इसके साथ ही जैसे वो 6 लेवल के ऊपर पाँव रखता है तो इसी के साथ उसकी बॉडी से काफी ज्यादा ब्लड निकलता है, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ एक इल्यूजन होती है क्योंकि वहाँ पर मॉन्स्टर्स उसके ऊपर अटैक कर रहे होते हैं। मास्टर जू को वहाँ पर पता होता है कि वो क्या फेस कर रहा है। तो मास्टर जू कहता है क्योटिक हार्ड फॉरेस्ट जो है ये तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, जहाँ पर अभी 6 लेवल पर पहुंचा और जहाँ पर 6 लेवल के ऊपर इल्यूजन इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्गर है कि मुझे यहाँ पर रियलिटी महसूस हो रही है, मुझे यहाँ पर सच में दर्द महसूस हो रहा है। मैंने यहाँ पर गिव अप कर दिया तो मेरी बहुत ज्यादा इंसल्ट हो जाएगी, मुझे कम से कम यहाँ पर 8वें लेवल तक पहुंचना ही होगा। और इसी के साथ ही वो जंप करते हुए अगले लेवल पर पहुंचता है। जैसे ही वो 7th लेवल के ऊपर जंप करता है इसी के साथ ही वहाँ पर बहुत सारे कंकाल निकलते हैं और सभी कंकाल उसके ऊपर अटैक करना शुरू कर देते हैं। तो वो उनसे कहता है कि मेरे रास्ते से हट जाओ और जहाँ पर वो एक गलती कर देता है, वो अपनी पावर्स को यूज करता है। जैसे ही वहाँ पर अपनी एनर्जी को यूज करते हुए उन कंकालों के ऊपर अटैक करता है, इसी के साथ ही वो 7वें लेवल के ऊपर पाँव रख देता है और कहता है कि देखो मैं 7वें लेवल पर पहुंच गया, 7वें लेवल तक पहुंच चुका हूं, बस मुझे एक कदम आगे बढ़ाना और मैं 8वें लेवल पर पहुंच जाऊंगा। दूर खड़ा मां लीजी जो होता है वो मुस्कुरा रहा होता है और कहता है कि इस बेवकूफ को पता ही नहीं है कि यहाँ पर कौन सा टेस्ट दे रहा है। क्योटिक हार्ड फॉरेस्ट, इसके टेस्ट का मतलब यह है कि तुम्हारे हार्ट को देखना चाहता है, ना कि यहाँ पर तुम्हारी पावर्स को। जितना ज्यादा तुम यहाँ पर अपनी पावर्स को यूज करोगे उतना ज्यादा तुम्हारे पर बड़ा बैकलैश पड़ेगा। और इसी के साथ ही वहाँ पर बैकलैश पड़ता है। वहाँ पर सामने की तरफ से एक बड़ा सा डीमन का हाथ निकलता है जो कि प्रोटेक्टर जू के ऊपर पड़ता है। मास्टर जू जो होता है उड़ता हुआ बाहर आकर गिरता है, स्टेप्स के ऊपर से बाहर आकर गिर जाता है। हालांकि उसने 7 लेवल्स को पार कर लिया है। और जहाँ पर बाकी के सभी डिसाइपल कहते हैं कि मास्टर जू को क्या हुआ, मास्टर जू को क्या हुआ? मास्टर जू कहते हैं क्योटिक हार्ड फॉरेस्ट जो है ये काफी ज्यादा स्ट्रॉन्गर था और वहाँ पर इल्यूजन इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी कि मैं 7वें लेवल से आगे नहीं जा पाया। जबकि मास्टर हु उसके पास आते हैं और कहते हैं कि जू तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, तुमने काफी अच्छा किया। अगर तुम यहाँ पर 7वें लेवल तक पहुंच पाया तो मुझे नहीं लगता कि वो लड़का 6ठे लेवल तक भी पहुंच पाएगा, वो तो 5वें तक भी नहीं पहुंच पाएगा। और वहाँ पर लड़के जो होते हैं वहाँ पर उसके नाम के नारे लगा रहे होते हैं और कहते हैं कि तुमने बहुत ही अच्छा किया। यहाँ तक कि मास्टर हु से कहता है कि जू मुझे लगता है कि जितना ज्यादा तुमने यहाँ पर अच्छा किया है बहुत ही जल्दी तुम एक कैल्डर बनने वाले हो, यहाँ पर से प्रोटेक्टर की बजाय कैल्डर बना दिए जाओगे। तो वो भी काफी ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। और इसके बाद लीजी की बारी आती है तो वो लोग कहते हैं कि लड़के अब तुम्हारी बारी है। लीजी वहाँ पर आता है, प्रोटेक्टर जू के पास आकर खड़ा हो जाता है और कहता है कि तुमने काफी अच्छा किया, तुम्हारी एज के मुताबिक मुझे लगता है कि तुम्हें कम से कम 9वें लेवल तक तो जाना चाहिए था। इसी के साथ ही वहाँ लीजी उसकी इंसल्ट कर देता है। वो उसे कहता है कि अगर तुम यहाँ पर इसी डिटर्मिनेशन के साथ आगे बढ़ते रहे तो मुझे लगता है कि बुढ़े होने तक, जब तुम्हारे बाल सफेद होंगे तब तक तुम ब्रोकन फ्लावर राम तक पहुंच ही जाओगे। वो एक बहुत ही लो लेवल है, यानी कि इसके लेवल से बस 1 लेवल ऊपर। बाद से जू को काफी ज्यादा गुस्सा आता है। वो गुस्से के साथ से कहता है कमीने कहीं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे मेरी इंसल्ट करने की। जबकि मास्टर हु से कहते हैं कि अब बस करो, जहाँ पर उसने अपने ट्रायल को पूरा कर लिया, अब तुम्हारी बारी है। मुझे ये बताओ कि तुम कितनी देर तक यहाँ पर इंतजार करने वाले हो, क्या तुम इस ट्रायल को देने वाले हो या नहीं, या फिर तुम्हें अंदर से बहुत ज्यादा डर लग रहा है? उसकी बात सुनने के बाद हंसना शुरू कर देता है और कहता
कहता है कि हाँ वैसे तो मैं पहले वहां पर जाना चाहता था, लेकिन मैं पहले इसलिए नहीं गया कि अगर मैं पहले वहां पर 14वें लेवल पर पहुंच जाता, तुम्हारा मास्टर जू है ये तो डर के मारे पीछे आता ही नहीं, तो इसकी वजह से तुम्हारी बहुत ज्यादा इंसल्ट हो जाती। जबकि मास्टर जू इस बात से और भी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और जल्दी से उठकर खड़े होते हैं ताकि उसके पर अटैक कर सके। लेकिन मास्टर जू से कहते हैं कि शांत हो जाओ, तुम यहाँ पर इस लड़के की बातों का गुस्सा मत करो, ये तो इसी तरह बकवास ही कर रहा है, देखना ये तो दूसरे लेवल को भी पार नहीं कर पाएगा। तो मास्टर जू चिल्लाकर उसे कहते हैं कि लड़के तुम सिर्फ और सिर्फ बोल सकते हो, तुम्हारे पास यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे तुम इस लेवल को पार कर सको, लगता नहीं है कि तुम इस ट्रायल को देने के काबिल भी हो। मास्टर जू ने यहाँ पर एक बहुत बड़ी गलती कर दी, वो उसे कहते हैं कि हम लोग यहाँ पर एक बेट लगा लेते हैं, और हमारा लीजी जो था वो तो शायद पहले इसी इंतजार में था, वो उसे कहता है क्यों नहीं, चलो ठीक है हम लोग बेट लगा लेते हैं, बताओ कि तुम क्या बेट करना चाहते हो। तो मास्टर जू से कहते हैं अगर तुम यहाँ पर 14वें लेवल तक पहुंच जाते हो तो फिर ठीक है, मैं यहाँ पर तुम्हारे सामने घुटने टेकूंगा, अपनी नाक रगड़ूंगा और यहाँ पर तुम्हारे सामने माफी मांगूंगा। तुम्हारा लीजी उसे कहता है तो फिर ठीक है, अगर मैं यहाँ पर 14वें लेवल तक पहुंच जाता हूँ फिर तुम ऐसा करोगे, लेकिन अगर मैं वहां पर नहीं पहुंच पाता तो फिर ठीक है, मैं तुम्हारे सामने अपना सर रगड़ूंगा और तुम्हारे सामने माफी की भीख मांगूंगा। तो मास्टर जू को लगता है कि ऐसा नहीं कर पाएगा, तो वो उसे कहते हैं तो फिर ठीक है, मेरी तरफ से भी डन हुआ, मैं भी जैसे ही करूंगा जैसा तुमने कहा है, लेकिन यहाँ पर देखना तुम्हारा जो सारे का सारा एटीट्यूड है वो मेरे पाँव के नीचे पड़ा होगा, क्योंकि तुम क्लिंजिंग इंस्टेंस सेक्टर के प्राइम डिसिपल हो, लेकिन तुम अपने सेक्टर की भी यहाँ पर इंसल्ट करवाने वाले हो जब तुम इन सभी लोगों के सामने अपना सर मेरे सामने झुकाओगे एक लोली प्रोटेक्टर के सामने। लीजी उसे कहता है कि ये तो वक्त ही बताएगा, और इसी के साथ ही लीजी जो होता है वो सबसे पहले जाकर स्टेप के ऊपर खड़ा हो जाता है। जब वो पहले स्टेप के ऊपर खड़ा होता है इसी के साथ उसकी बॉडी के अंदर से काफी सारी एनर्जी निकल रही होती है, या फिर वो सारी एनर्जी जो होती है वो आसपास उसकी बॉडी की तरफ आ रही होती है। तो लीजी जब जाकर पहले स्टेप के ऊपर खड़ा होता है तो 1 घंटा ऐसे ही गुजर जाता है, वो सभी डिसिपल्स जो होते हैं वहां पर खड़े होते हैं, जबकि उनमें से कुछ वापस चले गए थे। तो एक लड़का भागता वापस आता है और कहता है कि बताओ यहाँ पर क्या सिचुएशन है। तो पहले वाला जो वहां पर खड़ा होता है वो से कहता है कि सिचुएशन यहाँ पर खाक होनी है, वो लड़का पिछले 1 घंटे से पहले स्टेप के ऊपर खड़ा है, वो पहले स्टेप से आगे नहीं बढ़ा, पता नहीं उसे वहां पर क्या हुआ है, शायद वो जिंदा भी है या नहीं, वो एक ही स्टेप के ऊपर जमा हुआ है। लीजी जो होता है वाकई में वहां पर पहले स्टेप के ऊपर ही खड़ा होता है, तो वो लड़के वहां पर बहुत ज्यादा खुश होना शुरू हो जाते हैं और कहते हैं कि लगता नहीं है ये आगे बढ़ पाएगा, हमें तो लगता है कि वो वहां पर खड़े खड़े मर गया है, क्योंकि वो इतना ज्यादा डर गया था जिसकी वजह से वो वहीं पर मर गया, और अगर वो जिंदा है तो हमें लगता है कि उसे पीछे हट जाना चाहिए, हमारा टाइम नहीं वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि हमारा टाइम जो है बहुत ज्यादा कीमती है और वो वहां पर खड़े खड़े हमारा टाइम वेस्ट कर रहा है। हुरन की बातें सुनने के बाद कहता है कि ये सभी कमीने यहाँ पर और थोड़ा सा इंतजार नहीं कर रहे, मेरा सीनियर ब्रदर वहां पर पहले स्टेप के ऊपर खड़ा, मुझे लगता है कि वहां पर कोई रिचुअल परफॉर्म कर रहा होगा या फिर किसी मार्शल आर्ट्स की टेक्निक को यूज करने की कोशिश कर रहा होगा, उसके पास कोई ना कोई प्लान तो जरूर होगा। मुझे नहीं लगता कि ब्रदर लीजी यहाँ पर पहले इतनी एरोगेंस से बात कर रहा था और अब यहाँ पर वो सिर्फ और सिर्फ पहले स्टेप के ऊपर पहुंचा और इससे आगे ना पहुंच पाया, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता, क्योंकि मुझे इसके ऊपर बहुत ज्यादा भरोसा है। और इसी के साथ हमारे लीजी की तरफ दिखाते हैं कि हमारा लीजी वहां पर खड़ा होता है और उसके आसपास वो सारी की सारी इल्यूजन्स होती हैं, लेकिन उन सभी इल्यूजन्स की तरफ देख भी नहीं रहा होता। और इसी के साथ हमारा लीजी अपनी आंखें खोलता है और इसी के साथ ही वो सेकंड स्टेप के ऊपर खड़ा हो जाता है, साथ ही वो मुस्कुरा रहा होता है। तो वो सभी डिसिपल्स कहते हैं वो देखो वो आगे की तरफ बढ़ रहा है। तो जब वो दूसरे स्टेप के ऊपर पहुंचता है इसी के साथ ही वो तीसरे स्टेप की तरफ चल पड़ता है। तो डिसिपल्स कहते हैं ये क्या, हमें तो लगा था कि वो वहां पर खड़ा खड़ा सो गया है, लेकिन वो तो आगे की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया, अब उसने तेजी के साथ आगे बढ़ना शुरू कर दिया, वो तीसरे लेवल की तरफ आगे बढ़ रहा है। तो यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 08 का एंड करेंगे। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, शुक्रिया। तो राइज ऑफ एमरल्ड के एपिसोड 09 के साथ हाजिर हो। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। द राइज ऑफ एमरल्ड के एपिसोड 10 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि मास्टर जू जो होते हैं अपना वेपन लेकर लीजी के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। वो उसकी तरफ आगे बढ़ते हुए रास्ते में गायब होते हैं और उसके पीछे पहुंच जाते हैं, अपनी तलवार को उठाते हैं और सर के ऊपर उसके अटैक करने लगते हैं। ऐसी वो तलवार लेकर घुमाते हुए अपनी तलवार को उसके ऊपर अटैक कर देते हैं। इसी के साथ ही किसी चीज के साथ उनकी तलवार ब्लॉक हो जाती है। मान लीजिए अपने डंडे को पीछे की तरफ घुमाता है और उसकी तलवार को ब्लॉक कर लेता है। और इसी के साथ ही मास्टर जू बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि ये कैसे पॉसिबल है, मैं इतनी स्पीड के साथ आया और फिर पीछे वाली साइड से आकर तलवार से अटैक किया और इसने अपने डंडे से मेरे अटैक को ब्लॉक कर लिया। तो मान लीजिए उसे कहता है कि तुम थोड़ी देर पहले जहां पर कह रहे थे कि हम दोनों के दरमियान में एक बहुत बड़ा गैप है क्योंकि तुम्हारी कल्टीवेशन मुझसे ज्यादा है, लेकिन मुझे लगता है कि जहां पर गैप तो सिर्फ इस बात का है कि तुम मुझसे ज्यादा झूठ बोल सकते हो और मैं तुमसे कम बोलता हूँ। मास्टर जू की बात सुनने के बाद काफी गुस्सा होते हैं और कहते हैं कि यहाँ पर इस लड़के ने किया क्या, मुझे लगता है कि इस लड़के को मेरी वीकनेस के बारे में पता चल गया है। इसने यहाँ पर मेरे वीक स्पॉट के ऊपर अटैक किया, मेरी तलवार के ऊपर जहाँ पर इसे वीक स्पॉट दिखाई दी इसने अपने डंडे के साथ बिल्कुल वहीं पर अटैक किया, जिसकी वजह से मेरा हाथ और मेरी तलवार अभी तक यहाँ पर ट्रेम्बल कर रहे हैं। यहाँ पर शांत होना पड़ेगा, मैं इससे काफी ज्यादा लेवल हायर हूँ, मैं तो फेट राम हूँ, जबकि इस लड़के के पास तो कल्टीवेशन ही नहीं है, मैं इससे कैसे हार सकता हूँ। इसके बाद फिर से जंप करते हुए उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। इस बार जब वो अपनी तलवार के साथ फिर से उसके ऊपर अटैक करते हैं तो मान लीजिए अपने डंडे को सामने की तरफ करते हुए तलवार के अटैक को ब्लॉक कर लेता है। फिर से वो तलवार को घुमाते हुए अटैक करते हैं, लीजिए फिर से डंडे के साथ अटैक को ब्लॉक कर लेता है, फिर से अटैक करता है, फिर से ब्लॉक होता है, फिर से अटैक करता है, फिर से ब्लॉक होता है और लास्ट के ऊपर मान लीजिए अपने
डंडे को घुमाते हुए जब उसके ऊपर स्ट्राइक लगाता है तो पीछे की तरफ गिर जाते हैं और सभी स्टूडेंट्स जो होते हैं वो कहते हैं कि यहाँ पर चल क्या रहा है, हमें समझ नहीं आ रही कि हमारे प्रोटेक्टर जू जो है वो कल्टीवेशन के हिसाब से उससे बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्गर है, लेकिन फिर भी वो पीछे कैसे हट रहे हैं। तो मास्टर जू यहाँ पर बार बार अटैक करने की वजह से काफी ज्यादा थक चुके होते हैं और वहाँ पर लंबे लंबे सांस ले रहे होते हैं। वो कहते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता, ये इम्पॉसिबल है। जबकि मास्टर हु से कहते हैं कि जू तुम तो वाकई में कचरा निकले, तुम्हें यहाँ पर दूसरा मौका देना ही नहीं चाहिए था, तुमने यहाँ पर हमारी बहुत ज्यादा इंसल्ट करवा दी, तुमने यहाँ पर सालों की बनाई हुई हमारी इज्जत को मिट्टी में रोल दिया है इंसेंस सेक्टर के स्टूडेंट के हाथों से। तो मास्टर जू से कहते हैं कि आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैंने अभी तक अपनी फुल कैपेबिलिटीज को शो ही नहीं करवाया, मैं यहाँ पर अपनी फुल पावर्स को शो करवाने वाला हूँ। जबकि मास्टर हु से कहते हैं कि आए तुम यहाँ पर मेरे सामने घुटने क्यों टेक रहे हो, अभी तो मैच यहाँ पर चालू है, जल्दी से जाओ जाकर उस लड़के को हरा कर आओ। दूसरी तरफ से हुरन कहता है कि मास्टर यहाँ पर मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रही, मुझे ये बात अच्छी तरह से पता है कि मास्टर जू जो है वो कल्टीवेशन के हिसाब से हमारे लीची से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्गर है, लेकिन फिर यहाँ पर ऐसा क्यों लग रहा है जैसे कि मास्टर जू हार रहे हैं, मास्टर जू यहाँ पर इतनी बुरी हालत में क्यों है। तो मास्टर मो से कहते हैं क्योंकि मुझे लगता है कि हमारा लीची एक जीनियस है। सुनने के बाद हुईरन कहता है कि बस भी करे, ऐसा कैसे हो सकता है, आप लोगों ने तो कहा था कि उस लड़की के पास मोर्टल फिजिक और मोर्टल चक्रा है, तो इस सब के साथ वो एक जीनियस कैसे हो सकता है। तो मास्टर जू फिर से फाइट करने के लिए हमारे लीची के सामने आकर खड़े हो जाते हैं और कहते हैं कि मुझे ये तो बताओ कि तुम यहाँ पर कैसे कर पा रहे हो, जब भी तुम अपने डंडे को घुमाते हो तुम्हारा अटैक मेरी वीक स्पॉट के ऊपर ही होता है, ऐसा कैसे कर पा रहे हो, मुझे इसकी रीजन बताओ। हमारा लीची उसे कहता है कि अगर तुम्हें यहाँ पर इस बात की समझ नहीं आ रही कि मैं यहाँ पर तुम्हारे वीक स्पॉट्स के ऊपर कैसे अटैक कर रहा हूँ, तो मुझे लगता है कि तुम्हें अभी सरेंडर कर देना चाहिए, क्योंकि अगर यहाँ पर तुम और ज्यादा अटैक करोगे तो वो भी तुम्हारे वीक स्पॉट के ऊपर ही सीधा डायरेक्टली हिट होंगे। इसी के साथ हमें यहाँ पर एक कहानी सुनाई जाने वाली है इस डंडे की कि ये डंडा कहाँ से आया। तो हमारा लीची कहता है कि एंशिएंट टाइम्स में एक बहुत ही बड़ा स्नेक हुआ करता था, एक डीमन स्नेक हुआ करता था एक जंगल के अंदर, जहाँ पर जो भी कल्टीवेटर जाता वो उस कल्टीवेटर को मार डालता। वो इतना ज्यादा पावरफुल स्नेक था, चाहे फेट राम का बंदा वहां पर जाए, फ्लावर राम का बंदा जाए या फिर डिवाइन राम का बंदा वहां पर चला जाए, वो हर एक कल्टीवेटर को मारता, उसको मारकर उसकी बॉडी को एब्जॉर्ब कर जाता, यानी इसको खा जाता। उसको खाने के बाद उसकी कल्टीवेशन पहले से बढ़ जाती। लेकिन उस जंगल के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही मॉन्स्टर नहीं था जो कि इतना पावरफुल था, जो कि किसी को भी मार सकता था। वहां पर इन सांपों का भी एक शिकारी था, वहां पर एक बड़ा मॉन्स्टर्स पेड़ रहता था, एक पेड़ जो कि सांपों को खाता था। उस पेड़ की डालियां इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी कि वो अपनी डालियों को ही वेपन की तरह यूज करते हुए उन सांपों की बॉडी के अंदर पियर्स करता था और उसके बाद उन सांपों को निगल जाता था, ताकि वो उनकी एनर्जी को, उनका नॉरिशमेंट बनाकर अपने आप को बड़ा कर सके। क्या आपको लगता है कि वो पेड़ वहां पर कैसे सर्वाइव कर पा रहा था? क्या वो अपनी स्ट्रेंथ की वजह से सर्वाइव कर पा रहा था? हाँ, उसके पास स्ट्रेंथ तो थी, लेकिन क्या वो वहां पर अपनी कल्टीवेशन की वजह से सर्वाइव कर पा रहा था? हाँ, उसके पास कल्टीवेशन नहीं थी। वहां पर अगर सर्वाइव कर पा रहा था सिर्फ और सिर्फ अपनी प्रिसीजन की वजह से, क्योंकि उसके पास जो टहनियां थी उनके अंदर ऑटोमेटिकली सांपों को मारने के लिए एक स्पेशल मैकेनिज्म लगा हुआ था, यानी कि वो उनकी वीक स्पॉट को ढूंढ लेते थे। जब वो उनकी वीक स्पॉट को ढूंढ लेते थे तो उसकी टहनियां सीधी जाकर वीक स्पॉट के ऊपर अटैक करती, जिसके बाद वो स्नेक्स को एब्जॉर्ब कर जाता। लेकिन एक बार वहां पर एक मास्टर क्रो आया, मास्टर क्रो ने वहां पर आया तो उसने आकर उस पेड़ के साथ फाइट की। उन दोनों की फाइट काफी देर तक चलती रही, लेकिन मास्टर क्रो ने फाइनली वहां पर पेड़ को हरा दिया और उसकी एक डाल को काट लिया। उसकी एक डाली को काटने के बाद उन्होंने कहा कि इसके अंदर एक स्पेशल मैकेनिज्म है कि ये अपने दुश्मन की वीकनेस को पहचान सकती है। तो उन्होंने उसी को एक डंडा बना लिया, उसको डंडा यानी कि एक स्टिक बना लिया, क्योंकि वो एक मास्टर थे और वो स्टूडेंट्स को पढ़ाते थे, तो उनके लिए ये डंडा बहुत ज्यादा काम का था। उन्होंने स्पेशल डंडे को, तो इस डंडे को उन्होंने सरपेंट पनिशिंग स्टिक का नाम दिया। यहाँ तक कि एक डिसाइपल जिसका नाम मिंग रैन था, मिंग रैन एक बहुत ही पावरफुल लड़का था जो कि अपनी डिवाइन राम में पहुंच चुका था, लेकिन इस राम में पहुंचने के बावजूद भी वो उस डंडे के अटैक से नहीं बच पाता था। मास्टर क्रो जब भी अपने डंडे से अटैक करते थे वो हर बार उसकी तशरीफ के ऊपर ही लगता था। इस डंडे की कहानी यह है कि ये सामने से होने वाले अटैक की वीकनेस को खुद ही पहचान सकता है। तो मान लीजिए उसे कहता है कि अब यहाँ पर तुम्हारे पास और कोई मौका नहीं है, अगर सरेंडर कर देते हो तभी बच पाओगे, वरना तुम यहाँ पर मेरे सामने बहुत ही बुरी तरह से हारने वाले हो। जबकि मास्टर जू काफी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं कि तुम कमीने घटिया इंसान कहीं के, तुम्हें क्या लगता है कि मैं यहाँ पर तुमसे हार जाऊंगा, वो भी अपने ही सेक्टर में। और इसी के साथ ही वहां पर अपनी मॉन्स्टरिफिकेशन को स्टार्ट करते हैं, इसी के साथ ही वो एक मॉन्स्टर बन जाते हैं। तो वो से कहता है कि अब मैं तुम्हें दिखाने वाला हूँ मेरी ट्रू पावर्स क्या है, क्योंकि वो एक हाफ डीमन होते हैं, इसी वजह से वो वहां पर एक स्नेक डीमन बन जाते हैं, आधे इंसान और आधे स्नेक डीमन। तो मास्टर जू स्नेक डीमन बनने के बाद से कहते हैं कि तुमने यहाँ पर मेरे सेक्टर की बहुत ज्यादा इंसल्ट कर दी, अब यहाँ पर तुम्हें 100 गुना वापस करना होगा, हम तुम्हारे सेक्टर की इंसल्ट करेंगे, वहां पर जाकर करेंगे, लेकिन पहले यहाँ पर तुम्हें मरना होगा। तो मान लीजिए उसे देखने के बाद वहीं पर स्टन हो जाता है। वो कहता है कि ये क्या, ये तो एक डीमन स्नेक है। जबकि हुईरन भी वहां पर बहुत सा हैरान हो रहा था। हुईरन कहता है कि ये कैसे हुआ, मास्टर जू वो तो एक हाफ डीमन है, वो अपने आप को उन्होंने डीमनिफिकेशन में पूरा कर लिया, यानी कि वो एक डीमन बन चुके हैं। ऊपर से देखो तो सही, हमारा लीजी जो है पूरी तरह से स्टन हो चुका है, यानी कि वो इसे देखकर उसे बहुत बड़ा झटका लगा है। तो मास्टर मो से कहते हैं कि हाँ तुमने वाकई में ठीक कहा, हाफ डीमन जो होते हैं ये ट्रू डीमन से ज्यादा स्ट्रॉन्ग तो नहीं होते, लेकिन कम से कम एक नॉर्मल इंसान से बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। और मुझे लगता है कि लीजी को वहां पर ज्यादा देर तक हैंग नहीं रहना चाहिए, उसे यहाँ पर सरेंडर कर देना चाहिए। इसी के साथ ही मास्टर जू यहाँ पर उसे
उसे अपनी कहानी बताते हैं और कहते हैं कि मेरे फादर जो थे वो एक गोल्डन स्ट्राइपर डिमोनिक सर्पेंट थे, यानी कि उसके फादर एक सांप थे। तो वो कहता है कि मेरे फादर एक कंप्लीट डीमन थे और मेरी मदर एक इंसान थे और उसके बाद मैं पैदा हुआ एक हाफ डीमन और हाफ डीमन स्टेट में। जब मैं यहाँ पर डिमोनिक स्टेट में जाता हूँ तो मेरी पावर्स अपने फादर से भी ज्यादा बढ़ जाती हैं। अब यहाँ पर जो मैच तुम्हारे लिए खत्म हो चुका है, तुम्हारा लीची यहाँ पर हंसना शुरू कर देता है। तो वो उसे कहते हैं कि अब तुम्हें क्या हुआ, तुम हंस क्यों रहे हो। लीची उसे कहता है क्या तुम्हें यहाँ पर बाकी के सभी डिमोनिफिकेशन को छोड़कर सिर्फ और सिर्फ एक सांप ही बनना था। मुझे लगता है कि तुम्हारी किस्मत वाकई में तुम्हारे खिलाफ है, तुम यहाँ पर आज वाकई में मरने वाले हो। इसके साथ उसके हाथ वहाँ पर कांप रहे होते हैं, तुम्हारे लीची के हाथ यहाँ पर कांप रहे होते हैं, उसका डंडा भी कांप रहा होता है। तो इसी के साथ ही मास्टर ज़ू उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं और कहते हैं क्या तुम्हें लगता है कि यहाँ पर मैं तुम्हारी झूठी बातों के ऊपर यकीन कर लूंगा, क्योंकि मैं यहाँ पर साफ देख सकता हूँ कि तुम्हारे हाथ और तुम्हारा डंडा दोनों ही कांप रहे हैं। तुम्हें लगता है कि तुम यहाँ पर मुझे मार सकते हो। तो हुई रैन भी चिल्लाकर उसे कहता है कि ब्रदर प्लीज बच्चों, वो तुम्हारे पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहा है। जबकि बाकी के सभी स्टूडेंट्स उसे कहते हैं प्लीज इसको मार डालो, इसको मार डालो, इसने यहाँ पर हमारी बहुत ज्यादा इंसल्ट कर दिया, अब हम लोग और ज्यादा इंसल्ट को बर्दाश्त नहीं कर सकते। जबकि हमारा लीजी वहाँ पर अभी भी हंस रहा होता है, क्योंकि हमारे लीजी ने यहाँ पर हमें पहले एक कहानी सुनाई थी कि उसका डंडा जो है ये सांपों को मारने के लिए और इसका नाम ही सरपेंट बीटिंग स्टिक है। इसके साथ ही उसकी स्टिक जो होती है वह खुद ब खुद उसके मुंह के अंदर जाकर धंस जाती है, मास्टर ज़ू के मुंह के अंदर जाकर धंस जाती है। तो मान लीजिए उसे कहता है कि बेवकूफ, यहाँ पर मेरे हाथ नहीं कांप रहे बल्कि ये डंडा कांप रहा था, क्योंकि ये तुम्हें देखकर बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गया। ये सांपों को देखते ही बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है और जब ये सांप को देखता है तब ये आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है, यानी कि अगर मैं इसको हाथ से छोड़ भी देता तब भी ये तुम्हारी बॉडी के अंदर आकर धंस जाता और तुम्हें मार डालता। लेकिन मुझे यहाँ पर तुम्हारे पर बहुत ज्यादा अफसोस हो रहा है कि तुम यहाँ पर सरेंडर कर सकते थे, लेकिन तुम यहाँ पर बिला वजह ही मारे गए। और इसी के साथ ही मान लीजिए अपने डंडे को बाहर निकालता और मास्टर हु से कहता है कि वही तुम्हें नहीं लगता कि अब तुम्हें यहाँ पर अनाउंस कर देना चाहिए कि विनर कौन है। और यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 10 का एंड करेंगे। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। राइज ऑफ एम्परर की एपिसोड 11 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि मान लीजिए मास्टर ज़ू को मार देता है। उसके मरने के बाद वो कहता है कि मास्टर हो तुम्हें नहीं लगता कि यहाँ पर तुम्हें रिजल्ट्स को अनाउंस कर देना चाहिए कि किसने यहाँ पर इस फाइट को जीता है। हुईरैन इस बात से बहुत ज्यादा खुश होता है, कहता है कि ब्रदर तुम जीत गए। यहीं पर मास्टर खू को बैकग्राउंड का सीन याद आता है। इन लोगों के यहाँ पर पहुंचने से पहले डीमन किंग ने उसे पर्सनली कहा था कि तुम्हें अच्छी तरह से पता है कि अगर हम लोग यहाँ पर इस शादी के रिश्ते में बंध गए तो हमारी कितनी ज्यादा इंसल्ट हो जाएगी, इसलिए मैं नहीं चाहता कि वो लड़का यहाँ पर आकर ट्रायल टेस्ट को पास करे। अगर उस लड़के ने ट्रायल टेस्ट को पास कर दिया तो उसके बाद तुम्हारे साथ जो होगा वो बहुत ज्यादा बुरा होने वाला है, सारे के सारे कॉन्सिक्वेंसेस तुम्हें बर्दाश्त करने पड़ेंगे। तो मास्टर उनसे कहते हैं माय लॉर्ड अब परेशान ना हो, वो लड़का यहाँ पर आकर टेस्ट को पास नहीं कर पाएगा। डीमन किंग उसे कहता है कि मेरी बात को याद रखना, अगर उस लड़के ने यहाँ पर ट्रायल टेस्ट को पास कर दिया और वो लड़का हमारी प्रिंसेस से शादी करने के लायक निकला तो उसके बाद देखना तुम अपनी बाकी की सारी जिंदगी यहाँ पर दर्द में गुजारने वाले हो। मैं इस बात को श्योर करूंगा, तुम बाकी की सारी जिंदगी जेल में गुजारो और तुम्हें हर वक्त टॉर्चर किया जाएगा। तो मास्टर हु कहते हैं कि अब मैं यहाँ पर क्या करूँ, ये लड़का तो यहाँ पर दोनों ट्रायल्स को पास कर चुका है, मैं यहाँ पर इस लड़के को जिंदा छोड़ देता हूँ और इस लड़के को हमारी प्रिंसेस के साथ शादी करने के लिए इसका नाम घोषित कर दिया जाता है। तो हमारा सेक्टर लाफिंग स्टॉक बन जाएगा। इस जैसे एक लड़के के साथ जिसके पास कल्टीवेशन भी नहीं है, ऐसे एक छोटे लड़के के साथ हमारी प्रिंसेस की शादी हो गई तो फिर तो मुझे मास्टर बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे। मास्टर मुझे बहुत ज्यादा बुरी तरह से टॉर्चर करेंगे, इसी वजह से अब मुझे यहाँ पर सबको खुद ही खत्म करना होगा। वो अपने हाथ में एनर्जी को रिलीज करते हुए क्रिस्टल बनाता और कहता है कि मैं खुद इस लड़की को मार डालता हूँ। एक बार मैंने इस लड़के को मार दिया तो उसके बाद खुद ही सारी बातों को हैंडल कर लिया जाएगा। हम लोग अपने सेक्टर का नाम यूज करेंगे और उसके बाद मैं यहाँ पर अपने सेक्टर की पनाह में आ जाऊंगा और उसके बाद सारा मसला हल हो जाएगा। जबकि वहाँ लीची वहाँ पर अपने दोस्तों के साथ हंसते हुए बातें कर रहा होता है। वो वहाँ पर हुईरैन से कहता है कि मेरी स्टिक के ऊपर बहुत सारा खून लग गया, क्या तुम इसे साफ करने में मदद कर सकते हो। तो मास्टर मो से कहते हैं हाँ क्यों नहीं, हुईरैन तुम्हारी मदद करेगा, क्योंकि वहाँ पर हमारे कपड़े भी तो हुईरैन ही धोता है। तो वो से कहता है हाँ क्यों नहीं, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, मैं ऐसा धो दूंगा। तो मास्टर हु अपने हाथ में अभी भी क्रिस्टल बना रहे होते हैं और कहते हैं कि मुझे लगता है कि मुझे यहाँ पर ये कर देना चाहिए, हमारे पास यहाँ पर बचने का एक ही चांस है, अगर मैं इस लड़के को मार देता हूँ तभी मैं बच पाऊंगा। और इसी के साथ ही वो क्रिस्टल बनाकर हमारे लीजी के ऊपर अटैक कर देता है और वो क्रिस्टल उड़ता हुआ जैसे हमारे लीजी की तरफ आगे बढ़ रहा था, बड़ी तेजी के साथ वो क्रिस्टल आगे बढ़ रहा होता है। लेकिन इसी के साथ ही ऊपर से एक पत्थर गिरता है जो कि उस क्रिस्टल के ऊपर गिरता है और वो क्रिस्टल वहीं पर ग्राउंड के ऊपर गिरकर टूट जाता है। तो मास्टर हु इस बात से काफी हैरान होते हैं और कहते हैं कौन है यहाँ पर, किसने यहाँ पर यह पत्थर फेंका, आखिर किसने यहाँ पर यह पत्थर फेंका। जबकि हमारा लीजी काफी ज्यादा गुस्से के साथ पीछे की तरफ घूमता और कहता है कि यह दूसरी बार हुआ है जब तुमने मेरे पास स्नेक अटैक करने की कोशिश की और इस बार तो तुमने मुझे जान से मारने की कोशिश की है। तो मास्टर हु से कहते हैं कि मुझे ये बताओ कि ये किसने किया, ये पत्थर किसने फेंका। और इसी के साथ ऊपर दिखाते हैं कि वो बड़ा सा स्टैचू जो होता है वो हिल रहा होता है। तो वो कहता है ये कैसा कैसे हो सकता है, ये सैक्रेड स्टैचू हिल कैसे सकता है। तो मान लीजिए उसे कहता है कि मुझे लगता है कि तुम्हारी इन गलतियों की वजह से, तुमने यहाँ पर जो पाप किया उनकी वजह से तुम्हारे एंसेस्टर्स भी यहाँ पर गुस्सा हो गए हैं और वो खुद यहाँ पर चलना शुरू कर दिया है। वो स्टोन स्टैचू जो था वो एक्टिवेट हो चुका था और एक्टिवेट होने के बाद अब वो काफी ज्यादा गुस्से में होता है। तो मास्टर मो कहते हैं कि इस स्टोन स्टैचू का
चेहरा पहले क्या ऐसा था, इसका चेहरा पहले से काफी ज्यादा बदल गया है। हुईरेन भी कहता है कि हाँ मास्टर मो, वो स्टैचू तो खुद ब खुद ही चल रहा है और बाकी के सभी स्टूडेंट जो होते हैं वहाँ पर बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं, क्योंकि वो जब स्टैचू चलता है तो ग्राउंड हिलना शुरू हो जाता है। वो सभी स्टूडेंट्स कहते हैं ऐसा कैसे हो सकता है, ये तो हमारा एंशिएंट सैक्रेड स्टैचू है, ये हिल कैसे सकता है। तो जैसे ही वो गार्डियन स्टैचू आगे की तरफ बढ़ता है, इसी के साथ ही वो सभी लोग उसके सामने अपना सर झुकाते हैं और कहते हैं, सभी लोग जहाँ पर अपने इंसेस्टर्स को ग्रीटिंग्स करते हैं, प्लीज इंसेस्टर्स हमें हमारे पर ब्लेसिंग्स दें। जबकि मास्टर हु वहाँ पर बहुत ज्यादा परेशान हो रही होती है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, ये सैक्रेड स्टैचू तो हमारी फैमिली का सैक्रेड स्टैचू और हमारे इंसेस्टर्स का है, फिर ये यहाँ पर लीजी को क्यों प्रोटेक्ट कर रहा है, आखिर इसे प्रोटेक्शन क्यों दी जा रही है। सैक्रेड स्टैचू वहाँ पर अपना सर झुकाता है, हमारे लीजी के सामने आकर अपना सर झुका देता है और इसी के साथ ही मास्टर हु को समझ आ जाती है कि लीजी एक बहुत ही महान मास्टर है और वो यहाँ पर कुछ भी नहीं कर पाएगा। जबकि हमारा लीजी वहाँ पर उसकी तरफ देखता है और अपने स्टैचू से कहता है कि इसको मार डालो। इसी के साथ स्टैचू ऑर्डर सुनने के बाद अपने हाथ को उठाता है। मास्टर हु को वहाँ पर समझ आ चुकी थी कि वो मरने वाले हैं। वो जोर जोर से हंसना शुरू कर देते हैं और कहते हैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। और इसी के साथ स्टैचू अपना हाथ उसके ऊपर दे मारता है। जब वो स्टैचू अपना हाथ उसके ऊपर दे मारता है तो इसी के साथ ही मास्टर हु उसके हाथ के नीचे आकर मर जाते हैं। मरने के साथ बाकी के सभी स्टूडेंट्स कहते हैं कि ये सैक्रेड स्टैचू तो आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका है, हमें यहाँ से निकल कर जाना होगा वरना ये हम भी मार डालेगा। और इसी के साथ ही वो सभी वहां से भागना शुरू कर देते हैं। जब वो सभी स्टूडेंट्स वहां पर से भागकर जा रहे होते हैं तो वो स्टैचू उन सभी की तरफ देखता है और उन सभी को मारने के लिए आगे बढ़ता है। मान लीजिए भी वहां पर नीचे उतर आता है। मान लीजिए नीचे उतरता और कहता है कि देखो तो जरा ये सभी लोग कैसे डर कर भाग रहे हैं, ये सभी लोग तो बहुत ज्यादा कमजोर निकले। मास्टर मो से कहते हैं कि यहाँ पर क्या चल रहा है, कि ये सब कुछ तुम कर रहे हो। तो हुईरेन भी उसे पूछता है मुझे बताओ यहाँ पर क्या हो रहा है, क्या ये तुम कंट्रोल कर रहे हो। तो मान लीजिए उसे कहता है क्या तुम्हें पता है कि मैंने तुम्हें कहा था कि मुझे उसके कंधे के ऊपर पहुंचा दो। जब तुमने मुझे उसके कंधे के ऊपर पहुंचा दिया था उस वक्त मैंने जाकर उसके कान में एक सीक्रेट लैंग्वेज वही थी, एक सीक्रेट लैंग्वेज जिससे इसको एक्टिवेट किया जा सकता है। और जब मैंने वहां पर सीक्रेट लैंग्वेज के साथ से एक्टिवेट किया तो इसका मतलब यह है कि ये मेरे ऑर्डर्स को फॉलो करेगा। हुईरेन कहता है क्या वाकई में इस तरह की भी कोई चीज होती है, क्या हम इन सभी के सभी स्टैचूज को एक्टिवेट कर सकते हैं। तो मान लीजिए अपने लोगों से कहता है कि मैं यहाँ पर पहले तो इन सभी लोगों को छोड़ने वाला था कि अगर ये लोग यहाँ पर इस तरह की हरकत नहीं करते, इन लोगों ने दूसरी बार मुझे मारने की कोशिश की है, तो मुझे अब यहाँ पर इस बात का कोई भी डर नहीं है कि ये सभी लोग मेरे साथ और क्या करेंगे। चलो जल्दी से आप सभी स्टैचूज को एक्टिवेट करते हैं और इनके पूरे के पूरे डीमन सेक्टर को इनाइलेट कर देते हैं, क्योंकि अगर ये लोग यहाँ पर रूल्स को फॉलो नहीं करेंगे तो फिर हम लोग रूल्स को क्यों फॉलो करें। आज इनका पूरे का पूरा सेक्टर बर्बाद कर देते हैं। जैसे मान लीजिए वहाँ पर उनके सेक्टर को बर्बाद करने की बात करता है, इसी के साथ ही ऊपर बिजली चमकती है, डीमन किंग ऊपर से अपीयर होता है और इसी के साथ ही एक एल्डर भी वहाँ पर आता है। एक एल्डर जल्दी से जंप करते हैं वहाँ पर नीचे उतरता है स्टैचू के ऊपर। स्टैचू के ऊपर उतरने के बाद वो अपनी स्पेशल पावर्स को यूज करता है और वहाँ पर स्टैचू को चेन्स के अंदर बांधता है। वो स्टैचू के ऊपर चेन्स बांधता है और इसी के साथ स्टैचू को वहाँ पर कंट्रोल में कर लेता है। जबकि वहाँ लीची ऊपर आसमान की तरफ देखता है और कहता है कि डीमन किंग तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें खुद यहाँ पर हमारे सामने आना चाहिए। जबकि डीमन किंग उसे कहता है कि मास्टर ली मुझे लगता है कि आपको ये सब कुछ रोकना चाहिए, प्लीज जल्दी से मेरे पैलेस में आ जाए जहाँ पर हम लोग बैठकर बात करेंगे। लीची उसे कहता है कि डीमन किंग आखिर तुम वहाँ पर छुपे हुए क्यों हो, क्या तुम यहाँ पर खुद मेरे सामने नहीं आओगे। तो डीमन किंग उसे कहता है कि यंग मास्टर ली हमारा डीमन सेक्टर जो है ये एक बहुत बड़ी गलती पर है। मुझे अच्छी तरह से पता है कि हम लोगों ने एक बहुत बड़ी गलती कर दी, लेकिन आपसे मुझे बात करनी होगी, प्लीज मेरे पास है, हम लोग वहाँ पर बैठकर चाय पियेंगे और साथ ही हम लोग वहाँ पर बात करेंगे, आपको मेरे पैलेस में आना होगा। तो मान लीजिए उसे कहता है हाँ क्यों नहीं, अब जबकि तुम डीमन किंग हो तो मुझे लगता है कि मुझे यहाँ पर तुम्हें थोड़ी बहुत इज्जत तो देनी पड़ेगी। ठीक है मैं तुम्हारी बात मान लेता हूँ, तुमसे मिलने के लिए आ जाता हूँ। नेक्स्ट सीन में डीमन किंग के पैलेस का दिखाया जाता है। तो मान लीजिए जाकर डीमन किंग के सामने बैठ जाता है। डीमन किंग उसके सामने बैठा होता है। वो कहता है कि यंग मास्टर ली तुम्हें एल्डर्स ने बताया होगा कि मैं सर्कुलेशन में चला गया था। सर्कुलेशन में जाने की वजह से पीछे से एल्डर्स जो थे उन्होंने खुद ही अपनी मर्जी करना शुरू कर दी और इन एल्डर्स को जिनको तुमने अभी मार दिया है मैं उनको सजा देने वाला था, लेकिन अब जबकि उन सभी को सजा मिल चुकी है तो अब मैं यहाँ पर और ज्यादा कुछ नहीं कर सकता, सिर्फ तुमसे माफी मांगी जा सकती है। उम्मीद करता हूँ कि मास्टर ली हमें यहाँ पर माफ कर देंगे, हमारी गलती की वजह से हमें माफ करेंगे। तो मान लीजिए उसे कहता है मुझे एक बात तो बताओ कि अब अचानक से तुम्हें क्या हो गया, थोड़ी देर पहले तो तुमने वहां पर कहा था कि इस ट्रायल को दो और यहाँ से दफा हो जाओ, दोबारा कभी हमारे सेक्टर में मत आना, लेकिन अब देखो यहाँ पर तुम पर्सनली मुझे यहाँ पर बुलाकर मुझे चाय पिला रहे हो और साथ में मुझसे इतनी नरमी के साथ बात कर रहे हो। अब जबकि तुम्हें इस बारे में पता चल चुका है कि मुझे सीक्रेट लैंग्वेज आती है जिससे सेक्रेट स्टैचूज को एक्टिवेट किया जा सकता है, क्या इस वजह से। तो डीमन किंग उसे कहते हैं कि हाँ बिल्कुल इसी वजह से। वो हंसते हुए कहते हैं हाँ बिल्कुल इसी वजह से। लड़के मुझे ये बताओ क्या वाकई में तुम्हें यहाँ पर उन स्टैचूज को एक्टिवेट करने के लिए सीक्रेट लैंग्वेज आती है, आखिर तुम्हें ये सीक्रेट लैंग्वेज कहाँ से पता चली, क्योंकि ये तो काफी अर्सा पहले गुम गई थी। तो मेरे दोस्त बताओ क्या तुम्हें वाकई में सारी लैंग्वेज आती है। तुम्हारा लीची से कहता है अच्छा तो अब मैं यहाँ पर तुम्हारा दोस्त भी बन गया हूँ। मास्टरों से कहते हैं कि हमारे पास इस तरह के 4 स्टैचूज हैं और 4 स्टैचूज बहुत ही पावरफुल इंसेस्टर्स के हैं। अब मुझे ये बताओ क्या तुम चारों को एक्टिवेट कर सकते हो। लीची से कहता है कि हाँ मैं चारों को एक्टिवेट कर सकता हूँ, चारों की सीक्रेट लैंग्वेज मुझे आती है। तो डीमन किंग उसे कहते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। अब मुझे ये बताओ क्या तुम वो सीक्रेट लैंग्वेज मुझे दोगे। अगर तुम वो सीक्रेट लैंग्वेज मुझे दे देती हो तो मैं तुम्हें अपने सेक्टर का प्राइम डिसिपल बना दूंगा। सिर्फ इतना
ही नहीं है बल्कि मेरे मरने के बाद तुम नए डीमन किंग बन सकते हो, यानी कि तुम मेरे सक्सेसर बनकर कुर्सी के ऊपर बैठ सकते हो। बताओ कि तुम्हें मेरी डील कैसी लगी। तो यहाँ पर हम लोग अपने एपिसोड 11 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे हमारा लीजी यहाँ पर इसकी ऑफर को एक्सेप्ट करेगा या फिर नहीं। तो एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग राइज ऑफ एम्पर के एपिसोड 12 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि जहां पर डीमन किंग हमारे मास्टर ली से कहते हैं, यानी लीजी से कहता है कि मास्टर ली मैं तुम्हें अपने सेक्टर का प्राइम डिसाइपल बनाना चाहता हूं और साथ ही तुम मेरे सक्सेसर बन जाओगे, यानी मेरे बाद तुम अगले डीमन किंग बन सकते हो। लीजी उसकी बात सुनने के बाद कहता है कि नहीं, तुम्हारा आइडिया बिल्कुल भी अच्छा नहीं है क्योंकि मैं एक पहले से सेक्टर का स्टूडेंट हूँ, इसी वजह से तुम्हें भी अच्छी तरह से पता है कि मैं अपने सेक्टर के रूल्स के खिलाफ नहीं जा सकता। जिस सेक्टर को ज्वाइन किया उसी सेक्टर के बनकर रहना पड़ता है। अब जबकि मैं अपने सेक्टर के रूल्स के खिलाफ नहीं जा सकता, ना ही अपने सेक्टर के खिलाफ जा सकता हूँ, तो मुझे लगता है कि तुम्हें यहाँ पर मजाक बंद कर देना चाहिए और सीरियस बात करनी चाहिए। तो इसी के साथ ही डीमन किंग उसे कहते हैं हाँ ठीक है मैं यहाँ पर मजाक ही कर रहा था। फिर साथ ही वो कहता है कि हम दोनों सेक्टर के दरमियान में यहाँ पर एक शादी का रिश्ता होने वाला है और मेरी बेटी यानी कि मेरी प्रिंसेस जो है, यानी हमारी यंग मिस जो है, उसकी शादी तुम्हारे साथ होगी। श्वांगियर की शादी तुम्हारे साथ होने वाली है। तो फिर साथ ही वो कहता है क्यों ना यहाँ पर मैं तुम्हें श्वांगियर से मिलने दूं। चलो ठीक है, मैं श्वांगियर को यहीं पर बुला लेता हूँ। इसी के साथ ही वो कहता है कि श्वांगियर प्लीज वहां पर से अंदर आ जाओ, तुम बाहर खड़ी क्या कर रही हो, अंदर आ जाओ और आकर मास्टर ली से मिलो। मास्टर ली जो कि तुम्हारे हस्बैंड होने वाले हैं, बहुत ही जल्दी तुम दोनों की शादी हो जाएगी। मुझे लगता है कि तुम दोनों को यहीं पर अभी एक दूसरे को जान लेना चाहिए। तो इसी के साथ ही श्वांगियर को दिखाते हैं कि वो दरवाजे के बाहर खड़ी होती है, लेकिन वो काफी ज्यादा गुस्सा हो रही होती है। फिर साथ ही यहाँ पर उसका एक बैकग्राउंड सीन दिखाया जाता है। बैकग्राउंड सीन में वो अपनी नौकरानी के साथ होती है, तो वो अपने गाजीपुर में खड़ी होती है जहाँ पर पानी को निहार रही होती है। उसकी नौकरानी उसके पास आती है और उसे कहती है कि यंग लेडी यहाँ पर देखो तो सही, चेरी ब्लॉसम के फूल किस तरह से खिल रहे हैं और ये बहुत ज्यादा खूबसूरत है, यहाँ की सीनरी बहुत ज्यादा खूबसूरत है। तो उसकी यंग मिस उसे कहती है लेकिन मुझे लगता है कि जब एक आदमी सिर्फ और सिर्फ एक ही सीनरी को देखता रहेगा वो बार बार एक ही सीनरी को देखकर बहुत ज्यादा बोर हो जाएगा। तो उसकी नौकरानी उसकी बात सुनने के बाद आगे बढ़ती है और उसे कहती है लेकिन हमारी यंग मिस इतनी ज्यादा खूबसूरत है, उनका चेहरा इतना ज्यादा ग्लो करता है, उनके चेहरे की सीनरी को कोई भी कभी देखकर बोर नहीं हो सकता। तो यंग मिस उसे कहती है कि ये तुमने क्या बातें करना शुरू कर दी। तो उसकी नौकरानी उसे कहती है कि यंग मिस आपको यहाँ पर बोर होने की जरूरत नहीं, क्योंकि बहुत ही जल्दी आपके चेहरे को यहाँ पर देखकर खुश होने वाला बहुत ही जल्दी आ जाएगा। जब आपकी शादी हो जाएगी तो आप अपने हस्बैंड के साथ इस पूरी दुनिया को घूमेंगे और पूरी दुनिया में घूमकर आप डिफरेंट तरह की सीनरीज को देख पाएंगे, आप खूबसूरत जगहों को देखेंगी। उसकी यंग मिस बात सुनने के बाद आगे से हंसना शुरू कर देती है। तो नौकरानी उसे कहती है कि यंग मिस आपको क्या हो गया, आप यहाँ पर मेरी बात के बाद मुस्कुरा क्यों रही हैं। तो वो उसे कहती है कि तुम्हें लगता है कि इस दुनिया में कोई ऐसा है जो कि मेरे लायक हो सके। यहाँ की यंग मिस श्वांगियर हूँ और श्वांगियर के लायक ऐसा कोई भी नहीं है जो कि उसके साथ शादी कर सके, यानी कि मेरा बेटर हाफ अभी तक बना ही नहीं। तो उसकी नौकरानी उसकी बात सुनने के बाद कहती है हाँ मेरी यंग मिस ने बिल्कुल ठीक कहा, ऐसा तो कोई मर्द पैदा ही नहीं हुआ जो कि हमारी यंग मिस का दूसरा हाफ बन सके, यानी कि उसका हस्बैंड बन सके, इस लायक कोई भी नहीं है। यहाँ पर अपनी तारीफें कर रही होती है जैसे कि ये कोई बहुत ही महान लड़की हो या बहुत ही महान प्रिंसेस हो। के साथ जब वो वहाँ पर मास्टर ली यानी लीजी को देखती है तो उसे देखने के बाद उस बेचारी को झटका लगता है। वो कहती है कि मैं यहाँ पर किसी ताकतवर और स्ट्रॉन्ग कल्टीवेशन वाले बंदे के साथ शादी करने के ख्वाब देख रही थी, लेकिन ये बंदा ये तो मुझसे उम्र में काफी ज्यादा छोटा है, ये तो एक बच्चा है, क्या मैं यहाँ पर एक बच्चे के साथ शादी कर लूं। तो डीमन किंग उसे कहते हैं कि श्वांगियर वहाँ पर दरवाजे में छुपकर क्यों खड़ी हो, प्लीज जल्दी से अंदर आ जाओ, तुम्हें यहाँ पर आकर अपने फियांसे से मिलना चाहिए। लेकिन श्वांगियर के अंदर आने का कोई भी दिल नहीं होता, वो अभी भी यहाँ पर काफी ज्यादा गुस्से में होती है और कहती है कि मैं किसी छोटे बच्चे से शादी नहीं करूंगी, ये तो सिर्फ एक छोटा बच्चा है। तो डीमन किंग अभी भी उसे कह रहा होता है कि शर्माने की जरूरत नहीं है, प्लीज अंदर आ जाओ, मैं भी यहीं पर हूँ। इसी के साथ ही वो सोच रहे होते हैं कि अब मैं यहाँ पर क्या करूँ, मेरे फादर यानी कि मेरे मास्टर जो हैं, असल में मेरे फादर नहीं है बल्कि मेरे मास्टर हैं, मैं यहाँ पर इनको बिल्कुल भी नाराज नहीं कर सकती। मैं एक छोटी सी बच्ची थी, जब मेरे मास्टर मुझे अपने साथ यहाँ पर पैलेस में लेकर आए थे, उन्होंने यहाँ पर मुझे अपने बेटी का दर्जा दिया और साथ ही हमेशा मुझे बहुत ज्यादा प्यार दिया और साथ ही मुझे कल्टीवेशन करवाकर एक मार्शल आर्टिस्ट बनवाया। यहाँ पर उनको नाराज तो बिल्कुल भी नहीं कर सकती, मैं उन्हें खुश देखना चाहती हूँ और उनके एहसान का बदला चुकाना चाहती हूँ। तो इसका मतलब यह है कि अब मुझे यहाँ पर यह करना ही होगा। तो इसी के साथ दरवाजा खोलती है और अंदर आ जाती है। अंदर आने के बाद वो कहती है कि मुझे लगता है कि ये कुर्बानी तो यहाँ पर देनी पड़ेगी। तो वो वहाँ पर सेंटर में आकर खड़ी हो जाती है। फिर साथ ही वहाँ पर आकर माँ ली की तरफ देखती है, जबकि माँ ली उसकी तरफ देखता है। फिर साथ ही वो शर्माते हुए कहते हैं कि श्वांगियर यहाँ पर मास्टर ली को ग्रीट करती है, मास्टर ली आप बताएं आप कैसे हैं। तो माँ ली कहता है कि तुम इतनी बुरी नहीं हो। ये बात सुनने के बाद वो सोच रही होती है इसकी हिम्मत कैसे भी यहाँ पर मेरे बारे में ये कहने की कि मैं इतनी बुरी नहीं हूँ, क्या ये कहना क्या चाहता है, कहना क्या चाहता है कि मैं बुरी दिखती हूँ। श्वांगियर कहती है कि काश यहाँ पर फादर नहीं होते, अगर ये यहाँ पर नहीं होते तो मैंने इसे बहुत ही अच्छा सबक सिखाया होता, लेकिन मुझे लगता है कि फिलहाल के लिए मुझे यहाँ पर एंगेजमेंट सेरेमनी को पूरा करना चाहिए। इसी के साथ ही माँ लीजी से कहती है कि सर आपने तो मेरी बहुत ज्यादा तारीफ कर दी, जबकि डीमन किंग भी से कहते हैं देखा तुमने देख लिया ना, ये मेरी बेटी है जिसके साथ तुम्हारी शादी होने वाली है। तो मान लीजिए उसकी बात सुनने के बाद कहता है कि हम लोग यहाँ पर जिस एंगेजमेंट की बात कर रहे हैं और तुम यहाँ पर जिस सेरेमनी को पूरा करने की बात कर रहे हो, मुझे नहीं लगता कि उसे पूरा किया जा सकता है, तुम इसके बारे में भूल जाओ। ये बात सुनने के बाद उन दोनों को झटका लगता है। तो हमारे जो डीमन किंग होते हैं वो सोच रहे होते हैं कि अब अचानक से इस लड़के की इस बात का क्या मतलब
मतलब हो सकता है। ये लड़का ना तो इसे पावर चाहिए, ना ही इसे पैसा चाहिए, फिर ना ही इसे ब्यूटी चाहिए। आज इस लड़के का मकसद क्या है, इसे क्या चाहिए? मैं डीमन किंग हूँ, पिछले कई सालों से मैं इस गद्दी के ऊपर बैठा हूँ, मैं बहुत सारे लोगों को देख चुका हूँ, लेकिन इस लड़के को देखकर मैं कुछ भी नहीं जान पा रहा कि इस लड़के का मकसद क्या है, ये क्या हासिल करना चाहते हैं। डीमन किंग आगे से हंसना शुरू कर देते हैं और कहता है कि मेरा लिटिल फ्रेंड ली, मुझे लगता है कि तुम्हें यहाँ पर थोड़ा सा रिलैक्स होने की जरूरत है। हो सकता है कि तुम यहाँ पर बात को लेकर परेशान हो कि श्वांगर बहुत ज्यादा एक्सट्रीमली टैलेंटेड है, यानी कि इसका टैलेंट बहुत ज्यादा है और ये कमाल की मार्शल आर्टिस्ट है, और तुम यहाँ पर बहुत ज्यादा लो लेवल के लड़के, तुम्हारे पास कल्टीवेशन भी नहीं है, लेकिन तुम्हारा एटीट्यूड जो है तुम्हें बहुत ज्यादा महान बनाता है। मुझे लगता है कि तुम अपने इसी एटीट्यूड के साथ फ्यूचर में बहुत सारी अचीवमेंट्स को हासिल करने वाले हो, इसलिए तुम्हें यहाँ पर परेशान होने की जरूरत नहीं है। श्वांगर भी उसे कहती है कि इन्होंने बिल्कुल ठीक कहा, तुम मेरे हस्बैंड बनने वाले हो, और एक हस्बैंड और वाइफ दोनों एक ही तो होते हैं, यानी कि मैं भी फ्यूचर में तुम्हारी बहुत ज्यादा मदद करूंगी। वाइफ होने के नाते मेरा फर्ज बनता है कि मैं तुम्हारी मदद करूं। ऐसे भी ये तो दुनिया वालों की बातें हैं, दुनिया वाले ये सोचेंगे कि एक स्ट्रॉन्गर है और दूसरा कमजोर है, लेकिन हम दोनों हस्बैंड एंड वाइफ होंगे, हम दोनों एक दूसरे को ना कमजोर देखेंगे ना स्ट्रॉन्ग देखेंगे। तो मान लीजिए उन दोनों की बातें सुनने के बाद कहता है, ओए 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 रुक जाओ, तुम लोग यहाँ पर क्या बकवास किए जा रहे हो, मैं यहाँ पर ये वाली बात तो बिल्कुल भी नहीं कर रहा, लगता है कि तुम लोगों ने इसको सिरे से ही गलत समझ लिया है। लीजियो से कहता है कि मैं यहाँ पर इस एंगेजमेंट से मना कर रहा हूँ, इस शादी से मना कर रहा हूँ, इस वजह से नहीं कि मैं यहाँ पर इसके पावरफुल होने का मुझे डर है कि लोग इससे कहेंगे कि ये स्ट्रॉन्ग है। मैं यहाँ पर इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर ये लड़की बिल्कुल ही पसंद नहीं आई। ये वाली बात सुनने के बाद तो श्वांगर बेचारी के मुंह के ऊपर तो एक गीला तमाचा पड़ता है, वो बेचारी बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और कहती है कि इस कमीने की हिम्मत कैसे भी यहाँ पर ये कहने की मैं इसे पसंद नहीं आई, मैं बहुत ज्यादा खूबसूरत हूँ, और देखो तो जरा एक छोटा सा बच्चा यहाँ पर मुझे ये कह रहा है। श्वांगर बेचारी तो वहाँ पर स्टन होकर खड़ी होती है, जबकि डीमन किंग उसे कहता है कि मैं लिटिल फ्रेंड, मुझे लगता है कि तुम्हें यहाँ पर थोड़ा सोचने का टाइम चाहिए होगा। श्वांगर इतनी बुरी नहीं है, कल्टीवेशन भी अच्छी है और ऊपर से बहुत ज्यादा खूबसूरत भी है कि ट्रायल की वजह से तुम्हारे दिमाग के ऊपर असर पड़ा है, जिसकी वजह से तुम यहाँ पर ये कह रहे हो। मैं तुम्हें पहले भी ये बात कह चुका हूँ कि वहाँ पर ट्रायल में जो कुछ भी हुआ, वहाँ पर एल्डर और एल्डर हु उन दोनों ने जानबूझकर ये सब कुछ किया था, और सारे की सारी जिम्मेदारी भी उन दोनों के ऊपर ही। अब जबकि वो लोग मर चुके हैं तो इस सब का हमसे कोई भी ताल्लुक नहीं है, मैंने ये सब कुछ नहीं किया, और मैं यहाँ पर तुमसे दोबारा माफी मांग सकता हूँ, तो हमें यहाँ पर मैरिज कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करना चाहिए। तो मुझे नहीं लगता कि तुम यहाँ पर शादी से इनकार करोगे, तो क्लीजिंग इंस्टेंस सेक्टर के बाकी के एल्डर्स इस बात से खुश होने वाले हैं, वो लोग यहाँ पर ये शादी करवाना चाहते हैं। तो मान लीजिए उसकी बात सुनने के बाद कहता है कि मैं पर्सनली यहाँ पर शादी से मना करता हूँ, क्योंकि मुझे तुम्हारी लड़की बिल्कुल ही पसंद नहीं है, इसी वजह से मैं यहाँ पर शादी से मना कर रहा हूँ, और अगर यहाँ पर सेक्टर को इस बात से कोई मसला होगा तो सेक्टर वाले खुद मुझसे बात कर लेंगे, तुम्हें सेक्टर वालों के बारे में परेशान होने की जरूरत नहीं है। इसी के साथ ही वहाँ लीशी उठकर खड़ा हो जाता है और उसे कहता है कि मुझे बस तुमसे इतना ही कहना था, इसके अलावा मुझे तुमसे और कुछ भी नहीं कहना, और अगर तुम्हें मुझसे कुछ नहीं कहना तो फिर मैं यहाँ से जाना चाहूंगा। तो जैसे वहाँ लीशी वहाँ पर जाने लगता है, दोनों ही वहाँ पर बहुत ज्यादा गुस्से में होते हैं। एक सोच रही होती है कि ये कमीना यहाँ पर मेरे बारे में ऐसा कैसे कह सकता है, जबकि डीमन किंग वहाँ पर सोच रहा होता है कि आखिर इस लड़के का मकसद क्या है, मुझे यहाँ पर इस लड़के को किसी न किसी तरीके से अपने जाल में डालना ही होगा ताकि मैं इसका फायदा उठा सकूं। लेकिन इसके बावजूद उन दोनों को वहाँ पर हमारे लीजी को अच्छे तरीके से गुड बाय बोलना पड़ता है। तो श्वांगर उसे कहता है कि उम्मीद करती हूँ कि तुम एक सेफ जर्नी करो। दूसरा उसे कहता है कि उम्मीद करता हूँ कि हम लोग दोबारा जल्दी मिलेंगे। तो हमारे लीजी पीछे की तरफ मुड़ जाता है, फिर साथ उसे कहता है कि तुमने यहाँ पर उस बारे में तो भूल ही गए, वो 4 स्क्रिप्चर्स यानी कि वो 4 सीक्रेट लैंग्वेज जिससे हम लोग उन स्टैचूज को अवेकन कर सकते हैं, लगता है कि तुम उस बारे में भूल गए हो। तो वो उसे कहते हैं हाँ मैं उस बारे में तो भूल गया था, हम यहाँ पर आपस में बातें कर रहे थे, इसी वजह से मुझे लगा कि मैं उस बारे में भूल जाऊंगा, लेकिन तुमने यहाँ पर मुझे याद दिला दिया। मुझे अभी भी वो सीक्रेट चाहिए जिससे हम उन 4 स्टैचूज को एक्टिवेट कर सकते हैं। तो मान लीजिए उसकी बात सुनने के बाद कहता है अच्छा ठीक है, अगर तुम्हें वाकई में वो लैंग्वेज चाहिए जिससे तुम 4 स्क्रिप्चर्स को एक्टिवेट कर सकते हो तो तुम्हें यहाँ पर एक काम करना होगा, तुम्हें अपनी श्वांगर को हमारे क्लींजिंग सेक्टर में एक स्टूडेंट बनाकर बेचना होगा। हाँ इस बात का मुझे काफी ज्यादा अफसोस है कि मैं यहाँ पर तुम्हारी बेटी से शादी नहीं कर सकता, लेकिन मुझे एक नौकरानी की जरूरत है। और इसी के साथ ही वो दरवाजा बंद करके वहाँ पर से चला जाता है। किसी के इतना कहने के बाद वहाँ पर से वो चले जाने के बाद श्वांगर बहुत ज्यादा गुस्से में होती है और कहती है कि इस लड़के को मैं जरूर मार डालूंगी, ये मुझे अपनी नौकरानी बनाना चाहता है। तो यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 12 का एंड करेंगे। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया। राइज ऑफ एम्परर के एपिसोड 13 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमारा लीजी एक बड़ा धमाका करता है। वो जाते हुए डीमन किंग से कहता है कि अपनी बेटी को हमारे सेक्टर में भेज दो, वहां पर हमारे सेक्टर की एक स्टूडेंट बनेगी लेकिन मेरी नौकरानी बनकर रहेगी। और इतना कहकर वो वहां पर से चला जाता है। आ जाने के बाद हमारा लीजी अपने साथियों को बताता है कि उसने यहाँ पर शादी को मना कर दिया। तो ये बात सुनने के बाद मास्टर मो से कहता है कि तुमने ऐसा क्यों किया, जबकि हुरैन भी उसे कहता है कि मुझे लगता है कि तुम्हें यहाँ पर में रहते हुए ये सारे मजाक करने चाहिए थे, तुम बहुत ज्यादा एरोगेंट हो, लेकिन तुम्हें यहाँ पर ये एरोगेंसी नहीं दिखानी चाहिए था। और मुझे लगा था कि तुम यहाँ पर सेक्टर को करने वाले और दोबारा से हमारा सेक्टर राइज करेगा, लेकिन ये सारे का सारा तो बाढ़ में चला गया। मान लीजिए इसी के साथ उन दोनों से कहता है कि मास्टर मोहू रैन, तुम दोनों को यहाँ पर परेशान होने की जरूरत नहीं है। तुम लोगों को क्या लगता है कि अगर हम लोग यहाँ पर इनके लड़की के साथ शादी कर भी लेंगे तो इससे हमारा सेक्टर रिवाइव हो जाएगा? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला था। अगर इससे किसी सेक्टर का भला होने वाला था तो वो डीमन सेक्टर के लोगों का होने वाला था। मैं यहाँ पर तुम लोगों से शर्त लगाता हूँ कि कुछ ही दिनों के बाद यहाँ की जो प्रिंसेस है यानी श्वांगर वो बहुत ही जल्दी हमारे सेक्टर में पहुंच आएगी, हमारे सेक्टर को आकर ज्वाइन करेगी और उसके बाद देखना मैं
उसे एक नौकरानी की तरह वहाँ पर ट्रीट करूंगा। मुझे लगता है कि शादी के मुकाबले में ये ज्यादा बेहतर होगा। अगर हम लोग उनके साथ शादी के कॉन्ट्रैक्ट में बंध जाते तो डीमन किंग हमें इस्तेमाल कर सकता था, लेकिन अब हम यहाँ पर डीमन किंग को इस्तेमाल करेंगे। सुनने के बाद वो दोनों बहुत ज्यादा हैरान होते हैं, फिर साथ ही वो सोच रहे होते हैं। मुझे लगता है कि स्टोरी काफी ज्यादा अच्छी बनने वाली है। नूरैन कहता है कि मुझे भी ऐसा लगता है कि ये काफी ज्यादा कमाल की बात है, जबकि वहाँ लीजी उनसे कहता है कि तुम लोग यहाँ पर मेरे बारे में सोच रहे थे कि मैंने ऐसा क्यों किया, लेकिन देखा मैंने तुम्हें बताया ना, मैंने सब कुछ इसलिए किया था। तो हुरैन उसे कहता है लेकिन ब्रदर मुझे ये तो बताओ कि हम लोग वापस जाने के बाद सुप्रीम एल्डर और सेकंड एल्डर को ये बात कैसे एक्सप्लेन करेंगे। वो सभी एल्डर तो इस बात को बिल्कुल भी नहीं समझेंगे। तो वहाँ लीजी उसे कहता है कि परेशान होने की जरूरत नहीं है, जब मैं उन्हें ये सारी की सारी बात एक्सप्लेन करूंगा तो वो बड़ी आसानी के साथ इस बात को समझ जाएंगे और वो लोग भी खुश हो जाएंगे। और जैसे ये लोग वहां पर वापस आते हैं और आकर उनको सारी बात बताते हैं तो वहां पर सामने सुप्रीम एल्डर बैठे होते हैं और उनके साथ सेकंड एल्डर बैठे होते हैं। सेकंड एल्डर से रहा नहीं जाता और गुस्से के साथ चिल्लाकर कहते हैं कमीने कहीं कि ये तुमने क्या कर दिया, लगता है कि तुम डीमन सेक्टर के एक स्पाई हो जो कि यहाँ पर जानबूझकर आए थे ताकि तुम यहाँ पर इस शादी के कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करवा सको। तो हुरैन उसकी बात सुनने के बाद लीजी से कहता है कि तुमने तो कहा था कि एल्डर्स जो है वो हमारी बात को समझ जाएंगे, लेकिन लगता नहीं है कि इतनी आसानी के साथ हमारी बात को समझने वाले हैं। तो मैं लीजी एल्डर की बात सुनने के बाद कहता है कि मुझे ये तो बताया कि आपने मेरे पर ये इल्जाम क्यों लगाया कि मैं डीमन गेट का एक स्पाई हूँ, क्या आपके पास इसका कोई सबूत है। तो वो कहते हैं हाँ मेरे पास एक सबूत है, देखना मैं यहाँ पर तुम्हें एक्सपोज करके रहूंगा, मैं यहाँ पर साबित करूंगा कि तुम डीमन गेट के एक स्पाई हो। फिर साथ ही वो से कहते हैं कि हमारा जो एंशिएंट टोकन है जो तुम यहाँ पर लेकर आए थे, जिसकी मदद से तुम यहाँ पर एंट्री हासिल की, वो टोकन जो है वो बहुत ज्यादा महंगा है, यानी कि उसकी कीमत जो है प्राइस लेस है। वो सिर्फ डीमन गेट के लोग इतने ज्यादा प्रॉस्पर है कि वो लोग उसकी इतनी ज्यादा कीमत देकर कि हमारे ओल्ड मास्टर इवल के पास उसको खरीद सके, उन्होंने उसे बहुत सारा पैसा दिया होगा ताकि वो शराब खाने और वैशाहाने में उड़ा सके, जिसकी वजह से उसने वो टोकन तुम्हें दे दिया। और दूसरी बात जो मैंने यहाँ पर रिड्यूस किया वो ये है कि तुम्हारे जैसा एक लड़का जिसके पास कोई भी कल्टीवेशन नहीं है और तुम्हारे पास सिर्फ और सिर्फ मॉर्टल फिजिक है और साथ ही मॉर्टल फेट है, तुम्हें क्या लगता है कि तुम इतनी आसानी के साथ वहां पर जाओगे डीमन सेक्टर में और उनके कुछ एल्डर्स और साथ में उनके कुछ जीनियस डिसाइपल्स को बड़ी आसानी से मार डालोगे। मुझे तो लगता है कि वो एल्डर्स और डिसाइपल्स जानबूझकर तुम्हारे सामने अपना सैक्रिफाइस दिया ताकि वो यहाँ पर इस बात को साबित कर सके वाकई में हमारे खिलाफ हो, असल में तुम उन्हीं के एक स्पाई हो। हुरैन एल्डर से कहता है लेकिन एल्डर इसने तो मुझे भी हराया था, हम दोनों ने फाइट की थी लेकिन इसने मुझे हरा दिया, तो अब यहाँ पर इसका भी तो कुछ मतलब निकाले ना। सेकंड एल्डर उसकी बात सुनने के बाद कहते हैं इसका मतलब यही है कि तुम एक कचरे हो, तुम यहाँ पर एक कचरे से हार गए, इसका मतलब तुम एक बड़े कचरे हो। सेकंड एल्डर कहते हैं और तीसरे नंबर पर ये बात कि तुम लोगों ने यहाँ पर वापस आकर बताया कि एक सीक्रेट लैंग्वेज आती है जिससे ये स्टैचूज को कंट्रोल कर सकता है। डेथ अरीना के स्टैचूज को कंट्रोल करना ये वाकई में एक बहुत ही कमाल की कला है, लेकिन इस लड़के को ये कैसे पता चला। मुझे लगता है कि ये सीक्रेट जो है ये डीमन सेक्टर के लोगों ने इसे खुद दिए होंगे। तुम अभी भी यहाँ पर यही कहोगे कि तुम्हारा डीमन क्लैन के साथ कोई भी ताल्लुक नहीं है। अगर हम इन तीनों पॉइंट्स को एक ही जगह के ऊपर इकट्ठा कर दिया तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज बनती है, वो डीमन सेक्टर, और तुम्हारा डीमन सेक्टर के साथ पूरा ताल्लुक है। मुझे लगता है कि डीमन किंग ने पर्सनली तुम्हें हायर किया होगा, तुम्हारे जैसे कीड़े को यहाँ पर हमें अंदर हमारे सेक्टर में भेज दिया ताकि तुम अंदर से आकर हमारे सेक्टर को दीमक की तरह चाट जाओ। तुम यहाँ पर हमारे सेक्टर को बर्बाद करने के लिए आए। तो मान लीजिए उसकी बात सुनने के बाद कहता है एल्डर काओ मुझे लगता है कि तुम वाकई में काफी ज्यादा ख्वाब देखते हो, जिसकी वजह से अब तुम यहाँ पर दिन में बैठे बैठे सपने देखना शुरू कर दो, यहाँ पर चीजें इमेजिन कर रहे हो। तुम भी ये बात अच्छी तरह से जानते हो कि हम लोग इस सेक्टर में यानी क्लींजिंग इंसेंस सेक्टर, ये इसकी हालत इतनी ज्यादा खराब है कि हमारा सेक्टर बहुत ही जल्दी डिस्ट्रॉय होने वाला है। ये सेक्टर खुद ब खुद ही बंद हो जाएगा। क्या तुम्हें लगता है कि डीमन किंग को यहाँ पर इतनी ज्यादा मेहनत करने की जरूरत थी मेरे जैसे बंदे को तैयार करके यहाँ पर भेजता ताकि तुम्हारे सेक्टर को डिस्ट्रॉय किया जा सके? क्या तुम्हें लगता है कि वो यहाँ पर इस मकसद के लिए अपने कुछ एल्डर्स और अपने डिसाइपल्स की बलि दे देगा, यानी कि मेरे हाथों से उनको मरवा देगा? ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं होगा। तो सेकंड एल्डर चलाकर उसे कहता है कि तुम यहाँ पर सिर्फ बकवास कर रहे हो, तुम झूठे हो। जबकि सुप्रीम एल्डर उसे कहता है कि शांत हो जाओ, तुम यहाँ पर शांत हो जाओ, ये तुम कर क्या रहे हो, बच्चे के ऊपर चिल्ला क्यों रहे हो? हम लोग इस मसले के बारे में फिलहाल के लिए बात नहीं करेंगे, हम लोग बाद में इस बारे में बात करेंगे। तो वो उसे कहते हैं लेकिन सेक्टर लीडर हमें इस बारे में बात करनी चाहिए। सेक्टर लीडर उसे कहते हैं कि मैंने कहा ना कि यहाँ पर बात नहीं होगी। फिर साथ ही वो लीजी से कहते हैं कि मुझे ये बताओ कि तुमने शादी के कॉन्ट्रैक्ट को यहाँ पर रिजेक्ट क्यों किया है? तो मान लीजिए उसे कहता है कि इसके बारे में कहने की कोई ज्यादा बात नहीं है, मैं यहाँ पर सिर्फ इतना ही कहूंगा कि मुझे वो लड़की पसंद नहीं है, इसी वजह से मैंने उसे शादी से मना कर दिया। और दूसरी बात यह है कि मुझे नहीं लगता कि हमें यहाँ पर उनकी मैरिज कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर यहाँ पर ज्यादा भरोसा करना चाहिए कि उनकी मैरिज कॉन्ट्रैक्ट की वजह से हम लोग अपने सेक्टर को रिवाइव कर पाएंगे। डीमन किंग के साथ मीटिंग के बाद मुझे ये बात अच्छी तरह से समझ आ गई है कि डीमन किंग जो है वो यहाँ पर अपनी बेटी की शादी करके हमारे सेक्टर को यूज करना चाहता है, ना कि हमारे सेक्टर का भला करना चाहता है। हम लोग यहाँ पर ये उम्मीद लगाकर बैठे हैं कि हम लोग उनको इस्तेमाल कर सकेंगे, लेकिन असल में वो हमें इस्तेमाल करना चाहता है। यहाँ पर हमारे सेक्टर को दोबारा से रिवाइव करवाने के लिए मेरे पास अपने प्लान्स है और मैंने अपने प्लान्स को वहाँ पर एक्टिवेट कर दिया हुआ है। बहुत ही जल्दी हमारा क्लींजिंग सेक्टर दोबारा से राइज करेगा। हुरैन भी कहता है कि हाँ मैं भी इसके साथ हूँ, मैं बहुत ज्यादा मेहनत करूंगा, हम दोनों मिलकर ये
करेंगे। ग्रैंड एल्डर उसे कहते हैं कि तुम्हारे लिए ये कहना वाकई में बहुत ज्यादा आसान हो सकता है, लेकिन क्या तुम्हें वाकई में लगता है कि तुम यहाँ पर हमारे सेक्टर को दोबारा से रिवाइव करवा सकते हो? लेकिन छोड़ो इन बातों का, जबकि तुमने वहाँ पर जाकर डीमन सेक्टर में दोनों ट्रायल्स को पास किया, दोनों ट्रायल्स जो कि काफी ज्यादा खतरनाक ट्रायल्स थे, तुमने उन दोनों ट्रायल्स को पास किया, इसी वजह से हम तुम्हें यहाँ पर रिवार्ड देना चाहते हैं। मैं चाहता हूँ कि तुम हमारे ट्रेजर्स में से जाकर अपने लिए मार्शल टेक्निक्स और ट्रेजर को जहाँ पर से वेपन रखे हुए वहाँ पर से अपने लिए वेपन्स को चूज कर सकते हो। तुम वहाँ पर से एक मार्शल आर्ट की टेक्निक और एक वेपन ले सकते हो, चाहे वो डिवाइन लेवल का ही क्यों ना हो। मान लीजिए उसकी बात सुनने के बाद क्या था, आप तो वाकई में सेक्टर लीडर होने के लायक है, आपने वाकई में यहाँ पर सही बात की, बिल्कुल एक एल्डर्स की तरह। मास्टर मो वहाँ पर अपने स्टूडेंट हुरैन से कहते हैं कि हुरैन, मैं चाहता हूँ कि तुम इसके साथ रहो, जाओ इसे वहाँ पर लेकर जाओ ट्रेजर रूम में जहाँ पर खजाना पड़ा हुआ है, जहाँ पर हमारे मार्शल आर्ट्स की बुक्स और वेपन्स पड़े हुए हैं। तो वो कहता है ठीक है मास्टर, लेकिन सेकंड एल्डर इस बात से बिल्कुल भी खुश नहीं होते, वो भी यहाँ पर नाराज ही लग रहे होते हैं। तो यहाँ पर से नेक्स्ट सीन जो होता है माउंटेन का दिखाया जाता है, जिसे क्रो पीक माउंटेन कहते हैं, क्योंकि वहाँ पर एक बड़ा सा मास्टर क्रो का पुतला बना होता है, एक बड़ा सा स्टैचू बना होता है। तो जब वो लोग वहाँ पर स्टैचू के पास पहुंचता है तो हुरैन उसे कहता है कि ब्रदर, क्या तुम्हें पता है लेजेंडरी ट्रेजर ट्रोव ये कहाँ पर बना हुआ है? इसे हिमवली क्रो पीक कहा जाता है, हिमवली क्रो पीक, क्योंकि यहाँ पर एक बड़ी सी क्रो की मूर्ति बनी हुई है। सेक्टर के जितने भी ट्रेजर्स हैं जो कि बड़े कीमती ट्रेजर हैं, उन सभी को यहीं पर इसी माउंटेन के ऊपर स्टोर करके रखा गया है। यहाँ तक कि यहाँ पर एक तो डिवाइन ट्रेजर्स भी हैं, अगर तुम चाहो तो वहाँ पर से तुम डिवाइन ट्रेजर्स को भी ले सकते हो, डिवाइन वेपन्स को ले सकते हो। जैसे वहाँ पर चलता हुआ आगे बढ़ रहा है वहीं पर रुक जाता है, वो उस क्रो की मूर्ति की तरफ देखता है। तो हुरैन से कहता है कि ब्रदर, तुम्हें क्या हुआ, तुम यहाँ पर क्यों रुक गए हो? क्या तुम यहाँ पर इस डिवाइन क्रो की मूर्ति को देख रहे हो? तुम इसको भी यहाँ पर एक्टिवेट कर सकते हो। क्या तुम्हें यहाँ पर सीक्रेट लैंग्वेज आती है जिससे तुम इस मूर्ति को एक्टिवेट कर सकते हो? तो मान लीजिए वहाँ पर सोच रहा था मैं इसको एक्टिवेट कैसे करूँ, क्योंकि ये खुद मैं ही हूँ। यहीं पर मान लीजिए को एक बैकग्राउंड का सीन याद आता है, जहाँ पर कुछ बच्चे जो होते हैं उस मूर्ति के ऊपर चिपके होते हैं, क्योंकि इन्हीं बच्चों ने यहाँ पर इस मूर्ति को बनाया था। यहाँ पर ये बच्चे जो होते हैं, ये पास्ट सेक्टर की बात है, जब यहाँ पर मिंगरैन हुआ करता था। मिंगरैन ने इस सेक्टर को बनाया और उसके बाद उसने अपने कुछ बच्चों को, कुछ डिसाइपल्स को यहाँ पर ट्रेन किया, और उन बच्चों ने यहाँ पर मास्टर क्रो का एक बड़ा सा पुतला बना दिया। वो से कहते हैं कि लॉर्ड क्रो, यहाँ पर देखिए हमने आपका एक बड़ा सा पुतला बनाया है, यहाँ पर ये इसलिए बनाया ताकि सभी लोग यहाँ पर आए और आकर आपको रिस्पेक्ट दे, क्योंकि आप एक महान मास्टर हैं। आज के बाद से जो भी इस माउंटेन के ऊपर आएगा वो आकर यहाँ पर आपके सामने पहले अपना सर झुकाएगा, फिर आगे बढ़ेगा। मिंगरैन भी वहाँ पर आता और कहता है कि मैंने यहाँ पर इन लोगों को ये करने का नहीं कहा था, इन स्टूडेंट्स ने खुद ही यहाँ पर ये सब कुछ कर दिया, इसलिए मास्टर क्रो प्लीज गुस्सा मत होना। तो तीनों स्टूडेंट्स में से कहता है कि मास्टर क्रो, हमने आपकी महान कहानियों के बारे में सुना है, आपने हमारे मास्टर यानी हमारे सेक्टर लीडर को यहाँ पर सिखाया था, इसी वजह से हम लोग चाहते हैं कि आप यहाँ पर हमें भी सिखाएं। और इसी के साथ ही तीनों बच्चे जल्दी से जंप करते हुए उसकी तरफ आगे बढ़ते हैं, लेकिन मास्टर क्रो अपने डंडे के साथ तीनों के ऊपर अटैक करते हैं और कहते हैं कि दफा हो जाओ, मैं किसी को नहीं सिखाऊंगा। इसी के साथ ही सीन प्रेजेंट में आता है, जहाँ पर मान लीजिए से सोचने के बाद हंस रहा होता है, फिर साथ ही वो कहता है कौन सा मास्टर क्रो, मैंने किसी मास्टर क्रो के बारे में नहीं सुना। हुरैन उसे कहता है कि सीनियर ब्रदर, क्या वाकई में तुमने कभी भी लेजेंडरी क्रो मास्टर के बारे में नहीं सुना? तो वो कहता है नहीं, मैंने नहीं सुना। तो यहीं पर हम लोग अपनी एपिसोड 13 का एंड करेंगे। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया। राइज ऑफ एम्परर के एपिसोड 14 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमारा लीजी कहता है कौन सा लेजेंडरी मास्टर क्रो, मैंने उसके बारे में नहीं सुना। तो हुरैन से कहता है क्या वाकई में तुमने उसके बारे में नहीं सुना? चलो छोड़ो इस बात को, आगे बढ़ते हैं। और इसी के साथ ही वो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो उसी मूर्ति के पीछे उन्हें कुछ दिखाई देता है। तो हमारा लीजी कहता है कि ये क्या, यहाँ पर कौन बैठा हुआ है? तो वो कहता है कि यहाँ पर ये बंदा जो बैठा हुआ है इसे यहाँ पर सजा मिली है, इसी वजह से इसे मूर्ति के साथ यहाँ पर चेन के साथ बांधा गया है। मुझे और मेरे मास्टर को भी इसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता, क्योंकि ये हमारे यहाँ पर आने से पहले से है। इस बंदे के बारे में मैंने कुछ कहानियां सुनी है। कुछ लोग कहते हैं कि ये कभी हमारे सेक्टर का एक स्टूडेंट हुआ करता था, लेकिन इसने कोई बहुत ही बड़ा क्राइम किया था, जिसकी वजह से इसे यहाँ पर मूर्ति के पास जंजीर के साथ बांध दिया गया है। पिछले कई सालों से यहाँ पर बंधा हुआ है और यहाँ पर इस मूर्ति की रक्षा करता है। मान लीजिए उसकी बात सुनने के बाद कहता है क्या वाकई में, लेकिन ये बंदा आखिर है कौन? ये तो वाकई में एक मिस्ट्री है। हुरैन आगे बढ़ता और कहता है कि तुम्हें यहाँ पर बहुत ज्यादा केयरफुल रहने की जरूरत है, क्योंकि जिस तरह से तुम अपना मुंह चलाते हो मुझे लगता है कहीं ऐसा ना कि तुम्हारा भी हाल ऐसा ही हो जाए। तो मान लीजिए उसे कहता है क्या तुम यहाँ पर मुझे धमकाने की कोशिश कर रहे हो? तो वो कहता है नहीं, मैं तुम्हें धमकाने की कोशिश नहीं कर रहा, लेकिन एक भाई की तरह तुम्हें बस मशवरा दे रहा हूँ कि तुम्हें यहाँ पर अपना मुंह थोड़ा चलाना चाहिए, क्योंकि तुम एल्डर्स के साथ पंगे लेते हो। उसके बाद वो लोग माउंटेन के ऊपर पहुंच जाते हैं। जब वो माउंटेन के ऊपर पहुंच जाते हैं तो वहाँ पर उनके सामने एक पैलेस होता है और उस पैलेस के अंदर बुक्स रखी होंगी और वहाँ पर बहुत सारे वेपन्स रखे होंगे। तो हुरैन कहता है कि देखो हम लोग पहुंच गए, हमारे सामने वही जगह है जहाँ पर हम लोग आए हैं, हमारी फैमिली का सारा ट्रेजर यहीं पर रखा जाता है। यहाँ पर ये ट्राइगोनल है, यहाँ पर 3 पैलेस हैं, 3 पैलेस के अंदर 3 अलग अलग चीजें रखी हुई है, यानी कि एक के अंदर लाइब्रेरी है, दूसरे के अंदर वेपन्स और तीसरे के अंदर एलिक्सर्स वगैरह रखे हुए हैं। यहाँ पर तीनों बिल्डिंग्स के अंदर जाना है, वहाँ पर से अपने लिए एक एक चीज लेनी है, जैसा कि एल्डर ने यहाँ पर हमें रिवार्ड देने का कहा है। यहाँ पर हमेशा ही बहुत सारे डिसाइपल्स आते हैं, क्योंकि हमारे एल्डर्स के स्पेशल डिसाइपल्स को यहाँ पर आने की इजाजत होती है। वो लोग यहाँ पर आते हैं और आकर अपने लिए मार्शल आर्ट्स की बुक्स को ले सकते हैं। हुरैन वहाँ पर तारीफें खा रहा होता है कि हमारे पास यहाँ पर बहुत कुछ पड़ा हुआ है, लेकिन मान लीजिए उसे कहता है क्या बस हमारे पास इतना ही है? मुझे तो लगा था कि हमारे पास बहुत कुछ होगा। ये बात सुनने के बाद बाकी के सभी स्टूडेंट्स की बात सुनने के बाद से घूरना शुरू कर देते हैं कि यार कौन है ये लड़का जो हमारे सेक्टर की इंसल्ट कर रहा है। हमारा हुरैन उसे कहता है कि ब्रदर प्लीज शांत हो जाइए, तुम क्या कह
कह रहे हो, बाकी के सभी लोग हमें घूर रहे हैं, तुम्हें इस तरह की बातें खुले में नहीं कहनी चाहिए, ये सभी लोग हमारे खिलाफ हो जाएंगे। तो मान लीजिए उसे कहता है कि परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। और उसके बाद उसे कहता है चलो जल्दी से मेरे साथ आओ, हम लोग लाइब्रेरी में चलते हैं। और मान लीजिए उसे अपने साथ लेकर लाइब्रेरी में चला जाता है। जब वो लाइब्रेरी में पहुंचते तो वहां पर भी काफी सारे डिसाइपल्स होते हैं। वैसे एक डिसाइपल जिसका नाम हु होता है, तो हु वहां पर उसे देखते ही कहता है क्या ये वाकई में वही है। दूसरा डिसाइपल उसे कहता है हाँ ये वही है, मैंने इसके बारे में सुना है, बल्कि मैंने इसे देखा भी है, इसका नाम लीजी है, इसने हमारे तो कुछ ही दिन पहले यहाँ पर हमारे सेक्टर को ज्वाइन किया था और जो प्राइम डिसाइपल बन चुका है। तो ब्रदर हु कहता है कि जरा देखो तो एक ऐसा लड़का जिसके पास कल्टीवेशन ही नहीं है, उसके पास कल्टीवेशन की बेस ही नहीं है, वो यहाँ पर एंशिएंट ऑर्डर को यूज करते हुए हमारे सेक्टर का प्राइम डिसाइपल बन गया। लगता है कि हमारे सेक्टर के इतने बुरे दिन आ गए हैं। दूसरा उसे कहता है कि मैंने सुना है कि इसके पास कल्टीवेशन बेस ही नहीं है, यानी कि ये जिंदगी में कभी कल्टीवेट नहीं कर पाएगा। यहाँ पर एक और होता है, वो कहता है कि मैंने इस लड़के के बारे में सुना है कि ये 9 डीमन सेट सेक्टर का एक स्पाई है, यानी कि एक जासूस है। उसे कहता है क्या तुम वाकई में सीरियस हो? तुम्हारा हुरैन उन सभी लोगों की बातें सुन रहा था। जबकि चौथा यहाँ पर कहता है कि मैंने सुना है कि इसने ओल्ड डेविल को बहुत ज्यादा रिश्वत दी थी, उसको इतनी ज्यादा रिश्वत दी थी कि उसने यहाँ पर अपना एंशिएंट ऑर्डर इस लड़के को दे दिया। ये लड़का कुछ बहुत ही पैसे वाला लगता है। तो हुरैन कहता है कि ये सभी लोग यहाँ पर तरह तरह की बातें कर रहे हैं, क्या तुमने सुना ये सभी लोग यहाँ पर अजीब अजीब बातें कर रहे हैं, ऐसी बातें कर रहे हैं जो कि तुमसे बिल्कुल भी रिलेटेड नहीं है, जैसे कि तुम्हारे पर इल्जाम लगाए जा रहे हैं। उसे कहता है कि उन सभी लोगों को यहाँ पर बकवास करने दो, क्योंकि उन सभी लोगों का काम है बातें करना, लोगों का तो काम ही होता है। तुम्हें देखकर लगता है कि तुम यहाँ पर अपने ऊपर बिल्कुल भी कॉन्फिडेंट नहीं हो। क्या तुम्हें मुझे देखकर लगता है कि मैं यहाँ पर इनकी बातों के साथ बिल्कुल प्रभावित हो रहा हूँ? चलो छोड़ो इन सभी लोगों को, कुत्ते तो भौंकते ही रहते हैं। चलो जल्दी से हम लोग यहाँ पर अपने लिए मार्शल आर्ट्स की बुक्स को चूज करते हैं और इसी के साथ वो शेल्फ के अंदर रखी हुई मार्शल आर्ट्स की बुक्स को देखना शुरू कर देते हैं। हुरैन उसे कहता है कि यहाँ पर तो सारी की सारी लो लेवल की मार्शल आर्ट्स की टेक्निक्स पड़ी हुई है, ये सारी कॉमन मार्शल आर्ट्स की टेक्निक है और ये बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। चलो मेरे साथ हम लोग दूसरी तरफ चलते हैं जहाँ पर हाई ग्रेड की मार्शल आर्ट्स की टेक्निक्स रखी हुई हैं, क्योंकि यहाँ पर ऐसी कोई भी टेक्निक नहीं है जो हमारे काम आ सके। यहाँ पर इस शेल्फ में जितनी तलवारें जितनी टेक्निक रखी हुई है वो सारी की सारी तलवारबाजी की टेक्निक्स हैं और तुम्हारे पास तो पहले इनविजिबल ब्लेड टेक्निक है, उसके अलावा तुम यहाँ पर और कौन सी लेने वाले हो? लीजिए उसे कहता है कितनी भी क्या जल्दी हम लोग दूसरी तरफ भी जाएंगे, लेकिन फिलहाल के लिए मुझे यहाँ पर एक चीज मिल गई है। देखो यहाँ पर मुझे क्या मिला, तो उसे वहाँ पर एक हिमली ब्लेड टेक्निक मिलती है। अब मान लीजिए वहाँ पर से बुक को निकालने लगता है। इसी के साथ ही ब्रदर हु अपने साथियों के साथ वहाँ पर पहुंच जाता है और उसे कहता है तो तुम ही हमारे नए प्राइम डिसाइपल हो लीजी, तो तुम ही वो डिसाइपल हो। तो लीजी उसकी बात सुनने के बाद कहता है हाँ मैं ही तुम्हारे सेक्टर का प्राइम डिसाइपल हूँ। तो ब्रदर हु से कहता है कि तुम सिर्फ और सिर्फ एक ऐसे बच्चे हो जिसने यहाँ पर रिश्वत या फिर किसी न किसी ट्रिकरी को यूज करते हुए प्राइम डिसाइपल की पोजीशन को हासिल कर लिया, इसलिए हम सभी डिसाइपल्स यहाँ पर तुम्हें बिल्कुल भी अपना प्राइम डिसाइपल नहीं मानते, हम तुम्हारी रिस्पेक्ट नहीं करेंगे। मुझे लगता है कि हमारे से तुम्हें यहाँ पर बहुत ज्यादा हार्ड टाइम मिलने वाला है। तो हुरैन उसे कहता है कि जाओ तुम्हारी इस बात का क्या मतलब है, तुम यहाँ पर इसके साथ इस तरह से बात कैसे कर सकते हो? मान लीजिए उसकी बातें सुनने के बाद बिल्कुल खामोश होता है, वो उसे आगे से कुछ भी नहीं कह रहा होता। तो हु उसे कहता है कि तुम्हें क्या हुआ, क्या तुम्हें हमारी बातें बिल्कुल पसंद नहीं आई? जबकि मान लीजिए उसकी बात सुनने के बाद पीछे घूम जाता है और फिर से कहता है कि मैं पता नहीं यहाँ पर कहाँ पर पहुंचा था, मुझे फिर से वो किताब ढूंढनी पड़ेगी जो मैं उस वक्त देख रहा था। उसकी बात सुनने के बाद जाहू बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर मुझे इग्नोर करने की? तो जैसे ही वो आगे बढ़ने लगता है इसी के साथ ही हुरैन उसके सामने खड़ा हो जाता है और कहता है कि जाहू बस बहुत हो गया, तुम यहाँ पर इसको बिल्कुल परेशान नहीं कर सकते, ये हमारे सेक्टर का प्राइम डिसाइपल है और एक आम डिसाइपल होने के नाते तुम्हारा फर्ज बनता है कि तुम यहाँ पर इसकी रिस्पेक्ट करो, यहाँ पर इसे माफी मांगनी होगी। तो जाहू उसकी बात सुनने के बाद कहता है कि जूनियर ब्रदर हुरैन तुम्हें क्या लगता है कि तुम यहाँ पर किसी प्राइम डिसाइपल के कुत्ते बनकर हमारे हाथों से बच जाओगे? तुम्हें क्या लगता है कि तुम यहाँ पर हमारे सामने इस तरह से बात कर सकते हो? के साथ ही उसे कॉलर से पकड़ता है और कहता है कि मैं यहाँ पर तुम्हारे प्राइम डिसाइपल को भी पीटने वाला हूँ, तो तुम्हें क्या लगा था कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगा? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुम यहाँ पर हम दोनों के मसले के बीच में आए? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर मैं बीच में आकर टोकने की? तो हुरैन उसे कहता है कि बेवकूफ कहीं कि मैं बस यहाँ पर तुम्हारी जान बचाने की कोशिश कर रहा हूँ, लगता है कि तुम यहाँ पर हमारे प्राइम डिसाइपल लीजी के बारे में जानते नहीं हो। लीजी बड़ी आसानी के साथ ट्रू फेट राम के बंदे को भी मार सकता है, इसने डीमन सेक्टर के एल्डर्स की जान ली है, तो तुम इसके सामने क्या हो? चुटकी बजाकर तुम्हें मार सकता है। सुनने के बाद जाहू गुस्सा हो जाता है और कहता है कि तुम्हारी हिम्मत तो बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है, लगता है कि तुम मरना चाहते हो। तो जब वो उसे पंच मारने लगता है मान लीजिए बीच में आता है और आकर अपने डंडे के साथ उसको ब्लॉक करता है और कहता है कि क्या तुम्हें लगता है कि ये फाइट करने के लिए सही जगह है? हमें यहाँ पर नहीं फाइट करना चाहती है, अगर तुम यहाँ पर फाइट करना चाहते हो तो फिर मुझे लगता है कि मैं बाहर चले जाना चाहिए, चलो बाहर जाकर गार्डन में फाइट करते हैं। तो जाहू से कहता है कि चलो फिर ठीक है हम लोग बाहर चल के फाइट करते हैं, लेकिन यहाँ पर शर्त लगाकर फाइट करेंगे, अगर मैं यहाँ पर जीता हूँ और तुम हारते हो तो तुम्हें सेक्टर को छोड़कर जाना होगा। मान लीजिए उसे कहता है ठीक है कोई मसला नहीं है। तो ठीक है उसे कहता है कि ब्रदर ली मुझे लगता है कि इन सभी लोगों को दिखाने का वक्त आ चुका है कि आखिर हम लोग कितने ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो मान लीजिए उसे कहता है कि हाँ तुमने बिल्कुल ठीक कहा, इन सभी लोगों को अपनी ताकत दिखाने का वक्त आ चुका है। तो वो उनसे कहता है कि इस वक्त हुरैन तुम लोगों से फायर करेगा और अपनी ट्रू स्ट्रेंथ तुम्हें दिखाएगा। ये बात सुनने के बाद हुरैन चलाकर उसे कहता है कि ब्रदर क्या हो गया, तुम यहाँ पर किस तरह का मजाक कर रहे हो, मैं यहाँ पर कैसे फाइट कर सकता हूँ? मान लीजिए उन लोगों से कहता है कि परेशान होने की जरूरत नहीं है, अगर हुरैन यहाँ पर हार जाता है तो फिर इसकी जगह के ऊपर मैं सेक्टर को छोड़कर जाऊंगा, यानी कि शर्त वही रहेगी। ये बात सुनने के बाद जाहू से कहता है तो फिर ठीक है मुझे ये शर्त मंजूर है, जल्दी से बाहर आ जाओ और हम लोग फाइट करेंगे, अभी यहाँ पर इसी वक्त फाइट करेंगे। जाहू के बाहर चले
जाने के बाद हुरैन कहता है कि ब्रदर लीजिए तुमने क्या कहा दिया, तुमने यहाँ पर मुझे बुरा फंसा दिया, क्या तुम्हें लगता है कि मैं उससे फाइट कर सकता हूँ? मैं बस एक आउटर डिसाइपल हूँ और वो एक इनर डिसाइपल है। तो मान लीजिए उसे कहता है कि तुम मास्टर मो के डिसाइपल हो। मास्टर मो के डिसाइपल होने के नाते तुम्हारे अंदर इतनी ज्यादा हिम्मत तो होनी चाहिए कि तुम सामने वाले ओपोनेंट को हरा सको। उसे कहता है कि मैं यहाँ पर मास्टर मो का डिसाइपल तो हूँ, लेकिन मास्टर मो बिल्कुल एक बुद्धिस्ट की तरह है, यानी कि वो हमेशा शांति प्रिय रहते हैं। वो कभी भी मुझे फाइट करने का दर्श नहीं देते। वो सिर्फ और सिर्फ मुझे अपनी टेक्निक्स के साथ कपड़े धोने और इस तरह की चीजें यानी बर्तन धोने, सफाई करना, इसी तरह के काम करवाते रहते हैं। कभी मुझे फाइटिंग की तरफ जाने ही नहीं देते। सिर्फ और सिर्फ मास्टर मो की वजह से मैं अपनी कल्टीवेशन को आगे नहीं बढ़ा पा रहा। इसी वजह से मुझे आउटर डिसाइपल्स में वहां पर कपड़े धोने और इस तरह की ड्यूटीज दी जाती है, यानी चोर का वर्क दिया जाता है। मान लीजिए उसे कहता है कि तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। फाइट स्टार्ट होने के बाद वहां पर मैं तुम्हें कुछ ऐसा बताऊंगा जिसके साथ तुम फाइट को बड़ी आसानी से जीत जाओगे। अच्छी तरह से पता है कि मैं फाइट को जितवा सकता हूँ जब तक मैं जहाँ पर तुम फाइट को नहीं हारोगे। तो हुरैन से कहता है क्या वाकई में? इसके साथ ही वो लोग बाहर पहुंच जाते हैं। बाहर आने के बाद एक तरफ हुरैन होता है, दूसरी तरफ से जाऊ होता है। जाऊ से कहता है कि अगर तुम्हें यहाँ पर मौत से डर लग रहा है, यहाँ पर तुम्हें डर लगता है, तो फिर तुम्हें अभी यहाँ पर सरेंडर कर देना चाहिए, क्योंकि मेरे पास जो टाइगर स्वर्ड है इसकी आंखें नहीं है और जो किसी वक्त भी तुम्हारी गर्दन काट सकती है। जबकि हमारा हुरैन उसे कहता है कि चलो जल्दी से आ जाओ, देखते हैं कि यहाँ पर कौन किसको मारता है। और यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 14 का एंड करेंगे। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था जहां पर हमारा लीजी जो होता है वो चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेता है और साथ ही बैट बिल गाता है। इसी तरफ एक इनर डिसाइपल जिसका नाम जाहू होता है, वो फाइट करने के लिए बिल्कुल रेडी होता है और उसके साथ इसकी फाइट होने वाली है वो हमारा ब्रदर हुरैन होने वाला है। तो हमारा लीजी जो होता है अपनी जगह के ऊपर हुरैन को वहां पर भेजता है। तो हुरैन काफी ज्यादा खुश होता है क्योंकि लीजी ने उससे कहा था कि मैं यहाँ पर तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें डरने की क्या जरूरत है। और इसी के साथ ही हमारा लीजी साइड के ऊपर खड़ा होकर उसे कहता है कि हुरैन तुम्हें बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, नर्वस होने की जरूरत नहीं है। अगर तुम यहाँ पर मेरे इंस्ट्रक्शंस को सुनते रहोगे तो मुझे लगता है कि यहाँ पर तुम बड़ी आसानी से अपने मैच को जीत जाओगे। तुम्हारा ओपोनेंट जो है यहाँ पर से डर कर भाग जाएगा। वहाँ सुनने के बाद हुरैन उसे कहता है कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, जल्दी से मुझे बताओ कि मुझे अब यहाँ पर किस तरह फाइट करनी है, मुझे तरीका बताओ कैसे फाइट करेंगे। तो हमारा लीजी उसे कहता है कि बस तुम्हें यहाँ पर बिल्कुल फ्री होकर फाइट करनी होगी, यानी कि फ्री स्टाइल में फाइट करो। तुम्हें यहाँ पर किसी की बात सुनने की जरूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ अपने स्टाइल में फाइट करो। तो ये बात सुनने के बाद हुरैन कहता है क्या बकवास है, मुझे लगा था कि तुम यहाँ पर मुझे कुछ टेक्निक्स यहाँ पर टिप्स देने वाले हो, लेकिन तुम यहाँ पर कह रहे हो कि मुझे ही फाइट करनी है। वो वहाँ पर हमारे लीजी की तरफ देख रहा होता है। इसी के साथ ही ब्रदर जाहू जो होता है अपना ब्लेड लेकर उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ आता है। वो अपनी तलवार घुमाते हुए उसके ऊपर अटैक करने के लिए उसके करीब पहुंचता है। अपनी तलवार को घुमाते हुए जब उसके ऊपर अटैक करता है तो हुरैन अपनी तलवार को सामने की तरफ करते हुए अपनी वाटर टेक्निक को यूज करते हुए सामने एक शील्ड बनाता है, लेकिन उसकी शील्ड बड़ी आसानी से स्कैटर हो जाती है क्योंकि सामने से ब्रदर जाहू का अटैक जो था वो काफी ज्यादा पावरफुल होता है। तो वो कहता है कि इसका अटैक तो बहुत ज्यादा पावरफुल था, अगर इस तरह के 2-4 और अटैक हुए तो फिर तो मैं तो मारा जाऊंगा। और उसके अटैक की वजह से हमारा हुरैन पीछे की तरफ गिर जाता है। तो हुरैन पीछे गिरने के बाद कहता है कि अब मैं यहाँ पर क्या करूं, मैं तो उसके एक मूव को भी यहाँ पर ब्लॉक नहीं कर पाया। इसी के साथ ही वो कहता है क्यों ना यहाँ पर मैं अटैक करने की कोशिश करूं। इसी के साथ ही अपनी तलवार लेकर अपनी वाटर आर्ट को यूज करते हुए अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। तो वहाँ पर जो लड़के खड़े होते हैं वो लोग कहते हैं, तो यहाँ पर हुरैन की बात की जाए तो वो एक आउटर डिसाइपल है। एक आउटर डिसाइपल के पास इतनी कमाल की स्पिरिट है, यानी इसके पास जो वाटर स्पिरिट है इसकी मदद से ये बड़ी आसानी से अपने ओपोनेंट्स को हरा सकता है। दूसरा उसे कहता है कि इतनी कमाल की वाटर स्पिरिट होने का फायदा ही क्या, जब इन दोनों के दरमियान में कल्टीवेशन का गैप बहुत ज्यादा बड़ा है, एक डिसाइपल की कल्टीवेशन ज्यादा होती है। और इसी के साथ ही हुरैन जो था अपनी तलवार लेकर जब जाहू के ऊपर अटैक करने के लिए उसके करीब पहुंचता है तो उसी वक्त जाहू उसके ऊपर अटैक करता है, जिसकी वजह से हुरैन पीछे की तरफ गिर जाता है। जब वो पीछे की तरफ गिर जाता है तो उसके गिरने के बाद वो सीधा लीजी के पास जाता है। तो हमारा लीजी उसे कहता है कि तो काफी ज्यादा एम्बैरेसिंग है, तुम यहाँ पर बड़ी आसानी से मार खा रहे हो, तुम तो मेरा नाम खराब कर दोगे। हुरैन पीछे गिरने के बाद से कहता है कि पता लीजी तुमने तो कहा था कि तुम यहाँ पर मुझे तरीका बताओगे इसको हराने का और तुम मेरे साथ हो, लेकिन यहाँ पर तुम मेरी कोई भी मदद नहीं कर पा रहे। तो हमारा लीजी उसे कहता है कि तुमने यहाँ पर वाटर आर्ट को मार्शल किया है, वाटर आर्ट की मार्शल आर्ट की टेक्निक काफी ज्यादा स्पेशल है, लेकिन तुम जिस तरीके से इसको यहाँ पर यूज कर रहे हो बिल्कुल भी ठीक नहीं था। मैं तुम्हें बताता हूँ कि तुम्हें अपनी मार्शल आर्ट को कैसे यूज करना है। और इसी के साथ ही उसके कार्ड में से कुछ बताता और कहता है कि तुम्हें बिल्कुल ऐसे करना है। और उसकी बातें सुनने के बाद हमारा हुरैन कहता है अच्छा क्या वाकई में ये काम करेगा। जबकि दूसरी तरफ वहां पर ब्रदर जाहू कहता है कि देखो तो यहाँ पर क्या हो रहा है, एक लूजर दूसरे लूजर को एडवाइस कर रहा है, लगता है कि एक लूजर दूसरे लूजर को यहाँ पर सिखा सकता है, ये तो एक बहुत बड़ा मजाक है। साथ ही उनसे कहता है कि यार तुम दोनों यहाँ पर कितनी देर तक फ्लर्ट करते रहोगे, तुम दोनों यहाँ पर बिल्कुल ऐसे ही लग रहा है तो लड़कियां आपस में फ्लर्ट कर रही हैं। तुम्हारे ग्रैंडपा जाहू के पास ज्यादा पेशेंस नहीं है, मेरे पास ज्यादा सब्र नहीं है, इसी वजह से मैं अटैक करने के लिए आने वाला हूँ। जबकि मां लीजी से कहता है कि मेरी बातों को याद रखना और जैसा मैंने कहा बिल्कुल वैसे ही करना। तो वो कहता है ठीक है। और इसी के साथ ही हुरैन जो होता है वो आकर खड़ा हो जाता है और कहता है कि अब तुम्हें यहाँ पर और ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा, अब जबकि मैं यहाँ पर आ गया तो तुम डायरेक्टली हारने वाले हो। तो जाहू से कहता है कि अच्छा ठीक है चलो फाइट स्टार्ट करते हैं। तो हुरैन भी अपनी तलवार के ऊपर अपनी वाटर स्पिरिट को एक्टिवेट करता है और साथ ही अपने वाटर को वहां पर स्कैटर कर देता है। उसका वाटर उड़ता हुआ आगे की तरफ जाता है। जब वो वाटर उसके इर्द गिर्द उड़ रहा होता
जाता है। तो इसी के साथ ही वो कहता है ये क्या, मुझे तो लगा था कि उस बच्चे ने तुम्हें यहाँ पर कोई स्पेशल टिप दी होगी, लेकिन उसने तुम्हें जो टिप दिया वो टिप तो किसी भी काम की नहीं है। तुमने अपनी लॉन्ग स्वॉर्ड को यहाँ पर अपनी एनर्जी के साथ, अपने वाटर टेक्निक के साथ कवर नहीं किया, यानी कि तुम उसे शील्ड के तौर पर यूज नहीं कर पाओगे और तुमने इसे हवा में स्कैटर कर दिया है। लगता है कि तुम्हें यहाँ पर किसी ने गलत सिखा दिया है, जबकि मैं तुम्हारे पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ूंगा। तो अगर तुमने अपनी वाटर शील्ड को यूज नहीं किया तो फिर तुम यहाँ पर मेरे हाथों से मरने वाले हो। जबकि उसी वक्त उसे याद आता है कि लीजी ने उसके कान में क्या कहा था। लीजी ने उसे कहा था कि तुम्हें यहाँ पर फील फ्री फाइट का मतलब ये था, तुम्हें यहाँ पर वाटर आर्ट को इस तरह यूज करना है जिस तरह तुम इसे डेली रूटीन में यूज करते हो। तो हुरैन उसे कहता है कि मैं यहाँ पर डेली रूटीन में अपनी वाटर आर्ट को कपड़े धोने के लिए इस्तेमाल करता हूँ। वाटर आर्ट के साथ मैं कपड़ों को बड़ी आसानी से वॉश कर सकता हूँ। तुम्हारा लीजी उसे कहता है तो बस यही तरीका तुम्हें यहाँ पर भी यूज करना है। तुम वाटर आर्ट की मदद से कपड़ों को धोते हो, इसी तरह तुम्हें यहाँ पर ब्रदर ज़ाहू को हराना होगा। बस यही समझो कि इसके अंदर बंदा नहीं है बल्कि सिर्फ और सिर्फ कपड़े हैं। तुम्हें उसके कपड़ों को यहाँ पर धोना है और कपड़ों के साथ वो बंदा खुद भी धुल जाएगा। ये बात सुनने के बाद वो कहता है कि तुम्हें लगता है तरीका काम करेगा? तो वो कहता है हाँ ये काम करेगा। तुम्हारा लीजी उसे कहता है कि जो तुम्हारी फर्स्ट एड टेक्निक है जिसको तुमने बहुत बार प्रैक्टिस किया और किसी ऐसी टेक्निक को यूज मत करो जिसे तुम सिर्फ और सिर्फ कभी कभी इस्तेमाल करते हो। तो इसका मतलब यह है कि तुम इसी टेक्निक को, कपड़े धोने वाली टेक्निक को यूज करते हुए जीत सकते हो। और इसी के साथ ही दिखाते हैं कि हमारा हुरैन जो होता है अपने वाटर ड्रॉप्स को अपने ब्रदर ज़ाहू की बॉडी की तरफ भेज देता है और जाकर उसके कपड़ों के अंदर चले जाते हैं। जब वो कपड़ों के अंदर एब्जॉर्ब हो जाते हैं तो इसी के साथ ही ब्रदर ज़ाहू जंप करते हुए उसके ऊपर अटैक करने के लिए उसके करीब पहुंच जाता है और कहता है कि चलो जल्दी से आप मेरे सामने सर झुका दो और माफी की भीख मांगो, क्योंकि अब यहाँ पर तुम मेरे हाथ से मरने वाले हो। ब्रदर ज़ाहू उसके बिल्कुल करीब पहुंचा तो अपने ब्लेड को घुमाकर उसकी गर्दन काटने वाला होता है कि उसी वक्त हमारा हुरैन कहता है कि मुझे यहाँ पर इसको ट्राई करके देखना चाहिए, मुझे लगता है कि ये काम करेगा। और इसी के साथ ही वो अपने वाटर ड्रॉप्स को उसकी बॉडी के अंदर भेज देता है। जब वाटर ड्रॉप्स उसकी बॉडी के अंदर चले जाते हैं तो वो आसपास की ह्यूमिडिटी को महसूस कर सकता है। वो कहता है कि मुझे यहाँ पर महसूस हो रहा है, मुझे उसकी बॉडी मूवमेंट्स महसूस हो रही है, क्योंकि ये वाटर जो मैंने भेजा था उसकी बॉडी के करीब चला गया, जिसकी वजह से मुझे उसकी मूवमेंट्स महसूस हो रही है। वो जल्दी से जंप करते हुए उसके अटैक को अवॉइड कर लेता है। देखने के बाद ब्रदर ज़ाहू काफी ज्यादा हैरान होता है और इसी के साथ ही हमारा हुरैन जो था अपनी तलवार के साथ उसके ऊपर अटैक करता है, जिसको वो भी बड़ी आसानी से अटैक को अवॉइड कर लेता है। इसके साथ ही हमारा हुरैन कहता है कि अब मुझे यहाँ पर सारे के सारे पानी को अपनी स्वॉर्ड की टिप के ऊपर इकट्ठा करना होगा और स्वॉर्ड की टिप के ऊपर इकट्ठा करने के बाद इसी के साथ ही मैं यहाँ पर धोने की प्रक्रिया को स्टार्ट कर सकता हूँ। और अपनी तलवार के साथ सामने की तरफ एक स्ट्राइक लगाता है। जब वो स्ट्राइक लगाता है तो ज़ाहू की बॉडी के अंदर पहले से वहां पर पानी था और अब उसके टिप के ऊपर पानी होने की वजह से वो वहां पर ऊपर से गोल चक्कर की तरह घूमना शुरू कर देता है। ज़ाहू से बिल्कुल कपड़े की तरह वहां पर घुमाता है, फिर साथ ही पानी की मदद से अपनी तलवार को बेंड करता है। अपनी तलवार को बेंड करने के साथ जब ज़ाहू ऊपर से नीचे की तरफ गिर रहा होता है वो तलवार को बेंड करके उसको छोड़ता है तो वो सीधी जाकर उसके मुंह के ऊपर लगती है। जब उसकी तलवार उसके मुंह पर लगती है तो इसी के साथ ही ज़ाहू पीछे जाकर गिरता है, उसके हाथ से उसका ब्लेड भी छूट जाता है और उस बेचारे के मुंह से खून निकल आता है। वो ग्राउंड के ऊपर जाकर पटकता है और वहीं पर बेहोश हो जाता है। ब्रदर हुरैन कहता है कि मैंने यहाँ पर क्लीनिंग कंप्लीट कर दी, इसकी बॉडी के अंदर से जितने भी मैल थी वो सारी मैंने निकाल दिया। तो उसके साथ ही भागते हुए आगे बढ़ते हैं और कहते हैं कि ब्रदर ज़ाहू क्या तुम ठीक हो? साथ ही आकर उसको उठा लेते हैं और कहते हैं कि ब्रदर ज़ाहू यहाँ पर एक आउटर सैपल से हार गए। दूसरा लड़का उसे कहता है हाँ ये तो हार गया, लेकिन जरा इसके कपड़े तो देखो कितने ज्यादा चमक रहे हैं जैसे कि अभी अभी धुले हैं। तो वो लड़के जाते हुए यहाँ पर हुरैन को धमकी देकर जाते हैं कि तुम्हें यहाँ पर ये नहीं सोचना चाहिए कि ये सब कुछ खत्म होगा, क्योंकि ये सब कुछ इतनी आसानी से खत्म नहीं हो सकता। बस तुम इंतजार करो, बहुत ही जल्दी हमारे सीनियर ब्रदर्स यहाँ पर आएंगे और तुमसे बदला लेंगे। उनके वहां चले जाने के बाद हुरैन बहुत ज्यादा खुश होता है और वो लीजी से कहता है कि सीनियर ब्रदर तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुम्हारी वजह से मैं यहाँ पर फाइट को जीत सका हूँ, तुम्हारी टिप्स की वजह से। और जैसे वो पीछे की तरफ घूमता है तो हमारे लीजी ने वहाँ पर बहुत सारी बुक्स उठा रखी होती है। वो बहुत सारी बुक्स के लाइब्रेरी से उठाकर लाया होता है, वहाँ पर स्टॉल लगाकर खड़ा होता है और कहता है कि हाँ ठीक है तुम जीत गए, आप जल्दी से मेरी मदद करो, ये स्क्रिप्चर्स मैं अंदर से उठाकर लाया हूँ, इन सभी को उठाकर मेरे रूम तक ले चलो। कहता है लेकिन तुम इतनी सारी बुक्स कहाँ पर से लेकर आओ, वैसे भी यहाँ पर एल्डर्स ने हमें सिर्फ और सिर्फ एक ही बुक उठाने की इजाजत दी थी, तुम इतनी सारी क्यों उठा लाए हो? लीजी उसे कहता है कि तुम मेरी बात के ऊपर यकीन नहीं करोगे, मैं जितनी की बुक्स लेकर आया हूँ ये सारे का सारा एक ही स्क्रिप्चर है, यानी कि इसके साथ सिर्फ और सिर्फ एक ही मार्शल आर्ट्स की टेक्निक बनने वाली है, तो तुम्हें यहाँ पर ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। तो हुरैन उसे कहता है लेकिन यहाँ पर तुम्हारे पास तो अलग अलग मार्शल आर्ट्स की टेक्निक्स हैं, ये सारी की सारी कॉमन मार्शल आर्ट्स की टेक्निक्स और सारी अलग अलग हैं। मान लीजिए उसे कहता है कि मैं ये सारी की सारी कॉमन टेक्निक्स ही अपने लिए रखने वाला हूँ, ये सारी कॉमन टेक्निक्स का सेट मुझे अपने लिए चाहिए दूंगा। तो उसे कहता है अच्छा ठीक है, मेरे पास इतना टाइम नहीं है, ना ही मैं यहाँ पर तुम्हारे साथ आर्ग्यू कर सकता हूँ, यानी बहस कर सकता हूँ, क्योंकि मैं काफी ज्यादा थका हुआ हूँ, आज की फाइट के बाद मुझे जाकर रेस्ट करनी होगी, तो मैं जा रहा हूँ। तो मान लीजिए उसे कहता है हाँ ठीक है, जल्दी से तुम वापस चले जाओ, जाकर रेस्ट करो, मैं तुमसे कल मिलता हूँ। रात इन सभी बुक्स के साथ मैं मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग करने वाला हूँ। तो इसी के साथ ही जो हुरैन होता है वो वहां पर रूम से बाहर निकल जाता है, चला जाता है। जबकि उसके चले जाने के बाद हमारा लीजी कहता है तो अब वक्त आ चुका है यहाँ पर मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग करने का, ये सारी बुक्स मेरे काम आएंगे। और साथ ही वो एक कागज उठाता है, मोमबत्ती के साथ उसको जलाता है, फिर साथ इन बुक्स के ऊपर फेंक देता है और सारी की सारी बुक्स को आग लगा देता है। तो हमारा लीजी कहता है कि जैसे मैंने पहले कहा था ये सारी की सारी एक सिंगल स्क्रिप्चर है। तो यहाँ पर हम लोग अपने एपिसोड 15 का एंड करेंगे। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया।
तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि मान लीजिए लाइब्रेरी के अंदर से जितनी बुक्स लेकर आता है वो सारी की सारी बुक्स को अपने हाल में रखता है, वहां पर उनको आग लगा देता है और कहता है कि जैसा मैंने कहा था कि ये सिर्फ और सिर्फ एक ही बुक है, यानी एक ही मार्शल आर्ट्स की टेक्निक है जो कि इन सभी टेक्निक बुक्स के ऊपर लिखी हुई है। इसी के साथ ही उन बुक्स को दिखाते हैं कि वो बुक्स जल रही होती है, तो वहां पर लिखा होता है फिजिक्स स्क्रिप्चर, यानी कि उसके ऊपर लिखा होता है कि ये एक ही बुक है। तो जहाँ पर इन सारी बुक्स को जलाने का मकसद यही था कि इन सभी बुक्स को एक साथ अगर जलाया जाएगा तो इन सभी के जलने के बाद यहाँ पर एक और नई बुक निकलेगी और उस बुक के साथ उन्हें एक टेक्निक मिलेगी, एक टेक्निक जो कि बहुत ज्यादा स्पेशल टेक्निक होने वाली है। तो मान लीजिए कहता है कि पास्ट में जब इस सेक्टर को बनाया गया था उस वक्त इस स्पेशल टेक्निक की सिक्योरिटी का जिम्मा मुझे दिया गया था ताकि मैं इसको सेफ रख सकूं। आज यहाँ पर इतने सालों के बाद इसे मैं यहाँ पर यूज करने वाला हूँ। एम्परर मिंगरेन जो कभी मेरा स्टूडेंट हुआ करता था उसने पास में एक बहुत ही स्पेशल बॉडी को मास्टर किया था, एक स्पेशल बॉडी जिसका नाम था सोलर इमॉर्टल फिजिक था। उसने स्पेशल फिजिक को मास्टर किया था, वो भी सिर्फ और सिर्फ इन्हीं बुक्स को पढ़ते हुए। और इसी तरह मैं भी यहाँ पर एक स्पेशल फिजिक को मास्टर करने वाला हूँ, लेकिन ये वाली फिजिक जो है ये सोलर फिजिक से ज्यादा स्पेशल होने वाली है। और इसी के साथ ही वहां पर से काफी सारी लाइट निकलती है। जब वहां पर बुक्स के जलने के बाद लाइट निकलती है तो सारी लाइट उसकी बॉडी को आकर कवर कर लेती है और हमारे लीजी की बॉडी जो होती है उस लाइट के अंदर ट्रांसफर हो जाती है। लीजी कहता है कि फिलहाल के लिए मुझे नहीं पता कि यहाँ पर मुझे कौन सी फिजिक मिलने वाली है, लेकिन मुझे लगता है कि जो भी फिजिक मिलेगी वो बहुत ज्यादा स्पेशल होने वाली है, सोलर टेक्निक से तो ज्यादा स्पेशल होगी। तो हमारा लीजी जो होता है जब दोबारा अपनी आंखें खोलता है तो वो एक सी के अंदर होता है, एक सी जो कि ब्लड से बना होता है और वहां पर एक हार्ट होता है, वो हार्ट के ऊपर खड़ा होता है। तो हमारा लीजी कहता है कि ये क्या, ये तो एक हार्ट है जो कि पंप कर रहा है और यहाँ पर एक समुद्र है और साथ ही वो साइड के ऊपर देखता है तो वहां पर एक टाइड आती है, एक बड़ा सा सुनामी आता है जिसके साथ एक बड़ी सी लहर उठती है और उस बड़ी सी लहर के साथ वो ब्लड जो होता है वो सीधा आकर उस हार्ट के ऊपर गिरता है, जिसके साथ हमारा लीजी उस ब्लड के नीचे आ जाता है और उसके पूरे की पूरी बॉडी वहां पर ब्लड के साथ गीली हो जाती है। तो लीजी वहीं पर नीचे बैठ जाता है और खांस रहा होता है और कहता है कि अगर मुझे पता होता कि यहाँ पर ब्लड है तो मैं छतरी लेकर आता। हालांकि ये बड़ी सी वेव जो है ये यहाँ पर मेरे पर और इस हार्ट के ऊपर पड़ रही है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि मेरे हार्ट के ऊपर पड़ रही है, यानी कि मुझे हार्ट में बहुत सा दर्द महसूस हो रहा है। लीजी इसी के साथ उठकर खड़ा हो जाता है और कहता है कि चलो देखते हैं कि ये कितना ज्यादा टेरिफाइंग हो सकता है, ये कितना खतरनाक हो सकता है, ये तो वक्त ही बताएगा, चलो देख लेते हैं। तो लीजी फिर से उठकर खड़ा हो जाता है, वो अपने आसपास देखता है तो वहां पर पानी बहुत ज्यादा शांत होता है। वो कहता है कि ये क्या, ये पानी तो बहुत ज्यादा शांत है। और इसी के साथ ही वो वहां पर बैठ जाता है और कहता है कि मुझे लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया, सिर्फ एक ही बार यहाँ पर टाइड आनी थी। फिर साथ ही ग्राउंड हिलना शुरू हो जाता है। वो कहता है कि ये क्या हो रहा है। साथ ही वो साइड के ऊपर देखता है तो वहां पर से बड़ी बड़ी लहरें आ रही होती हैं और इस बार जो लहरें होती है वो बहुत ज्यादा ऊंची होती है, इतनी ज्यादा ऊंची होती है कि हमारा लीजी कहता है कि ये तो बहुत ज्यादा ऊंची है, एक माउंटेन की तरह बहुत ज्यादा ऊंची। अगर मैं इसके नीचे दब गया तो फिर तो मैं मर जाऊंगा, लेकिन अगर मैंने यहाँ पर सभी को फेस कर लिया तो फिर मैं इसे कंप्रीहेंड कर सकता हूँ और मुझे यहाँ पर एक स्पेशल फिजिक मिल जाएगी। और वो सारी की सारी पानी की वेव जो होती है, यानी खून की वेव जो होती है, उसकी बॉडी के ऊपर आकर गिरती है। इसे हमें अगले दिन का दिखाया जाता है। अगले दिन सुबह सुबह हुरैन को दिखाते हैं कि हुरैन जो होता है वो भागता हुआ लीजी के रूम की तरफ जा रहा था। जब वो जा रहा था वहीं पर साइड के ऊपर एक दीवार के ऊपर दिखाते हैं कि लड़का खड़ा होता है। वो लड़का अपने नाइफ्स को उसकी तरफ फेंकता है तो वो नाइफ उसके पाँव में आकर लगते हैं, जिसके साथ ही हुरैन जल्दी जंप करते पीछे की तरफ हटता है और कहता है कौन है वहां पर, किसने इतनी हिम्मत की मेरे पर अटैक करने की। वहां पर दीवार के ऊपर एक लड़का खड़ा होता है। वो उसे कहता है कि देखो तो जरा, यहाँ पर प्राइम डिसिपल का पर्सनल डॉग है, मेरे ऊपर भौंकने की कोशिश कर रहा है। तो ब्रदर हुरैन उसे देखते पहचान जाता है और कहता है कि ब्रदर लिू जान, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, जी मेरे ऊपर अटैक क्यों कर रहे हो। तो लिू जान उसे कहता है कि तुम इतनी जल्दी में कहाँ पर जा रहे हो, यहाँ पर मेरे साथ आओ और आकर मुझसे बात करो, मुझे लगता है कि हम दोनों को आपस में बात करनी चाहिए। हुरैन उसे कहता है कि ब्रदर लिू जान, इस वक्त मुझे बहुत ही जरूरी काम है, मुझे एक बहुत ही जरूरी काम से जाना है, इसी वजह से तुम यहाँ पर मेरे लिए मुश्किल क्रिएट नहीं करोगे, प्लीज मेरे लिए मुश्किल क्रिएट मत करो, मुझे एक जरूरी काम करना है। तो इसी के साथ ही वो आगे बढ़ने लगता है, जबकि वो उसे कहता है कि मुझे यहाँ पर इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हें कौन सा जरूरी काम है। वो कहता है कि लास्ट टाइम इन लोगों ने ब्रदर जाऊ को बहुत ही बुरी तरह से हर्ट किया था और आज यहाँ पर मैं इस बात का बदला लेकर रहूंगा, क्योंकि तुमने उसे नुकसान पहुंचाया था, तुमने उसे बुरी तरह जख्मी किया था, इसी वजह से बदला तुमसे लिया जाएगा। इसी के साथ ही वहाँ पर एक और डिसिपल आ जाता है जो कि हुरैन का फेलो डिसिपल होता है, उसका क्लासमेट होता है। और वो वहाँ पर आने के बाद कहता है ब्रदर लियू, क्या तुम यहाँ पर हुरैन को जाने दोगे, क्योंकि इसने कहा ना कि इसे एक जरूरी काम करने के लिए जाना है, तो फिर इसे यहाँ से जाने दो ताकि जाकर अपना जरूरी काम कर ले, इसे जाने दो। इस लड़के का नाम फैंग मिंग होता है और ये भी एक आउटर डिसिपल है। तो हमारा हुरैन उसे देखती बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है कि सीनियर ब्रदर फैंग, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो वो कहता है कि मैं यहाँ पर तुम्हें बचाने के लिए आया हूँ। सीनियर ब्रदर फैंग मिंग जो होता है वो लियू से कहता है कि अगर तुम्हें यहाँ पर कोई फाइट ही करनी है तो फिर मेरे साथ आकर फाइट कर लो, पर इसे यहाँ से जाने दो। इसी के साथ ही लियू वहाँ पर जंप करते हुए नीचे उतर आता है और कहता है कि फैंग मिंग टैंग, तुम्हें क्या लगता है कि तुम यहाँ पर इतने ज्यादा स्पेशल हो कि तुम यहाँ पर इसे मुझसे बचा सकते हो, यहाँ पर तुम मुझे रोक सकते हो। इसी के साथ ही वो अपने नाइफ के ऊपर एनर्जी को रिलीज करते हो, अपने नाइफ को आगे बढ़ाता है और जाकर फैंग के गले के ऊपर रख लेता है और उसे कहता है कि तुम सिर्फ और सिर्फ एक कचरे हो, एक कचरा जो कि बाकी कचरों से थोड़ा सा स्ट्रॉन्गर है, लेकिन इस बात से क्या फर्क पड़ता है, मैं एक इनर डिसिपल
और इनर डिसाइपल की स्ट्रेंथ जो होती है वो आउटर डिसाइपल्स के मुकाबले बहुत ज्यादा होती है। हमारी हिम्मत कैसे भी यहाँ पर मेरे रास्ते में आने की, जबकि वो अभी भी से कह रहा होता है ल्यू यहाँ प्लीज यहाँ पर अपनी लाइन को क्रॉस मत करो, मुझे यहाँ पर फाइट करने पर मजबूर मत करो। इसी के साथ ही हमारा लीजी वहाँ पर पहुंच जाता है। लीजी वहाँ पर आने के बाद कहता है कि देखो तो जनाब, मैं यहाँ पर थोड़ी देर के लिए दूर क्या किया, यानी कि थोड़ी देर के लिए अपने रूम में क्या था, यहाँ पर तो कुछ चंपू ने आकर फाइट करना शुरू कर दी है। लीजी कहता है कि पास में हमारे क्लींजिंग सेक्टर में कोई भी आउटर डिसाइपल और इनर डिसाइपल नहीं हुआ करता था, सारे के सारे डिसाइपल्स हुआ करते थे और यहाँ पर इस तरह की कोई भी डिविजन्स नहीं थी। और आज देखो जरा यहाँ पर ये लड़का क्या बकवास किया जा रहा है, ये कह रहा है कि आउटर डिसाइपल्स और इनर डिसाइपल आपस में एक जैसे नहीं होते, यानी कि कल्टीवेशन में फर्क होता है। इसी वजह से तुम्हारा क्लींजिंग सेक्टर इतनी बुरी तरह से गिर चुका है कि इसे दोबारा राइज करने में बहुत ज्यादा मुश्किल होगी। तो ल्यू उसकी तरफ देखता और कहता है क्या तुम ही वो लड़के हो जिसका नाम लीजी है, क्या तुम प्राइम डिसाइपल हो? तुम्हारा लीजी से कहता है हाँ मैं वही हूँ, हाँ मैं वही हूँ, चलो जल्दी से अब मेरे सामने अपना सर झुकाओ और अपने प्राइम डिसाइपल को यहाँ पर रिस्पेक्ट दो। तुम्हारे लीजी की पूरी बॉडी वहाँ पर खून के साथ कवर होती है। ये देखने के बाद हुरैन कहता है कि ब्रदर तुम्हें क्या हुआ? ब्रदर फैंग से कहता है क्या वाकई में यही हमारा प्राइम डिसाइपल है? प्राइम डिसाइपल का सुनने के बाद जल्दी से उसके सामने अपने घुटने टेक देता और कहता है कि आउटर डिसाइपल फैंग मिंग यहाँ पर आपको ग्रीट करता है। प्राइम डिसाइपल सर, आज के बाद से मैं आपको सीनियर ब्रदर कहूंगा। जबकि हुरैन उसे कहता है कि ब्रदर तुमने बताया नहीं, जल्दी से बताओ कि तुम्हारी बॉडी के ऊपर इतना ब्लड कहाँ से लगा है? जबकि ल्यू से कहता है कि ल्यू यहाँ पर उसे कहता है कि तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें यहाँ पर अपने बारे में इतना ज्यादा प्राउडली बात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि तुम सिर्फ और सिर्फ एक कचरे हो जिसके पास कल्टीवेशन भी नहीं है और तुम यहाँ पर मेरे सामने इतनी एरोगेंटली बात कर रहे हो। क्या तुम मुझसे फाइट करना चाहोगे? क्योंकि अगर हम दोनों की यहाँ पर फाइट होती है तो मैं इस बात को बिल्कुल वाजे करूंगा कि हम दोनों के दरमियान में फाइट के बाद तुम्हें इस बात का अच्छा सबक मिल जाए और तुम्हें पता चल जाए कि तुम्हारी जगह क्या है, तुम एक प्राइम डिसाइपल बनने के लायक नहीं हो। दूसरी तरफ हमारा लीजी कहता है कि हुरैन क्या तुम मेरे कपड़ों को साफ कर सकते हो, प्लीज मेरे कपड़ों को धो दो। तो वो कहता है हाँ ठीक है और वो अपनी वाटर आर्ट को यूज करते हुए उसके कपड़ों को साफ कर देता है। जबकि लीजी चलाकर उसे कहता है कि ये क्या बकवास हो रही है, मैं यहाँ पर तुमसे बात कर रहा हूँ, तुम मेरी बात को सुन भी नहीं, तुम मेरी बात को इग्नोर कर रहे हो। तुम्हारा लीजी उसे कहता है कि देखो मेरे कपड़े बिल्कुल साफ हो गए और साथ ही उसे कहता है अच्छा तो तुम मुझसे फाइट करना चाहते हो तो फिर ठीक है यहाँ पर फाइट कर लेते हैं। जबकि दूसरी तरफ से ल्यू बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और कहता है कि तुम्हारी माँ की आंख, हाँ मुझे तुमसे फाइट करनी है अभी और इसी वक्त इसी जगह के ऊपर फाइट करनी है। साथ ही वो अपनी बैटल बॉडी को भी एक्टिवेट कर लेता है। उसकी बैटल बॉडी में वो एक स्नेक बन जाता है, वो एक हाफ स्नेक बन जाता है, उसके पंख भी होते हैं। ब्रदर ल्यू से कहता है कि ये मत सोचना कि तुम्हारे पास कल्टीवेशन नहीं है तो फिर मैं यहाँ पर अपने वेपन्स को यूज नहीं करूंगा, यहाँ पर अपनी कल्टीवेशन को यूज नहीं करूंगा, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं होगा। और इसी के साथ ही वो अपनी बैटल बॉडी को एक्टिवेट करता है और कहता है मैंने यहाँ पर इसलिए अपनी बैटल बॉडी को एक्टिवेट किया है ताकि मैं सिर्फ और सिर्फ एक ही झटके में तुम्हें क्रश कर सकूं और तुम्हें बता सकूं कि तुम एक प्राइम डिसाइपल बनने के लायक नहीं हो। ब्रदर फैंग उसकी बैटल बॉडी को देखता और कहता है कि ये तो गोल्डन स्केल विंग सर्पेंट है। हुरैन कहता है कि ये लड़का तो फाइट करने के लिए बहुत ज्यादा सीरियस है। तुम्हारा लीजी कहता है कि ये क्या लगता है कि इन लोगों की किस्मत वाकई में बहुत ज्यादा खराब है, लेकिन मैं यहाँ पर इसको जान से नहीं मार सकता क्योंकि ये एक फेलो डिसाइपल है, लेकिन मेरी स्टिक इसको जरूर मारने की कोशिश करेगी क्योंकि इसे भी यहाँ पर एक स्नेक डीमन ही बनना था। और इसी के साथ ही वो अपने वेपन को लेकर आगे की तरफ बढ़ता है, अपने पंखों के साथ उड़ता हुआ आगे बढ़ता है ताकि लीजी के ऊपर अटैक कर सके। जबकि हमारा लीजी जो होता है अपने बाएं हाथ में पावर को रिलीज करता है और कहता है चलो देखते हैं कि यहाँ पर किसमें ज्यादा दम है, और अपने पंच को यानी बेयर हैंड को यूज करते हुए उसको पंच मारता है। जब वो उसे पंच मारता है तो उसकी तलवार और दूसरी तरफ से हमारे लीजी का मुक्का दोनों टकराते हैं। तो इसी के साथ ही हमारे ल्यू की तलवार जो होती है वो टुकड़े टुकड़े हो जाती है, उसकी तलवार टूट जाती है और इस बात से ल्यू भी काफी ज्यादा हैरान होता है। हुरैन कहता है कि ये क्या, इसने लास्ट नाइट यहाँ पर मार्शल आर्ट्स की टेक्निक्स को लेकर गया था, बुक्स को लेकर गया था, लेकिन इसने कौन सी टेक्निक को मास्टर किया होगा। जबकि यहाँ पर फैंग कहता है कि हमारे प्राइम डिसाइपल सर तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसने पंच के साथ ही ल्यू की इम्ब्यूड की हुई तलवार को जो कि उसने की के साथ इम्ब्यूड की हुई थी उसको बड़ी आसानी से तोड़ दिया। यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 16 का एंड करेंगे और एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग? राइज ऑफ एम्परर के एपिसोड 17 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि ब्रदर ल्यू जो होता है अपनी बैटल बॉडी के साथ अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन हमारा जो लीजी होता है वो भी अपने पंच में पावर को रिलीज करते हुए उसके नाइफ के ऊपर अपना पंच मारता है तो उसका नाइफ या तलवार जो भी है ये टूट जाती है। इसी के साथ ही वो पीछे की तरफ बढ़ता है और कहता है कि यहाँ पर ये काफी ज्यादा अजीब है, ये बहुत ज्यादा अजीब है। सभी लोगों ने मुझे ये कहा था कि इसके पास कॉमन फिजिक है, मोर्टल फिजिक है और इसके पास मोर्टल व्हील है और मोर्टल फेट है, लेकिन इसके पास तो यहाँ मोर्टल बॉडी बिल्कुल भी नहीं लगती क्योंकि इसे देखकर लगता है कि इसके पास जो बॉडी है वो क्लियरली मुझे दिखाई दे रहा है ये हेल्थ सप्रेसिंग इमॉर्टल बॉडी है, यानी हेल्थ सप्रेसिंग इमॉर्टल बॉडी एक बहुत ही पावरफुल बॉडी है। अगर इसने इसको फुली मास्टर कर लिया हुआ तो फिर तो मेरे इसके सामने टिकने के चांसेस नहीं है। इसी के साथ ही नेक्स्ट सीन में अंदर का दिखाया जाता है जहां पर सेकंड एल्डर बैठे होते हैं। सेकंड एल्डर के पास उनका एक स्पेशल डिसाइपल होता है जो कि प्राइम डिसाइपल बनने के लिए कैंडिडेट था, उसका नाम जियान जीन होता है। तो वो उसे कहते हैं कि जियान जीन मुझे ये बताओ कि तुम्हारी इन्वेस्टिगेशन कहां पर पहुंची। तो वो उनसे कहता है कि मास्टर मैंने अपनी इन्वेस्टिगेशन को कंप्लीट कर लिया है। लीजिए एक जूनियर डिसाइपल हुरैन को अपने साथ लेकर हमारी लाइब्रेरी
में गया था, नेशनल ट्रेजर लाइब्रेरी में गया था, जहाँ पर से वो अपने लिए काफी सारी मार्शल आर्ट्स की बुक्स लेकर आया था। तकरीबन 108 मार्शल आर्ट्स की बुक्स लेकर आया था, लेकिन वो सारी की सारी कॉमन मार्शल आर्ट्स की बुक्स थी। तो सेकंड एल्डर उसे कहते हैं क्या तुम्हें इस बारे में कुछ पता है, क्या है वो इतनी सारी मार्शल आर्ट्स की बुक्स का कराएगा, क्या इतनी सारी बुक्स का उससे क्या फायदा होगा। तो वो कहता है कि मुझे इस बारे में नहीं पता, लेकिन मुझे इतना पता है कि उसने जो बुक्स ली थी उन बुक्स के अंदर एक बुक थी जिसका नाम रिवॉल्विंग मून लॉ है। बात सुनने के बाद सेकंड एल्डर उसे कहते हैं ये तो काफी ज्यादा हैरान करने वाली बात है। इसी के साथ ही मास्टर उसे कहते हैं कि सिर्फ इतना ही नहीं है, उसके साथ एक और बुक थी जिसको कुनपेंग्स माइनर 6 फॉर्म कहते हैं। तो वो उस बुक को भी अपने साथ लेकर आया था और मास्टर उसकी बात सुनने के बाद काफी हैरान होते हैं। फिर साथ ही वो अपने कप को नीचे रखते हैं और कहते हैं रिवॉल्विंग मून लॉ ये एक बहुत ही पावरफुल टेक्निक है, एक ऐसी पावरफुल टेक्निक जिसको यूज करने के बाद इसका यूजर जो होता है वो अपनी पावर को और अपनी एबिलिटीज को बढ़ा सकता है। कुछ देर के लिए, कुछ मिनटों के लिए या कुछ घंटों के लिए वो अपनी पावर्स को बढ़ा सकता है, लेकिन उसके बाद वो वहां पर बिल्कुल एक सूखे हुए तिनके की तरह गिर जाएगा, क्योंकि ये टेक्निक फॉरबिडन टेक्निक है। लगता है कि ये लड़का हमारे सामने जो एरोगेंटली बात कर रहा था, इसके पास सिर्फ और सिर्फ एरोगेंस के अलावा इसके पास कुछ भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ लंबी लंबी छोड़ता है। तो जियान चिन उसे कहता है कि मास्टर आपने कहा वो बिल्कुल ठीक है, मुझे भी ऐसा ही लगता है कि उस लड़के के पास ज्यादा कुछ भी नहीं है। इस बात का एक और भी डर है, और वो डर ये है कि वो अपने साथ कुनपेंग्स माइनर 6 फॉर्म लेकर गया है, जो कि एंट्री लेवल की मार्शल आर्ट्स की टेक्निक है। लेकिन अगर आप उस एंट्री लेवल की मार्शल आर्ट्स की टेक्निक को पढ़ना स्टार्ट करते हो और इसको 6 वेरिएंट तक अगर आप मास्टर कर लेते हो, उसको पढ़कर आप उसको समझकर 6 लेवल तक उस वेरिएंट तक मास्टर कर लेते हो, तो मुझे लगता है कि वो एक बहुत ही पावरफुल मार्शल आर्ट्स की टेक्निक बन सकती है, क्योंकि वो एक एम्परर लेवल की मार्शल आर्ट्स की टेक्निक है। तो मास्टर उसे कहते हैं कि इसी वजह से तो मैं तुमसे ये कह रहा था कि वो लड़का बहुत ज्यादा एरोगेंट है। उस लड़के को क्या लगता है कि वो रिवॉल्विंग अराउंड द मून और साथ में ये वाली कुनपेंग की टेक्निक दोनों को मिलाकर बहुत ही पावरफुल मार्शल आर्ट्स की टेक्निक मास्टर कर सकता है, क्योंकि कुनपेंग की टेक्निक जो है ये एम्परर ग्रेड की टेक्निक है। लेकिन इसके बावजूद तुम्हारे सेक्टर में किसी भी डिसाइपल ने अभी तक कुनपेंग की इस टेक्निक को मास्टर नहीं किया, क्योंकि इसको मास्टर करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। इसी वजह से किसी ने इस टेक्निक को मास्टर भी नहीं किया और ना ही कभी इस टेक्निक को दोबारा किसी ने देखा भी है। इस सेक्टर में तुम्हें कोई भी ऐसा यूजर नहीं दिखाई देगा जिसके पास कुनपेंग की ये वाली 6 वेरिएंट की टेक्निक हो। इसी के साथ ही मास्टर से कहते हैं कि मैं तो यहाँ पर हमेशा से प्राइम डिसाइपल तुम्हें बनाना चाहता था, लेकिन तुम्हारी जगह के ऊपर वो लड़का आकर बैठ गया। तो इसी के साथ ही जियान जिन उनसे कहता है कि मास्टर आपका बहुत बहुत शुक्रिया मेरा इतना ज्यादा ध्यान रखने के लिए, और उम्मीद करता हूँ कि एक ना एक दिन मैं प्राइम डिसाइपल बनकर दिखाऊंगा। इसके साथ ही सेकंड एल्डर से कहते हैं मुझे ये बताओ क्या लिू शान को तुमने वहां पर भेजा है, क्योंकि मुझे यहाँ पर महसूस हो रहा है कोई वहां पर फाइट कर रहा है। तो वो कहता हाँ मैंने उसे वहां पर भेजा था ताकि वो जाकर उसे फाइट करे और देखे कि उस लड़के के पास क्या क्या है। सेकंड एल्डर उसे कहता है कि मुझे लगता है कि तुम्हें वहां पर जाकर देखना चाहिए कि कहीं वो लड़का यानी लिू शान जो है वो उसे बहुत ही बुरी तरह से मार न डाले। मैं चाहता हूँ कि उस लड़के को बस हराना है, उस लड़के को बुरी तरह से हराना, और उसके बाद तुम वहां पर जाना और जाकर लीजी के साथ सिंपैथी जताना और उसे कहना लिू शान से यहाँ पर एक गलती होगी और दोनों के दरमियान में वहां पर एक समझौता करवाकर उन दोनों का राजीनामा करवा देना। तो वो कहता है ठीक है मास्टर बिल्कुल ऐसा ही होगा। और इसी के साथ ही नेक्स्ट सीन में फिर से फाइटिंग का दिखाया जाता है, जहाँ पर हमारा लीजी जो होता है वो अपनी बॉडी के अंदर से हेल्थ सप्रेसिंग पावर को रिलीज कर रहा होता है, और दूसरी तरफ से लिू शान उसे कहता है कि तुमने यहाँ पर किसी क्रुकेट टेक मेथड को यूज किया, यानी किसी चीटिंग मेथड को यूज करते हुए यहाँ पर इस टेक्निक को मास्टर कर लिया है, लेकिन ये टेक्निक रियल नहीं है। लीजी उसे कहता है क्या तुम्हें वाकई में लगता है कि मेरी ये टेक्निक बिल्कुल भी रियल नहीं है, और साथ ही वो अपनी टेक्निक की तरफ भी देख रहा होता है, उसका हाथ वाकई में वहां पर चमक रहा होता है। हुरैन को इस बारे में नहीं पता होता। हुरैन कहता है कि ब्रदर फैंग क्या तुम्हें इस बारे में कुछ पता है कि उसके बाजू के साथ क्या हुआ। तो ब्रदर फैंग उसे कहता है कि इसको हेल्थ सप्रेसिंग इमोर्टल फिजिक कहते हैं। ये बाकी के सभी इमोर्टल फिजिक्स में से काफी स्पेशल इमोर्टल फिजिक्स है। बॉडी में होता क्या है कि आसपास की जितनी भी क्योटिक और हीमल एनर्जी होती है वो आपकी बॉडी के अंदर एंटर होती रहती है। जब वो अपनी बॉडी के अंदर एंटर होती है तो आपकी बॉडी को वो टेम्पर कर सकती है। स्पेशल फिजिक की एक स्पेशल एबिलिटी ये है कि जब भी आप यहाँ पर रेस्ट की हालत में खड़े हैं या फिर आप कुछ काम कर रहे हैं या फिर आप बिल्कुल आराम से सो रहे हैं, तब भी आपकी बॉडी के अंदर एनर्जी एंटर होती रहेगी और ये एनर्जी अपने आप आपको कल्टीवेशन देती रहेगी। अगर आप कल्टीवेट ना भी करें तब भी आपकी बॉडी कल्टीवेट करती रहेगी। ये इसकी स्पेशलिटी होती है। तो मान लीजिए कहता है कि मैंने इस टेक्निक को अभी मास्टर किया है, जिसकी वजह से मुझे अभी इसको ठीक से यूज करना नहीं आ रहा। फिलहाल के लिए मैं इसको सिर्फ और सिर्फ डिफेंसिव तौर पर यूज कर पा रहा हूँ, लेकिन ऑफेंसिव तौर पर इसे यूज करने में भी काफी ज्यादा देरी लगेगी। लगता नहीं है कि मैं फिलहाल के लिए इसे यूज कर पाऊंगा। दूसरी तरफ से लिू शान उसे कहता है कि मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारे पास क्या है, तुम्हारे पास मॉडल फिजिक है या इमोर्टल फिजिक है। आज मैं यहाँ पर तुम्हें एक सबक सिखा कर रहूंगा। आज मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगा कि एक प्राइम डिसाइपल होना क्या होता है और एक आर्म डिसाइपल होना क्या होता है। इसी के साथ ही वो फिर से अपने पास से ब्लेड निकालता है और इस बार वो ब्लेड के ऊपर काफी ज्यादा एनर्जी को इम्ब्यूट करता है और इस बार उसकी एनर्जी जो होती है वो ब्लेड के अंदर से काफी लंबी निकल रही होती है और उसे कहता है कि चलो जल्दी से आप रेडी हो जाओ क्योंकि मैं तुम्हारे पर दोबारा अटैक करने के लिए आने वाला हूँ। तो लिू शान जल्दी से जंप करते ऊपर चला जाता है और हवा में जाने के बाद वो कहता है कि यहाँ चाहे यहाँ पर किसी भी स्पेशल फिजिक के साथ हो, यानी कि इसके पास चाहे स्पेशल मॉडल बॉडी क्यों ना हो, मेरे पास यहाँ पर पंख है, मैं उड़ सकता हूँ और मेरे पास यहाँ पर एक एडवांटेज है और साथ ही मेरे पास जो स्पेशल बॉडी है यानी कि मेरे अपने जो स्केल हैं ये भी इतने ज्यादा हार्ड है कि उसकी हेल्थ सप्रेसिंग बॉडी की तरह ये मुझे सपोर्ट करेंगे। वो वहाँ पर अपने बारे में सोच रहा था कि उसके पास क्या कुछ है। वो सामने देखता है तो मान लीजिए वहाँ पर नीचे नहीं होता क्योंकि मान लीजिए उसके सामने ऊपर होता है। तो वो कहता है कि तुम कहाँ पर देख रहे हो, मैं यहाँ पर हूँ। तो जैसे वहाँ पर ऊपर की तरफ देखता है तो मान लीजिए उसे आकर एक पंच मारता है, लेकिन पंच जो होता है वो मिस हो जाता है क्योंकि मान लीजिए अभी तक अपनी हेल्थ सप्रेसिंग बॉडी के साथ
कंफर्टेबल नहीं हुआ, इसी वजह से वो पंच मिस हो जाता है और ल्यूजू बड़ी आसानी के साथ उसके अटैक को अवॉइड कर लेता है। लीजी कहता है कि मैंने यहाँ पर अटैक को मिस कर दिया कि मुझे यहाँ पर और ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत है, तो इसे और ज्यादा पंचेस मारने होंगे तब जाकर मेरा निशाना पकेगा। तो लिू शान को यहाँ पर जो ज्यादा बड़ा झटका लगता है वो ये होता है कि मां लीजी ऊपर उड़ कैसे रहा। वो उसे कहता है कि मुझे समझ नहीं आ रही कि तुम यहाँ पर उड़ कैसे रहे हो। तो मां लीजी की बॉडी के इर्द गिर्द दिखाते हैं कि वहाँ पर दो पंख होते हैं, उसके पास पंख होते हैं जो कि उसी की एनर्जी के साथ बने होते हैं, उसकी हेल्थ सप्रेसिंग बॉडी के अंदर से निकले होते हैं। उसे कहता है क्या तुम देख नहीं रहे कि मैं यहाँ पर उड़ सकता हूँ, क्या तुम्हें लगता है कि उड़ना बहुत ज्यादा मुश्किल काम है। हुरैन कहता है कि मेरे सीनियर ब्रदर के पास ये पंख कहाँ से आ गए, कल तक तो उसके पास कुछ भी नहीं था और आज यहाँ पर इसके पास पंख भी हैं। फैंग कहता है कि सीनियर डिसिपल तो बाकी में बहुत ज्यादा कमाल के हैं। फाइट फिर से कंटिन्यू होती है और ल्यूशू जो होता है उसे पंच मारने के लिए आगे बढ़ता है और कहता है कि चलो ठीक है कि तुम्हारे पास यहाँ पर पंख भी आ गए, लेकिन इसके बावजूद हम दोनों के दरमियान में कल्टीवेशन गैप काफी ज्यादा बड़ा है। और जब वो आगे बढ़ के उसे पंच मारने लगता है तो मान लीजिए उसके पंच को अवॉइड कर लेता है, साथ ही वो उसे पंच मारने लगता है, लेकिन उसका पंच जो होता है फिर से यहाँ पर मिस हो जाता है, वो ठीक से पंच नहीं मार पाता। इस बात से ल्यूशू फायदा उठाता है और अपनी तलवार को घुमाते हुए उसके बाजू के ऊपर अटैक करता है। मान लीजिए बाजू को सामने करते हुए अटैक को ब्लॉक करता है, लेकिन साथ ही उसके प्रेशर की वजह से पीछे की तरफ गिर जाता है। माने लीजी के पीछे गिरने के बाद इसी के साथ ही वो अपनी तलवार को वहाँ पर भाले में चेंज कर लेता है और कहता है कि तुम तो काफी ज्यादा रेजिलिएंट हो और अभी तक यहाँ पर हार मानने को तैयार नहीं हो, लगता है कि तुम यहाँ पर मेरे सामने और ज्यादा टिकने वाले हो, तो फिर देख लेते हैं कि तुम कितनी देर तक टिक पाओगे। इसी के साथ ही वो अपने भाले को वहाँ पर ऊपर घुमाना शुरू करता है और कहता है कि लीजी चलो देखते हैं कि तुम यहाँ पर कितनी देर तक टिक सकते हो। मान लीजिए उसे कहता है कि लड़के तुम्हारे पास तो काफी सारी ट्रिक्स हैं, चलो देखते हैं कि तुम यहाँ पर मेरे पर कितनी ज्यादा ट्रिक्स को यूज कर पाते हो। और इसी के साथ ही वो बड़ी तेजी के साथ मान लीजी की तरफ आगे बढ़ता है। जब वो बड़ी तेजी के साथ लीजी की तरफ आगे बढ़ता है और उसके करीब पहुंचने के बाद अपने डंडे को घुमाते हुए उसके ऊपर अटैक करता है, तो मान लीजी नीचे गिर जाता है, अपने बाजू को ऊपर करता है, अटैक को ब्लॉक करता है। तो ग्राउंड के ऊपर गिरने की वजह से मान लीजी के मुंह से ब्लड निकल रहा होता है और इसी के साथ ही ल्यूशू वापस से ऊपर हवा में चला जाता है। तो मान लीजी कहता है कि अब मैं यहाँ पर क्या करूं, मुझे लगता है कि साहेल सप्रेसिंग इमॉर्टल फिजिक जो है इसको अच्छे से भी मास्टर नहीं किया और जिसकी वजह से मैं यहाँ पर इससे मार खा रहा हूँ। अगर मैं यहाँ पर फाइट में सीरियस हुआ तो ये बेचारा डिसिपल मेरे हाथों से मारा जाएगा। और इसी के साथ ही ल्यूशू फिर से अपनी तलवार को लेकर उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। इस बार वो डायरेक्ट उसके ऊपर आकर अपनी तलवार से अटैक करने वाला है, जबकि वो दोनों जूनियर ब्रदर्स जो होते हैं चिल्लाकर उसे कहते हैं कि ब्रदर लीजी अपना ध्यान रखो, वो आ रहा है। लीजी ने अपनी कमर के साथ अपना डंडा बांध रखा था, उसका डंडा हिलना शुरू हो जाता है। आपको पता है कि पिछली बार क्या हुआ था, उसका डंडा सांपू को देखने के बाद अपने आप ही उनकी बॉडी के अंदर घुस जाता है और सांपू को मार डालता है। तो मान लीजी कहता है कि मैं इसको और ज्यादा रोक कर नहीं रख सकता, मुझे इसे रोक कर रखना होगा, कहीं ऐसा ना हो कि ये यहाँ पर इस डिसिपल को मार डाले जो कि मेरा ही अपनी सेक्टर का फेलो डिसिपल है। यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 17 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या हमारा लीजी अपने डंडे को कंट्रोल कर पाएगा और अपने आप को कैसे यहाँ पर उसके अटैक से बचा पाएगा। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। राइज ऑफ एम्परर के एपिसोड 18 के साथ हाजिर है। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि ल्यूजू जो होता है अपने फाइनल अटैक के लिए नीचे की तरफ उतरता है, जहां पर हमारा हीरो लीजी पहले से गिर चुका होता है, लेकिन उसके पास उसकी जो छड़ी होती है वो क्योंकि सांपू को देखने के बाद बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है और सांपू को अपने आप ही मारने के लिए एक्टिवेट हो जाती है। इसी वजह से ल्यूजू एक हाफ डीमन होता है, जिसकी वजह से वो सरपेंट की बॉडी के साथ आगे बढ़ रहा होता है, तो उसकी छड़ी वहां पर एक्टिवेट हो जाती है। मान लीजी कहता है कि मुझे अपनी छड़ी को रोकना होगा, मैं इसको कंट्रोल नहीं कर पा रहा, वरना ये छड़ी इसको मार डालेगी और मैं नहीं चाहता कि मैं अपने फेलो डिसिपल को मार दूं। इसी के साथ ल्यूजान वहां पर नीचे उतरता है। जैसे ही वहां पर नीचे उतरता है अपनी तलवार लेकर मान लीजी के ऊपर अटैक करने लगता है। इसी के साथ ही मान लीजी अपनी छड़ी को बड़ी मुश्किल के साथ कंट्रोल करते हुए साइड के ऊपर से घुमाते हुए उसके सर के ऊपर दे मारता है। जब वो अपनी छड़ी के साथ उसके सर के ऊपर मारता है, इसी के साथ ही वहीं पर नीचे गिर जाता है। सिर्फ और सिर्फ एक ही अटैक, छड़ी के एक ही अटैक के साथ वो ल्यूजान को वहां पर हरा देता है। उसको वहां पर हराने के बाद मान लीजी सोच रहा था शुक्र है कि मैंने यहाँ पर अपनी छड़ी की पावर्स को कंट्रोल कर लिया, वरना यह लड़का यहाँ पर मर चुका होता। फिर साथ ही उसे कहता प्लीज मुझे माफ करना, मैं यहाँ पर तुमसे इस बात के लिए माफी मांगता हूँ कि ये फाइट बहुत ज्यादा अनफेयर थी। साथ ही उसके साथी जो होते हैं वो उसके पास आते हैं और कहते हैं कि ब्रदर तुम वाकई में बहुत ज्यादा ऑसम हो। टैंग भी उसे कहता है कि हाँ तुम वाकई में बहुत ज्यादा ऑसम हो। तो उसी वक्त जियानजिन भी वहां पर पहुंच जाता है। जियानजिन ने ये आखिरी मूव यहाँ पर देखा होता है, वो कहता है कि यहाँ पर चल क्या रहा है, जितना मुझे इस लड़के के बारे में बताया था, इसके बारे में जो कुछ बताया गया था वो सब कुछ गलत था, सिर्फ और सिर्फ एक स्टिक के अलावा बाकी सब कुछ यहाँ पर अलग है। यानी कि मैंने इसके बारे में सुना था कि इसके पास एक स्टिक है और इसके पास मॉर्टल फिजिक है, लेकिन अब यहाँ पर इसके पास हेल्थ सप्रेसिंग फिजिक है। उसके अलावा सिर्फ इतना ही नहीं है बल्कि इसके पास पंख भी है, यानी कि ये उड़ सकता है। इसने फ्लाइंग मार्शल आर्ट्स टेक्निक को मास्टर किया हुआ है। इस तरह की टेक्निक्स जो कि एम्परर लेवल की मार्शल आर्ट्स की टेक्निक्स है, ये दोनों टेक्निक्स इसे कहाँ से मिली होंगी, हमारी लाइब्रेरी से ये दोनों टेक्निक्स तो नहीं मिल सकती। साथ ही वो कहता है लेकिन ये वहां से रिवॉल्विंग मून ला और साथ में कुनपेंग्स -6 फॉर्म लेकर आया था, क्या उनके साथ यहाँ पर ये वाली टेक्निक्स को क्रिएट कर सकता है, ये वाली टेक्निक्स को मास्टर कर सकता है। फिर साथ ही वो कहता है नहीं ऐसा नहीं हो सकता, उन टेक्निक्स के साथ इस जैसा एक छोटा बच्चा ये सब कुछ नहीं कर सकता। इसी के साथ सेकंड एल्डर वहां पर पहुंच जाते हैं और उसे कहते हैं क्या तुमने यहाँ पर ये सोचा है कि जो उन दोनों टेक्निक्स को यूज करते हुए यहाँ तक पहुंचा। हाँ ये बात वाकई में सच है, ये उन्हीं टेक्निक्स को यूज करते हुए यहाँ तक पहुंचा है। यहाँ पर यही देखने के लिए आया हूँ क्योंकि जब इस लड़के ने यहाँ पर अपने पंखों को रिलीज
रिलीज किया तो उस वक्त इसकी बॉडी के अंदर से इमर्स की पावर निकली थी, जिसकी वजह से मैं यहाँ पर चला देखने के लिए क्या यहाँ पर क्या हो रहा है। मैंने जो भी यहाँ पर सोचा है ये वाकई में वही है, ये वाकई में कुनपेंग्स बैटल इंटेंट है। ये कुनपेंग बैटल इंटेंट को यूज करते हुए यहाँ पर अपने आप को हवा में उड़ा रहा था। तो जियान चिन उसे कहता है लेकिन मास्टर मैंने कभी इस टेक्निक के बारे में क्यों नहीं सुना। तो सेकंड एल्डर उसे कहते हैं क्योंकि तुमने इस टेक्निक के बारे में इसलिए नहीं सुना क्योंकि हम लोगों ने इस टेक्निक को सीक्रेट रखा हुआ था, किसी को भी इस टेक्निक के बारे में नहीं पता। इस टेक्निक को कुनपेंग 6 वेरिएंट कहते हैं। और इसी के साथ सेकंड एल्डर वहां पर लॉ एनफोर्समेंट सोल्जर से कहते हैं कि लॉ एनफोर्समेंट के सोल्जर्स जल्दी से यहाँ पर आगे बढ़ो। मैं यहाँ पर सेकंड एल्डर होने के नाते तुम सभी को ऑर्डर देता हूँ कि जाकर इस लड़के लीजी को अरेस्ट कर लो। और वो सभी गार्ड्स होते हैं वो जल्दी से आगे बढ़ते हैं और हमारे लीजी को चारों तरफ से घेर लेते हैं। वो लोग काफी ज्यादा घबरा जाते हैं और कहते हैं कि यहाँ पर क्या चल रहा है, ये सभी लोग अब कहाँ से आ गए, ये सभी लोग उन्होंने ब्लैक कपड़े पहने हुए हैं, ये सभी लोग लगता है कि लॉ एनफोर्समेंट स्क्वाड से हैं। हुरैन कहता है कि सीनियर ब्रदर लीजी मुझे बताओ कि इस बार तुमने क्या गलत किया है, यहाँ पर इतने सारे लोग हमें पकड़ने के लिए क्यों आए हैं। तो फ्रैंक कहता है कि लेकिन ये सब कुछ तो ल्यूजान ने ही यहाँ पर स्टार्ट किया था, फिर यहाँ पर हमें पकड़ने के लिए इतने ज्यादा गार्ड्स क्यों आए हैं। तुम्हारा लीजी कहता है कि ये तो वही बता सकता है जो इन सभी को यहाँ पर लेकर आया है। तो वो कहता है कि एल्डर बताएं कि अब यहाँ पर हम मेरे पर कौन सा इल्जाम लगाना चाहते हैं। तो इसी के साथ सेकंड एल्डर उसे कहते हैं कि प्राइम डिसाइपल लीजी मुझे यहाँ पर इस बात का शक तो तुम्हारे पर पहले से था कि तुम यहाँ पर डीमन सेक्टर के साथ मिले हुए हो। मुझे आज ये बात यहाँ पर कंफर्म हो गया कि तुम उनके साथ मिले हुए हो, तुम डीमन सेक्टर के साथ मिलकर यहाँ पर हमारे पास मार्शल आर्ट्स के सीक्रेट टेक्निक्स को चोरी कर रहे हो, यहाँ पर हमारे सेक्टर के एम्परर ग्रेड की टेक्निक को चोरी किया है। जैसे अब यहाँ पर तुम्हें गिरफ्तार किया जाएगा और अपने लोगों से कहते हैं कि इसको गिरफ्तार कर लो। उसके बाद लीजी को वहाँ पर से गिरफ्तार कर लिया जाता है। उसे गिरफ्तार करने के बाद उसे पैलेस में लाया जाता है जहाँ पर सुप्रीम एल्डर कुर्सी के ऊपर बैठे होते हैं। तो वहाँ पर आने के बाद सेकंड एल्डर अभी भी उसके ऊपर एक इल्जाम लगा रहे होते हैं कि ये एक स्पाई है डीमन सेक्टर का। तो सुप्रीम एल्डर कहते हैं कि लड़के जब तुम यहाँ पर आए थे हमारे सेक्टर में एंटर हुए थे, उसके बाद से एक दिन भी यहाँ पर हमने शांति से नहीं गुजारा। जब से तुम हमारे सेक्टर में आए कोई ना कोई हंगामा होया रहता है। तुम्हारा लीजी से कहता है कि सुप्रीम एल्डर मैं यहाँ पर आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपको भी यहाँ पर सेकंड एल्डर की बातों के ऊपर भरोसा हो गया, आप यहाँ पर ये मानते हैं कि मैं डीमन सेक्टर का एक स्पाई हूँ। तो सुप्रीम एल्डर से कहता है कि बकवास बंद करो, तुम यहाँ पर इस वक्त अदालत में खड़े हो, जहाँ पर इस वक्त जो भी फैसला हम सुनाएंगे वो तुम्हें मानना पड़ेगा। और बाकी के सभी एल्डर्स भी वहीं पर खामोश हो जाते हैं। सेकंड एल्डर उसे कहते हैं कि अब खामोश हो जाओ, जहाँ पर तुम्हारे इल्जाम बताए जाएंगे कि तुम्हारे पर क्या इल्जाम है। सेकंड एल्डर कहते हैं कि मेरे जितने फेलो एल्डर्स यहाँ पर बैठे हुए मैं उन सभी से यही कहना चाहता हूँ कि ये लड़का डीमन सेक्टर की तरफ से एक स्पाई है, ये यहाँ पर स्पाई का काम करने के लिए आया है, ये एक जासूस है जो कि यहाँ पर से हमारी सीक्रेट टेक्निक्स को चोरी कर रहा है। मुझे लगता है कि इस लड़के को इंटेरोगेट किया जाए, वो भी टॉर्चर के साथ, ताकि यहाँ पर अपनी सारे के सारे राज उगल दे, ये भी बता दे कि आए ये कहाँ से आया है और इसने यहाँ पर हमारी कौन कौन सी मार्शल आर्ट्स की टेक्निक्स को चोरी किया है। तुम्हारा लीजी उसे कहता है कि सेकंड एल्डर आपके पास यहाँ पर इस बात को साबित करने के लिए कुछ प्रूफ भी है, क्या आपके पास कोई प्रूफ है, क्योंकि आपने मेरे पर बहुत बड़ा इल्जाम लगा दिया है, मुझे यहाँ पर सबूत चाहिए होगा। तो सेकंड एल्डर उसे कहते हैं कि आज यहाँ पर फाइट के दौरान जब तुम एक लड़के ल्यूजान के साथ फाइट कर रहे थे उस वक्त तुमने अपने पंखों को रिलीज किया था, वो हमारे सेक्टर की एक एम्परर ग्रेड की टेक्निक है जिसको कुनपेंग्स बैटल इंटेंट कहते हैं, कि हमारे सेक्टर की एक स्पेशल टेक्निक कुनपेंग 6 वेरिएंट से आती है। तुम्हारे पास वो टेक्निक कहाँ से आ गई जबकि किसी भी डिसाइपल के पास ये वाली टेक्निक नहीं है और किसी भी डिसाइपल को ये वाली टेक्निक नहीं सिखाई गई। पिछली बार जब मैंने तुम्हारे पर इल्जाम लगाया था उस वक्त मैं इस इल्जाम को साबित नहीं कर पाया था, लेकिन मुझे लगता है कि इस बार मैं इसको साबित कर सकता हूँ, क्योंकि डीमन सेक्टर के लोग हमेशा यहाँ पर हमारी सीक्रेट टेक्निक्स को लेना चाहते थे और अब जबकि उनके पास एक वजह भी है, क्योंकि तुमने यहाँ पर से हमारी एम्परर ग्रेड की टेक्निक को चोरी कर लिया है, तो इसका मतलब यही है कि तुम उन्हीं के एक स्पाई हो, तुम एक जासूस हो। मुझे नहीं पता कि उन लोगों ने कैसे किया, हो सकता है कि डीमन किंग ने यहाँ पर किसी स्पेशल टेक्निक को यूज करते हुए तुम्हारी सारी की सारी पावर्स को सप्रेस कर दिया हो और तुम्हें यहाँ पर भेज दिया हो ताकि तुम यहाँ पर एक आम बिना कल्टीवेशन वाले बंदे बनकर आ जाओ और उसके बाद हमारे अंदर घुल मिलकर तुम यहाँ पर से टेक्निक्स चोरी करके उनके पास वापस ले जाओ, जिसके बाद वो लोग हमारे सेक्टर के ऊपर कब्जा कर लेंगे। मैं यहाँ पर ये बात भी इसलिए कह रहा हूँ कि तुमने यहाँ पर हमारे पास सीक्रेट टेक्निक को चोरी किया क्योंकि तुम यहाँ पर लाइब्रेरी में गए थे और वहाँ पर से बहुत सारी बुक्स लेकर आए थे, उन्हीं बुक्स के अंदर तुमने हमारी वेरिएंट वाली टेक्निक को भी चोरी किया था और उन्हीं बुक्स के अंदर वो टेक्निक थी। इसी वजह से जब तुमने वापस आने के बाद घर में आकर उस टेक्निक को मास्टर कर लिया, तुमने बाकी की सारी बुक्स को वहीं पर जला दिया ताकि तुम सबूत मिटा सको, लेकिन हमें वहाँ पर एशेस मिली हैं और हमें ये भी पता है कि तुम वहाँ पर से बुक्स लेकर गए थे, तो हमें हमारे पास यहाँ पर इस बात का सबूत भी है। प्लान तो वाकई में काफी ज्यादा कमाल का था, लेकिन तुम यहाँ पर एक गलती कर गए। वो गलती ये थी कि तुमने यहाँ पर फाइटिंग के दौरान अपनी बैटल इंटेंट को शो करवा दिया, जिसकी वजह से तुम यहाँ पर पकड़े गए हो। अगर तुम वहाँ पर अपनी बैटल इंटेंट को शो नहीं करवाते तो तुम कभी भी यहाँ पर पकड़े नहीं जाते। तो मान लीजिए उसकी बातें सुनने के बाद काफी हैरान होता है, फिर साथ ही वो जोर जोर से हंसना शुरू कर देता है और कहता है लगता है कि एल्डर कॉन्ग आपका दिमाग खराब हो गया, आपकी बातों में यहाँ पर कोई भी दम नहीं है। क्या आपको लगता है कि कोई यहाँ पर आपकी बातों के ऊपर विश्वास करेगा? मुझे लगता है कि आप बस यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ गैस किए जा रहे हैं। ये बताएं कि आप यहाँ पर कुनपेंग 6 वेरिएंट की कंप्रीहेंशन को कैसे एक्सप्लेन करेंगे कि मैंने ये टेक्निक कहाँ से सीख ली? क्या आपको लगता है कि सिर्फ और सिर्फ एक ही रात में इस टेक्निक को मास्टर किया जा सकता है? तो भी सिर्फ और सिर्फ इसकी नॉर्मल फॉर्म से। आपके पास जो बुक्स पड़ी हुई हैं वो सारी की सारी नॉर्मल फॉर्म की, और आपको लगता है कि मैंने यहाँ पर नॉर्मल फॉर्म को सीखते सीखते यहाँ पर उसका 6 वेरिएंट को जो कि एम्परर ग्रेड की टेक्निक है उसको मास्टर कर लिया, तो इसका मतलब यह है कि मैं एक जीनियस हूँ। सेकंड एल्डर उसकी बात सुनने के बाद गुस्से के साथ उसे कहते हैं कि तुमने अभी भी यहाँ पर क्या कहा? तुम यहाँ पर अभी भी हमारे सामने अपने आप को
जीनियस कह रहे हो। तो सुप्रीम एल्डर से कहते हैं कि इसने बिल्कुल ठीक कहा। वो अपने लोगों से कहते हैं कि इसको छोड़ दो। सेकंड एल्डर से कहते हैं कि सुप्रीम एल्डर ये क्या बात हुई, आप यहाँ पर इसको छोड़ क्यों रहे हैं। तो वो से कहते हैं कि ये लड़का बिल्कुल ठीक कह रहा है, तुम्हारे पास ऐसा कोई भी सबूत नहीं है जिसके साथ तुम इस लड़के को यहाँ पर ब्लेम दे सको कि ये कोई जासूस है, क्योंकि उस टेक्निक को मास्टर करना किसी भी आम लड़के के बस की बात नहीं है। ये एक जीनियस है जिसने यहाँ पर उस टेक्निक को असल में मास्टर किया है। लीशी को छोड़ने के बाद लियू से कहता है कि मुझे लगता है कि हमें यहाँ पर आपस में एक बैट लगा लेनी चाहिए, क्योंकि तुम यहाँ पर इस बात से काफी ज्यादा नाखुश हो कि मैं यहाँ पर एक जासूस साबित नहीं हो पाया, तो क्यों ना हम लोग यहाँ पर आपस में एक शर्त लगा ले। तो वो उसे कहता है कि मैं यहाँ पर तुम्हारे साथ शर्त क्यों लगाऊंगा। तो लीशी से कहता है कि जरा सुन तो लो। तो सुप्रीम एल्डर कहते हैं हाँ मैं यहाँ पर सुनना चाहूंगा कि तुम क्या शर्त लगाने वाले हो। तो लीशी उनसे कहता है कि मैं पूरे 1 महीने के लिए अपने कुछ डिसाइपल्स को ट्रेन करूंगा और उन डिसाइपल्स में से 3 डिसाइपल्स ऐसे होंगे जिनको मैं फाइट करने के लिए आगे भेजूंगा। मेरे 3 डिसाइपल्स जो कि आउटर डिसाइपल्स में से होंगे, वो 3 डिसाइपल्स सेकंड एल्डर के एलीट डिसाइपल्स के साथ फाइट करेंगे जो कि इनर सेक्टर से होंगे। अगर मैं यहाँ पर शर्त जीता हूँ तो इसका मतलब यह है कि मैं एक जीनियस हूँ और इसी वजह से मैं यहाँ पर ये सब कुछ सीख पा रहा हूँ, सारी कल्टीवेशन टेक्निक्स मास्टर कर पा रहा हूँ और मैंने उन डिसाइपल्स को अच्छे से सिखाया है। अगर यहाँ पर मैं शर्त को हार जाता हूँ तो आपके मुताबिक आप मेरे साथ जो चाहे वो करना चाहे वो कर सकते हैं। यहाँ पर अगर मुझे सेक्टर से निकालना तो सेक्टर से निकाल सकते हैं, अगर जान से मारना चाहे तो जान से मार सकते हैं। यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 18 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या सेकंड एल्डर यहाँ पर इसकी शर्त को एक्सेप्ट करेंगे या नहीं। तो एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग, राइज ऑफ एम्परर के एपिसोड 19 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि लीची सेकंड एल्डर के साथ एक बैट लगाता है और कहता है कि पूरे 1 महीने के लिए मैं अपने डिसाइपल्स को ट्रेन करूंगा। मेरे 3 डिसाइपल्स तुम्हारे एलीट डिसाइपल्स के साथ फाइट करेंगे। अगर मैं हारता हूं तो मुझे यहाँ से बाहर निकाल देना, सेक्टर से बाहर निकाल देना, लेकिन अगर मैं यहाँ पर जीत जाता हूँ तो फिर आपको ये बात मानना होगी कि मैं एक जीनियस हूँ। सेकंड एल्डर से कहता है कि तुम डीमन गेट की तरफ से भेजे हुए एक स्पाई हो, तुम एक जासूस हो, तुम्हारे लिए यहाँ पर हमारे सेक्टर की इन्फॉर्मेशन हासिल करना बहुत ज्यादा आसान है और तुम यहाँ पर से एलीट डिसाइपल्स को चूज करोगे। एलीट डिसाइपल्स को चूज करने के बाद तुम उनसे यहाँ पर मेरे डिसाइपल्स के साथ फाइट करवाओगे और तुम आसानी से इस बैट को जीत जाओगे। क्या तुम्हें लगता है कि मैं यहाँ पर तुम्हारे जाल में फंस जाऊंगा। तुम्हारा लीजी उसे कहता है कि मैंने यहाँ पर कब कहा कि मैं यहाँ पर तुम्हारे एलीट डिसाइपल्स को चुनूंगा। मैं यहाँ पर आउटर डिसाइपल्स में से अपने डिसाइपल्स को चूज करूंगा कि मैं सारे के सारे आउटर डिसाइपल्स को यहाँ पर पर्सनली 1 महीने के लिए ट्रेनिंग दूंगा और उनमें से 3 डिसाइपल्स को चूज करूंगा जो कि तुम्हारे डिसाइपल्स के साथ फाइट कर सकेंगे। वजह से ये फाइट बहुत ज्यादा फेयर एंड स्क्वायर होने वाली है ताकि तुम में से किसी को मेरे ऊपर शक ना हो। तो सुप्रीम एल्डर्स की बात सुनने के बाद खामोश होते हैं, जबकि सेकंड एल्डर कहते हैं क्या वाकई में तुम्हें लगता है कि तुम ये कर सकते हो। और एक और एल्डर कहते हैं क्या ये लड़का पागल हो गया है, क्या ये लड़का यहाँ पर ये कह रहा है कि ये आउटर डिसाइपल्स को एलीट डिसाइपल्स के साथ फाइट करवाना चाहता है। यहाँ पर एक इनर डिसाइपल जो है उसकी पावर लेवल आउटर डिसाइपल से बहुत ज्यादा होती है, लेकिन ये लड़का यहाँ पर आउटर डिसाइपल्स को एलीट डिसाइपल से फाइट करवाना चाहता है। दूसरा एल्डर कहता है कि मुझे लगता है कि ये कंडीशंस लड़के ने खुद सेट की हैं, तो फिर यहाँ पर इस लड़के को कुछ ना कुछ तो पता ही होगा कि वो इस फाइट को जीत सकता है या नहीं। मास्टर मो भी कहते हैं मुझे लगता है कि ये अच्छा आइडिया है, तो हमें यहाँ पर इस लड़के की ऑफर को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए और बैट लगा लेनी चाहिए। तो मान लीजिए सुप्रीम एल्डर से कहता है लेकिन मेरी यहाँ पर एक और शर्त है, अगर मैं यहाँ पर मैच को जीत जाता हूँ, एक आप लोग मुझे जीनियस मानेंगे और दूसरी शर्त ये है कि आप लोग यहाँ पर इनर सेक्टर आउटर सेक्टर दोनों के दरमियान में जो फर्क है उसको खत्म कर देंगे, यानी कि सारे का सारा एक ही सेक्टर होगा, एक ही सारी एक ही डिवीजन होने वाली है। मैं नहीं चाहता कि तुम लोग यहाँ पर इस सिस्टम को यहाँ पर एक्टिवेट करके रखो। तो सुप्रीम एल्डर से कहते हैं कि असल में तुम्हारा मकसद क्या है, तुम चाहते क्या हो, हमारे सेक्टर की डिवीजन से तुम्हें क्या मसला है। सेकंड एल्डर लीजी से कहते हैं कि मुझे भी यहाँ पर इस बात की समझ नहीं आई कि तुम्हें इस बात से क्या मसला है, क्योंकि आउटर डिसाइपल्स उन सभी की क्वालिफिकेशंस बहुत ज्यादा लो हैं, इसी वजह से वो लोग आउटर डिसाइपल्स हैं और इनर डिसाइपल्स इनकी क्वालिफिकेशंस अच्छी हैं, उन्हें इनर डिसाइपल बनाते हैं और उन्हें अंदर रखते हैं। लीजी उसे कहता है कि अब बस भी करे, जब हमारे सेक्टर को यहाँ पर बनाया गया था उस वक्त ना तो कोई इनर था ना कोई आउटर था, सारे के सारे सिर्फ और सिर्फ डिसाइपल्स हुआ करते थे और सभी को यहाँ पर इक्वल चांस मिला करता था कल्टीवेट करने के लिए, सभी को यहाँ पर इक्वल रिसोर्सेज मिलते थे। इसका मतलब यह है कि हमें यहाँ पर इस रूल को खत्म करना होगा ताकि हम लोग यहाँ पर सभी के साथ फेयर एंड स्क्वायर चल सके। तो सुप्रीम एल्डर से कहते हैं कि लड़की की बात वाकई में सच है कि पास में हमारा सेक्टर जो है यहाँ पर इनर और आउटर सेक्टर नहीं हुआ, आउटर डिसाइपल्स का इस तरह का कोई सिस्टम नहीं हुआ करता था, लेकिन उसके बाद यहाँ पर हमारा सेक्टर डिक्लाइन में चला गया। एंसेस्टर्स के जाने के बाद सेक्टर के डिक्लाइन में जाने के बाद रिसोर्सेज की कमी हो गई, इसी वजह से हमने यहाँ पर सिस्टम को एक्टिवेट किया ताकि यहाँ पर जो बेस्ट स्टूडेंट्स हैं उनको बेस्ट रिसोर्सेज मिल सके और आउटर डिसाइपल्स जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता अपनी पावर्स को बढ़ाते हुए जब इनर सर्कल में पहुंचेंगे तो उन्हें भी रिसोर्सेज मिल जाएंगे। तो मान लीजिए से कहता है कि मेरे यहाँ पर शर्त लगाने की एक बड़ी वजह यह भी है कि मैं यहाँ पर साबित करना चाहता हूँ कि कोई आउटर डिसाइपल नहीं होता। आउटर डिसाइपल्स भी अगर यहाँ पर मेहनत करें, उनको अच्छे रिसोर्सेज दिए जाएं तो वो लोग भी यहाँ पर इनर डिसाइपल्स के मुकाबले में आ सकते हैं। सुप्रीम एल्डर्स की बात सुनने के बाद कहते हैं कि लड़के मुझे लगता है कि तुम वाकई में यहाँ पर सेक्टर को रिवाइव करने के बारे में सोच रहे हो। तो वो कहते हैं कि चलो ठीक है, मुझे इस बात से कोई मसला नहीं है। वो एल्डर हॉन्ग से कहते हैं कि एल्डर हॉन्ग तुम बताओ क्या तुम्हें इस बात से कोई मसला तो नहीं है, क्या तुम ये शर्त लगाने को तैयार हो। तो वो कहते हैं कि हाँ क्यों नहीं, मैं ये शर्त लगाने को तैयार हूँ। जबकि लीजी ने पर्सनली कहा है कि वो यहाँ पर अपने 3 डिसाइपल्स जो कि आउटर डिसाइपल्स होंगे उनको मेरे एलीट डिसाइपल से फाइट करवाना चाहते हैं। तो उसका मतलब यह है कि मैं श्योरली यहाँ पर जीतने वाला हूँ। यहाँ पर इस बात को साबित करूंगा कि ये एक जासूस है और इसी
के साथ ही वो कहते हैं ठीक है मैं यहाँ पर इस शर्त को एक्सेप्ट करता हूँ, मैं इसके चैलेंज को एक्सेप्ट करता हूँ। तो नेक्स्ट सीन में स्टोन वॉशिंग केव का दिखाया जाता है। स्टोन वॉशिंग केव के बाहर दिखाते हैं कि आउटर डिसेबल्स वहाँ पर ट्रेनिंग कर रहे होता है। एक मास्टर जिसका नाम जाओ होता है वहाँ पर उसको उन लोगों को ट्रेनिंग दे रहे होते हैं। तो हमारा हुरैन जो होता है वो लीजी को लेकर वहाँ पर पहुंचता है। तो हमारा हुरैन उसे कहता है कि सीनियर ब्रदर ये तुमने क्या कर दिया, क्या तुम्हें पता भी है कि आउटर डिसेबल्स और इनर डिसेबल्स के दरमियान में कल्टीवेशन का कितना बड़ा गैप होता है। हमें लगता है कि हम लोग यहाँ पर आउटर डिसेबल्स जो है ये इनर डिसेबल्स को हरा सकते हैं। तुम यहाँ पर शर्त को हारने वाले हो, तुम्हें सोच समझ कर शर्त लगानी चाहिए थी। इसके साथ ही अल्टस वहाँ पर पीछे की तरफ घूमते हैं और कहते हैं डिसेबल्स यहाँ पर इस वक्त प्रैक्टिस कर रहे हैं, अगर तुम लोग यहाँ पर प्रैक्टिस नहीं करना चाहते तो यहाँ से दफा हो जाओ, तुम्हारा यहाँ पे कोई भी काम नहीं है। लीजी उसे देखता है और कहता है कि अब ये बंदा कौन है, तो कहा था कि तुम्हारा मास्टर मो है, अगर तुम्हारे मास्टर मो है तो फिर ये बंदा यहाँ पर क्यों है। तो हुरैन उसे कहता है कि हाँ अगर मास्टर मो हमारे मास्टर होते तो फिर तो बहुत ज्यादा अच्छा होता, ये हमारे मास्टर नहीं है बल्कि ये वो एल्डर है जो कि हमारे इंचार्ज हैं, इनका नाम जाओ जैन हाई है। सेकंड एल्डर जैन हाई के बारे में सभी लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि ये किसके वफादार है, ये सेकंड एल्डर के वफादार है, ये उनके लिए बिल्कुल एक कुत्ते का काम करते हैं, उनकी तरह बहुत ज्यादा वफादार है। यहाँ पर आउटर डिसेबल्स में बेस्ट टैलेंट दिखाई देता है, वो बेस्ट टैलेंट को जाकर सेकंड एल्डर को रिकमेंड करते हैं ताकि सेकंड एल्डर अपने डिसेबल्स की लिस्ट में उसको शामिल कर सके और इस तरह उनके पास जितने भी डिसेबल्स हैं वो सारे के सारे एलीट हैं। लीजी हुरैन की बात सुनने के बाद कहता है जरा देखो तो सही सेकंड एल्डर को, सेकंड एल्डर हमेशा ही यहाँ पर जितने भी आउटर डिसेबल्स हैं उन सभी से बहुत ज्यादा घृणा करते हैं, लेकिन असल में उन्होंने यहाँ पर अपना एक वॉच डॉग छोड़ा हुआ है जो कि यहाँ पर इनको स्क्रीन करता है और इनमें से जो बेस्ट होते हैं उनको यहाँ पर से उठा लिया जाता है। लीजी आगे बढ़ता है मास्टर जैन हाई से कहता है कि मास्टर जू जैन हाई मुझे लगता है कि आपको इस बैट के बारे में कुछ भी नहीं पता जो बैट मैंने सेकंड एल्डर के साथ लगाई है, या फिर आप उस बारे में जानते हैं। तो वो कहते हैं हाँ मैं जानता हूँ, मुझे उस बैट के बारे में अच्छी तरह से पता है, लेकिन तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुम्हें यहाँ पर नहीं होना चाहिए। तुम्हारा लीजी उसे कहता है क्योंकि यहाँ पर पूरे एक महीने के लिए आउटर डिसेबल्स को मैं ट्रेन करने वाला हूँ, इसलिए तुम्हें यहाँ पर पूरे एक महीने की छुट्टी मिल गई, तुम यहाँ से जा सकते हो। और साथ ही वो अपना हाथ उसके कंधे के ऊपर रखता है। तो एल्डर उसे कहते हैं कि यार तुम्हारे पास ऐसी कौन सी क्वालिफिकेशन है जिससे तुम्हें लगता है कि तुम इन डिसेबल्स को ट्रेन कर सकते हो। इसी के साथ ही वहाँ लीजी अपनी मुट्ठी को वहाँ पर बंद करता है, सॉरी हाथ को दबाता है। जब वो हाथ को दबाता है तो इसी के साथ ही मास्टर जैन हाई वहीं पर नीचे अपने घुटने टेक देते हैं और कहते हैं इस लड़के की बॉडी के अंदर इतना ज्यादा प्रेशर कहाँ से निकल रहा है, इसने अपने हाथ के साथ ही मुझे यहाँ पर घुटनों के बल ला दिया। लीजी उसे कहता है कि मैंने यहाँ पर क्या कहा, मैंने कहा ना कि एक महीने के लिए तुम्हें छुट्टी है, डिसेबल्स को मैं यहाँ पर ट्रेन करने वाला हूँ, लगता है कि तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आई। एल्डर जैन उसे कहते हैं नहीं नहीं मुझे समझ आ गया, मुझे समझ आ गई, प्लीज मेरे कंधे के ऊपर से अपना हाथ उठाओ। और बाकी के सभी लोग जो देखकर काफी हैरान हो रहे होते हैं। ब्रदर फैंग के साथ एक लड़का होता है, वो कहता है कि ये लड़का कौन है जिसने बड़ी आसानी के साथ मास्टर जाओ को एक ही हाथ के साथ नीचे घुटनों पर ला दिया। तो फैंग उसे कहता है कि ये हमारा प्राइम डिसेबल है, प्राइम डिसेबल इसका नाम लीजी है, लगता है कि एल्डर जाओ की जगह पर पूरे एक महीने के लिए यही लड़का हमें ट्रेनिंग देने वाला है, इसने एल्डर जाओ की जगह ली है। इसी के साथ एल्डर जाओ को दिखाते हैं कि वहाँ पर से भागते हुए जा रहे होते हैं। तुम्हारा लीजी उन सभी लोगों से कहता है कि ग्रीटिंग्स, मैं तुम्हारा प्राइम डिसेबल हूं, मेरा नाम लीजी है, इसके बाद से तुम लोग मुझे यहाँ पर सीनियर ब्रदर भी कह सकते हो। तुम्हारा लीजी कहता है कि तुम सभी लोग यहाँ पर जानते होंगे कि मैं यहाँ पर क्यों हूँ, यहाँ पर तुम सभी लोगों को टीच करने के लिए आया, तुम सभी आउटर डिसेबल्स को पूरे एक महीने के लिए मैं यहाँ पर ट्रेनिंग देने वाला हूँ। तो पहले कि हम लोग यहाँ पर अपनी ट्रेनिंग को स्टार्ट करें, मैं यहाँ पर ये पूछना चाहता हूँ कि तुम में से कोई यहाँ पर मुझसे सवाल तो नहीं पूछना चाहता, क्योंकि अगर कोई मुझसे सवाल नहीं पूछना चाहता तो मैं तुमसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। मुझे ये बताओ क्या तुम सभी लोग यहाँ पर मास्टर जैन हाई की ट्रेनिंग और उसकी टीचिंग से खुश हो। मैं ये जानना चाहता हूँ क्या तुम यहाँ पर उसकी ट्रेनिंग से ये कह सकते हो कि वो वाकई में तुम लोगों को यहाँ पर ट्रेनिंग दे रहा है और तुम्हें स्ट्रॉन्ग बना रहा है। मेरे यहाँ पर तुम्हारे पास आने की वजह यही है कि मैं यहाँ पर पूरे एक महीने में सब कुछ चेंज कर दूंगा। एक महीने के बाद तुम लोग इतने स्ट्रॉन्ग हो जाओगे कि तुम इनर डिसेबल से फाइट करने के लायक हो जाओगे। तो सिर्फ एक महीने में हमें यहाँ पर अपनी शर्त को जीतना है जो कि मैंने सेकंड एल्डर हॉन्ग के साथ लगाई हुई है। एक महीने के बाद जब हम लोग इस शर्त को जीत जाएंगे, हमारे सेक्टर में ना तो इनर डिसेबल्स होंगे ना तो आउटर डिसेबल्स होंगे, सारे के सारे डिसेबल्स ही होंगे। यहाँ पर तुम सभी लोगों को भी कोटा में से रिसोर्सेज मिलेंगे जो कि तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा अच्छा होने वाला है। इसलिए तुम सभी लोगों को यहाँ पर मेरी टीचिंग को एक्सेप्ट करना होगा जो भी मैं तुम सभी लोगों से कहने वाला हूँ। हम लोग यहाँ पर अपने सेक्टर को दोबारा रिवाइव कर सकते हैं, लेकिन मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। फैंग उसकी बात सुनने के बाद चिल्लाकर कहता हाँ क्यों नहीं, मैं यहाँ पर तैयार हूँ, जबकि बाकी के सभी लोग खामोश होते हैं। तुम्हारा लीजी कहता है क्या हुआ, क्या तुम सभी लोग मुझसे टीचिंग नहीं लेना चाहते, तुम सभी लोग यहाँ पर रिस्पॉन्ड क्यों नहीं कर रहे। इसके साथ एक लड़की वहाँ पर से निकलती है और कहती है कि मैं यहाँ पर आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ। तो वो कहते हैं मुझे ये तो बताओ कि एक महीने में हम लोग यहाँ पर इस तरह कैसे ट्रेन हो सकते हैं कि हम लोग इनर डिसेबल्स के बराबर आ जाएं। एक महीने में आप यहाँ पर हमारे जैसे कमजोर लोगों को इस लायक कैसे बना सकते हैं। आपको लगता है कि हम लोग सेकंड एल्डर के एलीट डिसेबल्स को हराने के काबिल हो जाएंगे। मान लीजिए से कहता है कि तुम्हारा सवाल वाकई में बहुत ज्यादा अच्छा है, लेकिन तुम्हें यहाँ पर यह भी तो देखना चाहिए कि मैं तुम्हें किस तरीके से सिखाने वाला हूँ। अपना डंडा निकालता और कहता है कि मैं यहाँ पर तुम लोगों को बहुत ही अच्छे से सिखाऊंगा, ऐसा सिखाऊंगा कि तुम लोग एक महीने में इतने ज्यादा ट्रेन हो जाओगे कि इनर डिसेबल्स हो क्या एलीट डिसेबल्स भी तुम्हारे सामने घुटने टेकेंगे। और मान लीजिए अब इन सभी लोगों को अपने डंडे से पीटने वाला है। तो यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 19 का एंड करेंगे। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया।
तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। राइज ऑफ एम्परर के एपिसोड 20 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि मां लीजियन सभी डिसाइपल से कहता है कि एक महीने में तुम लोगों को ऐसे ट्रेन करूंगा कि तुम सभी लोग एलीट डिसाइपल से फाइट करने के लायक हो जाओगे। तो हुरैन उसे कहता है कि तुम सभी लोगों को यहाँ पर मेंटली प्रिपेयर होने की जरूरत है, क्योंकि मेरे सीनियर ब्रदर लीजी ये बहुत ही स्ट्रिक्ट मेंटोर है, यानी कि तुम्हें बहुत ही सख्ती के साथ पढ़ाने वाले हैं। तो मां लीजी उसे कहता है कि हुई रैन तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, चलो जल्दी से दफा हो जाओ, जाकर तुम उन लोगों के साथ खड़े हो जाओ, क्योंकि तुम भी यहाँ पर मुझसे ट्रेनिंग लेने वाले हो। तो चिल्लाकर कहता है क्या क्या मैं भी यहाँ पर ट्रेनिंग लेने वाला हूँ, लेकिन मैं तो यहाँ पर पहले से ट्रेन हूँ। तो मां लीजी कहता है कि जाओ जाकर वहां पर खड़े हो जाओ, और उसके बाद वहां पर सूरज ढलने का सीन दिखाते हैं कि सूरज ढलने के बाद मां लीजी कहता है चलो ये सब कुछ खत्म हुआ, आज का दिन खत्म हुआ, आज की ट्रेनिंग खत्म हुई, कब सुबह सुबह हम लोग दोबारा यहाँ पर मिलेंगे। और जैसे मां लीजी वहां पर जा रहा होता है दिखाते हैं कि वो सारे के सारे डिसाइपल ग्राउंड के ऊपर गिरे पड़े होते हैं। हमारे लीजी ने सभी लोगों को बहुत ही बुरी तरह से अपनी छड़ी के साथ पीटा होता है, और किसी की आंखें सूजी होती है, किसी का मुंह सूजा होता है। हुरैन कहता है मेडिकल स्क्वाड कहाँ पर है, हमें यहाँ पर मेडिकल अटेंशन की जरूरत है। तुम्हारा लीजी कहता है कि परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैंने पहले से यहाँ पर मेडिकल स्क्वाड के लोगों को इन्फॉर्म कर दिया था, और यहाँ पर बहुत सारे मेडिकल स्क्वाड के लोग आ चुके हैं, वो सभी लोग तुम्हारे वुंड्स को यहाँ पर ट्रीट करेंगे, और ये सारे के सारे वुंड्स तो बहुत ज्यादा नॉर्मल है, और कल सुबह तक ये सारे ठीक हो जाएंगे। इसके साथ ही मेडिकल स्क्वाड के लोग भी कहते हैं परेशान होने की जरूरत नहीं है, हम लोग सब कुछ फिक्स कर देंगे। और जाकर वो एक एक को जाकर ट्रीट करते हैं और कहते हैं कि परेशान मत होना, ये सिर्फ और सिर्फ ऊपरी जख्म है, और ये बहुत ही जल्दी खील हो जाएंगे, सुबह तक तो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। ब्रदर हुरैन कहता है कि मुझसे तो अब यहाँ पर चला भी नहीं जाएगा, मेरी तो टांगे भी दर्द कर रही है, क्योंकि मास्टर ने मुझे बहुत ही बुरी तरह से पीटा है। तो उसके पास जो नर्स आता है वो उसे कहता है कि तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैंने तुम्हारी बॉडी को चेक किया है, तुम्हारी बॉडी के ऊपर कोई भी ऐसा जख्म नहीं है, ये जो कुछ भी है, यानी कि तुम चल नहीं रहे, ये सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी फैटीग की वजह से, क्योंकि तुम बहुत ज्यादा थके हुए हो, इसी वजह से तुम रात को रेस्ट करोगे तो सुबह तक दोबारा से चलने लग जाओगे। लीजियन से कहता है क्या तुम लोगों ने सुना, डॉक्टर्स ने कहा कि हम लोग दोबारा कल शुरू कर सकते हैं, तो तुम सभी लोगों को कल दोबारा इसी टाइम पर यहाँ पर आना होगा। अब मैं यहाँ पर से जा रहा हूँ, पूरे एक महीने के लिए तुम लोगों की यही रूटीन चलने वाली है, पूरा दिन तुम लोग यहाँ पर मेरे साथ ट्रेनिंग करोगे, जबकि रात के वक्त तुम सभी लोग यहाँ पर ट्रीटमेंट लोगे, डॉक्टर्स तुम्हें ट्रीट करेंगे, और उसके बाद अगले दिन सुबह तुम्हें फिर से यहाँ पर आना होगा। अगर तुम लोग यहाँ पर मेरी मार से बचना चाहते हो तो फिर तुम लोगों को यहाँ पर बहुत ज्यादा मेहनत करना होगी, ताकि तुम यहाँ पर मेरी मार से बच सको, वरना तुम्हारे साथ इसी तरह होता रहेगा। वो लड़की कहती है कि पूरे एक महीने के लिए लगता है कि हम लोग यहाँ पर बहुत ही बुरे फंसे हैं, जबकि ब्रदर फैंग कहता है कि मैं अपनी मॉम डैड को बहुत ज्यादा मिस कर रहा हूँ, लगता है कि बहुत ही जल्दी उनके पास जाने वाला हूँ। यही बार से नेक्स्ट सीन में सुप्रीम एल्डर के रूम का दिखाया जाता है। सुप्रीम एल्डर अपने रूम में बैठे होते हैं, हमारे लीजी उसी वक्त अंदर आता है, दरवाजा खोलता है और कहता है क्या मैं अंदर आ जाऊँ, तो वो कहते हैं हाँ अंदर आ जाओ। तो हमारे लीजी जब अंदर आता है तो उसे कहते हैं कि लीजिए मुझे ये बताओ कि तुम इस वक्त मेरे पास क्या करने के लिए आए हो, तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें इस वक्त अपने डिसाइपल्स को जाकर टीच करना चाहिए, क्योंकि बहुत ही जल्दी तुम्हारी फाइट होने वाली है, और मेरे चैम्बर में तुम्हारा क्या काम है। तुम्हारा लीजिए से कहता है कि मैं यहाँ पर आपसे एक सवाल पूछने के लिए आया हूँ, क्योंकि मैं एक बात को लेकर काफी ज्यादा कंफ्यूज हूँ, तो क्या मैं आपसे वो सवाल पूछ सकता हूँ। तो सुप्रीम एल्डर से कहते हैं कि मुझे पता है कि तुम क्या सवाल पूछोगे, तुम सेकंड एल्डर के रिलेटेड यहाँ पर सवाल पूछने के लिए आए होगे। तो लीजिए से कहता है हाँ मैं उसी के रिलेटेड ये सवाल पूछना चाहता हूँ, जब मैं सेक्टर में आया था तब वो मेरी काफी ज्यादा सपोर्ट कर रहे थे, तब वो इस तरह से मुझसे जेलस नहीं थे, ना ही मुझे यहाँ पर से निकलवाना चाहते थे। अचानक से उनको क्या हो गया, अचानक से वो बिल्कुल ऑपोजिट हो गए हैं, वो तो यहाँ पर मेरे पर काफी सारे इल्जाम लगा रहे हैं ताकि मैं यहाँ से निकल जाऊँ। आपको इसकी वजह के बारे में पता है? तो वो कहते हैं हाँ मुझे इसकी वजह के बारे में पता है। साथ ही वो हंसते हुए से कहते हैं लेकिन मुझे तो लगा था कि तुम्हें लगता है कि तुम्हें हर एक चीज के बारे में पता है, लेकिन तुम्हें इस बारे में नहीं पता। तुम्हारा लीजी गुस्सा हो जाता है और कहता है कि बुढ़े आदमी बस मुझे बताओ क्या वजह क्या है। एल्डर से कहते हैं कि अच्छा ठीक है मैं तुम्हें इस बारे में बताता हूँ। तुम्हें पता है कि मुझसे पहले यहाँ पर सेक्टर का लीडर कौन था? मुझसे पहले सेक्टर का सेक्टर लीडर जो था वो मास्टर होंग थे, यानी कि सेकंड एल्डर सेक्टर लीडर हुआ करते थे। लेकिन जब वो यहाँ पर सेक्टर लीडर थे तब वो बहुत ज्यादा एरोगेंट थे, वो कभी भी डिसाइपल्स के साथ फेयर एंड स्क्वायर बात नहीं करते थे, जिसकी वजह से वो बहुत सारे डिसाइपल्स को यहाँ पर जान से मार दिया करते थे। लेकिन मुझे यहाँ पर उनको सबक सिखाना पड़ा। मैं उस वक्त सेकंड एल्डर हुआ करता था, हम दोनों में यहाँ पर फाइट हुई। घमासान फाइट के बाद मैंने यहाँ पर उसको हरा दिया। उसको हराने के बाद अब वो सेकंड एल्डर बन चुका है, जबकि मैं यहाँ पर सेक्टर लीडर बन चुका हूँ, और वो मुझसे बदला लेना चाहता था। उसके बाद भी उसने एक दो बार मुझसे फाइट करने की कोशिश की, लेकिन वो बार बार मुझसे हार जाता है। इसी वजह से अब उसने यहाँ पर ये सपना छोड़ दिया। उसने ये सपना छोड़ दिया, और ये सपना छोड़ने के बाद उसने एक नया सपना पा लिया, जिसमें उसका एक प्यारा डिसाइपल है जिसका नाम जान जिन है। वो अपने प्यारे डिसाइपल जो कि एक एलीट डिसाइपल है उसको तैयार कर रहा है ताकि वो उसको प्राइम डिसाइपल बना सके। लेकिन अफसोस कि हम लोगों ने यहाँ पर प्राइम डिसाइपल की पोजीशन को खत्म कर दिया था। तुम्हारे वापस आने के बाद जब तुमने कहा कि तुम एक प्राइम डिसाइपल बनना चाहते हो, तो उसके अंदर उम्मीद थी किरण जागी। उसने यहाँ पर तुम्हें जानबूझकर प्राइम डिसाइपल बनने दिया, और यहाँ पर तुम्हारे प्राइम डिसाइपल बनने के बाद उसका असल प्लान ये था कि जब तुम प्राइम डिसाइपल बन
मान जाओगे और हम तुम्हें वहाँ पर भेज देंगे ट्रायल के लिए सेक्टर में। तुम वहाँ पर ट्रायल को पास नहीं कर पाओगे और हो सकता है कि वहीं पर मारे जाओ। उसके बाद प्राइम डिसाइपल की सीट खाली हो जाएगी और वो अपने डिसाइपल को यहाँ पर यानी जियान चैन को दोबारा से प्राइम डिसाइपल बना सकते हैं और उसके बाद जाकर उनकी लड़की के साथ वो शादी कर सकता है। लेकिन असल में उनका ये सारे का सारा प्लान फेल हो गया क्योंकि तुम काफी ज्यादा बोल्ड निकले और काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग निकले। जैसे आप वो यहाँ पर इस बात से बहुत ज्यादा गुस्सा करते हैं और तुमसे बहुत ज्यादा नफरत करते हैं जिसकी वजह से वो तुम्हें यहाँ से निकलवाना चाहते हैं। लीजी कहता है कि अब मुझे समझ आ गया कि आखिर वो मुझे टारगेट क्यों कर रहे हैं। तो उनका मकसद सिर्फ और सिर्फ अपने स्टूडेंट को प्राइम डिसाइपल बनवाना है, यानी कि वो मुझसे बहुत ज्यादा जेलस हो रहे हैं, इसी वजह से वो ये सब कुछ कर रहे हैं। कोई बात नहीं, मैं इस मसले को हैंडल कर सकता हूँ। तो वो कहता है कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया मुझे यहाँ पर इन्फॉर्मेशन देने के लिए, अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ। तो जब वो जाने लगता है तो सेकंड एल्डर सुप्रीम एल्डर उसे कहता है कि जरा रुको, मुझे एक बात बताओ, नहीं वाकई में तुम डीमन सेक्टर के भेजे हुए कोई जासूस तो नहीं हो? क्योंकि सेकंड एल्डर की जो भी यहाँ पर बात किया वो सारी की सारी गलत तो नहीं थी, क्योंकि उसमें से कुछ बातें ऐसी हैं जो कि मुझे भी शक में डालती हैं। एक बात को हमेशा याद रखना, क्योंकि ये सेक्टर इस वक्त मेरी देखने में, मैं यहाँ का सुप्रीम एल्डर हूँ। अगर तुमने यहाँ पर कोई भी गलत काम किया, यानी कि अगर मेरे सेक्टर को धोखा देने की कोशिश की, तो फिर मैं यहाँ पर अपने हाथों के साथ तुम्हारा सर काट दूंगा। तुम्हारा लीजी उसे कहता है कि तुम्हें यहाँ पर परेशान होने की जरूरत नहीं है। तुम्हें क्या लगता है कि ये सेक्टर सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा है? ये सेक्टर हम लोगों का घर भी है और मैं अपने घर को धोखा नहीं दे सकता। और इसी के साथ हमारा लीची वहां पर से बाहर निकल आता है। तो नेक्स्ट सीन हमें वहां पर दिखाया जाता है जहां पर हमारा लीची अपने बच्चों को ट्रेनिंग देने के लिए जाता है। अगले दिन का सीन दिखाते हैं, वहां पर बहुत ही कम सैंपल्स आए होते हैं। लीची कहता है कि ये क्या, तुम में से काफी सारे यहाँ पर नहीं आए, कहाँ पर हैं वो सभी लोग? इनसे कहता है कि कल तुमने उनको बहुत ही बुरी तरह से पीटा था, उनमें से कुछ लोग यहाँ पर वापस नहीं आना चाहते और कुछ लोग बहुत ही बुरी तरह जख्मी है जो कि अभी तक हॉस्पिटल में एडमिट हैं। लीजी उसकी बात सुनने के बाद हंसना शुरू कर देता है और कहता है कि मुझे तो लगा था कि तुम में से ज्यादा लोग यहाँ पर से छोड़कर जाएंगे, लेकिन काफी ज्यादा यहाँ पर मौजूद है। इसका मतलब यह है कि तुम सभी लोग ट्रेनिंग करना चाहते हो। ठीक है, आप जल्दी से तैयार हो जाओ। इसी के साथ ब्रदर फ्रैंक को दिखाते हैं और फिर से चिल्लाकर कहता है कि ब्रदर तुमने बिल्कुल ठीक कहा, हम लोग कभी भी बैक डाउन नहीं करेंगे। हम लोग यहाँ पर स्ट्रॉन्ग बनने के लिए आए हैं और हम लोग स्ट्रॉन्ग बनकर रहेंगे। तो मुझे यहाँ पर अच्छी तरह से समझ आ चुकी है कि ब्रदर यहाँ पर कर क्या रहे हैं। सीनियर ब्रदर, आप यहाँ पर हमारे स्ट्रेंथ को कंप्रीहेंड करने की कोशिश कर रहे हैं, आप यहाँ पर हमारी बॉडीज को टैंपर करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आप यहाँ पर हमारे अंदर हौसला और हिम्मत बढ़ सके। आप हमें इसलिए मारते हैं ताकि हम लोग यहाँ पर अपने आप को स्ट्रॉन्ग बना सके और मेहनत करें और मार से बचने के लिए अपने आप को स्ट्रॉन्गर बनाएंगे। इसी के साथ ही वो लड़की कहती है, हाँ मेरे साथ भी यही केस है, मैं भी यहाँ पर अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए आई हूँ। अगर तुम सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर हमें मारने के लिए होते, यहाँ पर तुम्हारी मार से हमें कोई फायदा नहीं होता, तो मैं कभी भी यहाँ पर वापस नहीं आती। लेकिन अब मुझे लगता है कि तुम जानबूझकर यहाँ पर हमारी वीकनेस को टारगेट करते हो। जब भी तुम हमें यहाँ पर मारते हो, तुम्हारे अटैक के दौरान तुम उस जगह के ऊपर मारते हो जो हमारी वीकनेस होती है। और मुझे लगता है कि अगर हम लोग यहाँ पर इस चीज को कवर कर ले तो हम लोग तुमसे मार ही नहीं खाएंगे। यहाँ पर अपनी कमजोरी को पहचानना होगा। तुम्हारा लीजिए उसे कहता है कि लड़की तुम वाकई में बहुत ज्यादा स्मार्ट हो, मुझे ये बताओ कि तुम्हारा नाम क्या है? तो वो लड़की उसे कहती है कि मेरा नाम लूजिया, और साथ ही वो सोच रही होती है ये मुझे बार बार यहाँ पर छोटी लड़की कहता है, आखिर मैं कितनी छोटी हूँ, मैं तो इससे बड़ी हूँ। तुम्हारा लीजिए हुरैन से पूछता है, मुझे ये बताओ कि तुम इस बारे में क्या सोचते हो कि मैं यहाँ पर तुम्हें मारता हूँ, मैं किस लिए तुम्हें मारता हूँ? तो हुरैन उसे कहता है कि मैंने पहले इस बारे में नहीं सोचा, लेकिन मुझे लगता है कि अब मुझे यहाँ पर इस बारे में सोचना चाहिए। बस इतना पता है कि अगर तुम यहाँ पर मैं मार रहे हो तो ये हमारे अच्छे के लिए, हमारी भलाई के लिए हमें मार रहे हो ताकि तुम यहाँ पर मैं कुछ बना सको। तो मुझे तुम्हारे पर पूरा भरोसा है। ये सभी लोग भी कहते हैं, हाँ हमें लगता है कि हम यहाँ पर तुमसे जो ट्रेनिंग ले रहे हैं वो मास्टर जाओ की ट्रेनिंग से ज्यादा बेहतर है। हालांकि हमने यहाँ पर कल बहुत ज्यादा मार खाई, लेकिन हमें काफी कुछ समझ आई है कि हम यहाँ पर अपनी वीकनेस को कैसे छुपा सकते हैं और कैसे किसी से फाइट कर सकते हैं। यहाँ पर क्लासेस को स्किप नहीं करना चाहते, एक ना एक दिन हम लोग तुम्हारे इस एहसान का बदला जरूर चुकाएंगे। तो यहाँ पर तुम्हें हमारी बहुत ज्यादा परवाह है, इसी वजह से तुम यहाँ पर हमारे पर अटैक करते हो, हमें मारते हो, क्योंकि तुम यहाँ पर हमें कुछ बनाना चाहते हो। लीजी कहता है कि अब जबकि तुम सभी लोगों को यहाँ पर समझ आ गया कि मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, तो इसका मतलब यह है कि हम लोग ट्रेनिंग को स्टार्ट कर सकते हो। तुम सभी लोगों को यहाँ पर और भी ज्यादा दिल लगाकर ट्रेनिंग करनी होगी। हम लोग बहुत ही जल्दी यहाँ पर अपने क्लींजिंग सेक्टर को महान बनाने वाले हैं, दोबारा से वैसी ऊंचाइयों पर ले जाएंगे जब कभी ये ऊंचाइयों पर हुआ करता था, बिल्कुल वैसे ही। सब कुछ तुम्हारी वजह से मुमकिन हो पाएगा। और सभी लोग चिल्लाकर कहते हैं, हाँ मास्टर हम लोग बिल्कुल ऐसा ही करेंगे। और इसी के साथ ही एपिसोड 20 का एंड करेंगे। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया।